सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग का रहने वाला है इकोनॉमिक्स का वन शॉट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये रहे है इकोनॉमिक्स का वन शॉट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स और स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र। तैयार हैं सभी लोग? पेन और पेपर, पेन और कॉपी लेके हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है यहाँ पे, निम्बस क्लाउड्स ने घेर रखा है चारों तरफ से, लेकिन बारिश नहीं हो रही। पता नहीं, जिस दिन क्लास, वैसे तो रोज़ ही क्लास होती है, लेकिन कभी कभी अगर वैसे जैसे शाम के टाइम जैसे बारिश को एंजॉय करने का मौका नहीं मिल पाता है। देखो आगे लो वॉइस है। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इतना तेज तो वॉइस है। हाँ जी, चलो भाई, गुड मॉर्निंग हो चुका हो, गुड मॉर्निंग, गुड ईडियम। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का वन शॉट लेक्चर। और सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है? माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि। डिफरेंस ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो लेवल यानी छोटे लेवल पे डील करते हैं, मैक्रो में हम बड़े लेवल पे डील करते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, जब हम बात करते हैं किसी कंट्री की इनकम की, ऐसे समझ लो, जब हम किसी कंट्री की इनकम की बात करते हैं तो मैक्रो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं तो माइक्रो की बात कर रहे हैं। सिंपल, ठीक। पूछता है फादर और मदर इसका, ठीक है। तो फादर कौन है? फादर सबसे पहले तो मैक्रो का और माइक्रो का, ठीक है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। जैसे ऐसे हम समझ लो एक जंगल है, जंगल की स्टडी कर रहे हो मैक्रो, और जंगल में एक पेड़ की स्टडी कर रहे हो काइंड ऑफ माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर हम दो लोगों को बोलते हैं। एक तो हमारे एडम स्मिथ जी हैं, इनकी बुक बताइए जल्दी से, जिन लोग पढ़ चुके, जो लोग पहले से इकोनॉमिक्स पढ़ चुके मेरे से, तो मैंने आपको एक बुक बताई होगी इसमें इनकी। और एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो और करंट अफेयर्स का पार्ट 1 का लेक्चर भी जो पीडीएफ है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों की भारी डिमांड की वजह से ही वो आपको मिल पा रहा है। और बाकी जो लोग अगर कोई हिंदी में नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ यार उसी नंबर पे, नहीं तो मैं नंबर अभी दे दूंगा लास्ट टाइम वीडियो के, तो प्लीज़ उस नंबर पे आप हिंदी के नोट्स ही भेज दें। अगर कोई बना तो रहा ही होगा कोई ना कोई, अभी जैसे करंट अफेयर्स के बना ही रहे थे, लेकिन जब मैंने बोला तब लोगों ने भेजे, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है दैट इज़ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये इन्होंने बुक लिखी है एडम स्मिथ ने। और जब मैक्रो की बात करता है तो हम बात करते हैं जॉन मेनार्ड केनेस की। जॉन मेनार्ड जो केनेस हैं, इन्होंने बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बुक है जॉन मेनार्ड केनेस की, ठीक है। इन्होंने ही एक और कॉन्सेप्ट दिया था, हम आगे पढ़ेंगे, स्पेकुलेटिव डिमांड, तो ये वो हम आगे देखेंगे। बाकी जॉन मेनार्ड केनीज पूछता है किस देश से हैं, देश से हैं, तो ये इंग्लैंड से हैं, ठीक है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं जॉन मेनार्ड केनीज। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र में जो डिफरेंट अलग अलग तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हम क्वार्टरली क्विनरी नहीं डील करेंगे, नहीं पूछता है क्वेश्चन। प्राइमरी की अगर बात करें तो जो नेचर से डायरेक्टली, अब ये किस बेसिस पे हमने डिवीजन कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, कि किस तरह का वर्क कर रहे हैं आप। अगर आप डायरेक्टली नेचर से जुड़ा ही वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपको
पता है नेचर से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको मछली पकड़नी, डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्वमेंट। आपको दूध दही का काम कर रहे हैं, अगेन नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। फ्लोरा या फिर फौना से फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, अगेन डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्वमेंट है। अब सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसमें हम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि चीज़ों को बनाने का काम होता है। किन चीज़ों को बनाने का काम होता है? फिनिश्ड गुड बनाते हैं, जो चीज़ यहाँ से मिलती हैं प्राइमरी सेक्टर से, यानी प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करती हैं फॉर दी सेकेंडरी सेक्टर। रॉ मटेरियल इनको प्रोसेसिंग करवाता है और इनको फिनिश्ड गुड में तैयार करता है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, एग्रीकल्चर से जैसे वुड मिलता है, मान लो लकड़ी, तो लकड़ी से पेपर बना, लकड़ी से फर्नीचर बना, तो फर्नीचर जो बना वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर होगा, लेकिन जो वुड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी। ठीक। फिशिंग है, अब फिशिंग तो मछुआरा पकड़ के ला रहा है। लिशियस जैसी कंपनी है हमारी। अच्छा हाँ, अब जैसे लिशियस जैसी कंपनी है, फिशिंग के दो तरीके हैं। देखो फिशिंग में, जैसे फिशिंग तो भाई प्राइमरी सेक्टर है नो डाउट। मछली आई, मछली का आपने बढ़िया एकदम मिर्च मसाला डाल के खाने योग्य, जो लोग खाते हैं, वैसे खाना तो नहीं चाहिए जो नॉन वेज होता है, लेकिन मान लेते हैं काफ़ी लोग खाते तो हैं और मेरे कहने से बंद तो कर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि इतने लोग कहे और इतने लोग चले गए कह के, पूरा ज़िंदगी इन्होंने अपना इसमें बिता दिया, तो मेरे कहने से तो नहीं होगा खैर। लेकिन हाँ, ये है कि एक दो लोग भी नहीं खाएंगे तो यह है कि बात बन जाएगी। तो फिशिंग की अगर बात करें तो अब ऐसा नहीं कि मैंने कभी खाया नहीं है, ठीक है, इक्का दुक्का बार मैंने भी खाया, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया पूरी तरह से, है ना। तो फिशिंग की अगर बात करें तो फिशिंग तो वो है, लेकिन उसमें मिर्च मसाला आप डाल रहे हैं तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। अब जैसे लिशियस जैसी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, लिशियस, ये क्या करती, मछलियाँ बेचती हैं, ठीक है, ऐसे करके आपके घर में सप्लाई करती हैं, तो वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। डेयरी में आप दूध बना रहे हैं, दूध से आप दही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ठीक है, उसका एडवर्टीज़ हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा। तो सर्विस सेक्टर में क्या आता है? टर्शरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो गई, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, जो कॉल सेंटर वगैरह होता है वो सब क्या होता है? टर्शरी सेक्टर होता है। जैसे ये क्या है, ये टीचिंग हो रही है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ आपको, यानी कि सर्विसेज सेक्टर में आएगा। ये डॉक्टर हो गया, जितने भी हमारी डॉक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स दीज आर ऑफ इनटैंजिबल नेचर, जिनको कि आप छू नहीं सकते हैं, इनटैंजिबल नेचर की होती हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, एंड दैट इज कि 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है हमारी इकोनॉमी में। तो 2011 के जनगणना के हिसाब से 57.3% है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र ने, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। 24.3% है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, और बाकी जरा बता देंगे टर्शरी में कितना होगा, गणित लगाइए जल्दी से अपनी। और ध्यान रखना कि इसका सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, लीस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूशन है इसका टर्शरी का है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है। ये नेचर ऑफ वर्क पे हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम कोई और पैरामीटर भी ले सकते हैं और फिर अगेन हम उस पर डिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जो गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होता है। जैसे कि मैंने अपना, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है तो उसको अगर रजिस्टर करवा रखा है मान लो परमार एकेडमी, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। लेकिन जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, रेडी लगाते हैं, अच्छा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम बताइए जल्दी से कौन सी है, सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी चलती है जो पहले से चल रही है, और अभी रिसेंट में पिछले साल ही सितंबर में मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन एक स्कीम लॉन्च करी थी फॉर उनके लिए जो हमारे आर्टिसंस हैं, जरा बताइए। तो ये मोस्टली हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, और इंडिया में आप ये मान के चलिए रफली 90% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। पैरेलल इकोनॉमी को इससे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। पैरेलल इकोनॉमी होती है जो ब्लैक इकोनॉमी चलती है। ब्लैक इकोनॉमी मतलब जैसे कि जो ये हवाला हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ये सब पैरेलल इकोनॉमी में आते हैं। क्या सारी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये सब आते हैं पैरेलल इकोनॉमी, एक तरह से ब्लैक इकोनॉमी हो गई। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो हमारी पीएम स्वनिधि स्कीम है मऊहा के द्वारा, मऊहा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और आर्टिसंस के लिए विश्वकर्मा स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था, विश्वकर्मा, ठीक है।
हम जब स्कीम्स का मैंने प्लान कर रखा है, एक अलग से लेक्चर करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम वो पब्लिक सेक्टर और वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक इकोनॉमी है ना, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट, वो सब अभी नहीं डील करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता उससे। विश्वकर्मा सबका सही है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, आई होप यहाँ तक किसी का डाउट नहीं होगा। राष्ट्रीय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब बहुत फोकस के साथ देखना। इकोनॉमिक्स में हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, कोई ऐसा नहीं कि ये, लेकिन नेशनल इनकम मैं बता दूँ, नेशनल इनकम पहला, और जो मनी एंड बैंकिंग होता है नेशनल इनकम, वो कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, जो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती समझने में, अभी नहीं होगी, वो वाला हो गया कॉन्सेप्ट। ये दो इतने चहेते कॉन्सेप्ट, और वो M0, M1, M2, M3, इनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप ध्यान समझना। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय, पहले तो ये बताइए जो नेशनल इनकम होगा, जो राष्ट्रीय आय होगा, ये एक मैक्रो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होगा। तो मेथड्स कितने होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित मेथड, ठीक है। इनकम मेथड मतलब कि आय विधि, और तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, ठीक है। तो ये और नेशनल इनकम हमारा होगा एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे हम बड़े लेवल पे डील कर रहे हैं, नेशन की इनकम निकाल रहे हैं, राष्ट्र की आय निकाल रहे हैं। तो 3 तरीके होते हैं, अब इनके बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक स्टेज में किसी प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू एडिशन हुई है उसको जोड़ देते हैं, और उससे निकल जाता है कि भाई इतने का वैल्यू एडिशन हुआ है और ये कंट्री की नेशनल इनकम है। जैसे मान लेते हैं ये गेहूं है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से गेहूं का उत्पादन हुआ, ये हमारे फार्मर जी हैं, ठीक है। फार्मर जी, तुरंत ड्राइंग बना देता हूँ, फार्मर जी हैं। फार्मर जी ने क्या किया, यहाँ से कितने का निकाला, यहाँ से इन्होंने मान लेते हैं कि 100 रुपये का प्रोडक्शन कर दिया वीट का। अब इन्होंने ये एक फैक्ट्री में भेजा, ठीक है, ये फैक्ट्री है मैदा फैक्ट्री, यानी कि जो फ्लोर है वो बनाती है ये, ठीक है, तो मैदा फैक्ट्री है ये। अब इसको क्या किया इन्होंने, 100 रुपये में बेच दिया। मान लेते हैं कि इन्होंने, जो किसान भैया हैं, इन्होंने 1 रुपये का भी कुछ योगदान नहीं लिया था, ना तो फर्टिलाइज़र के रूप में, बस पूरा इधर एकदम 100 रुपये इन्होंने एकदम खड़ा कर दिया सीधे, ना तो फर्टिलाइज़र ना कोई कुछ नहीं, सीधे 100 रुपये, ठीक। मैदा वाले को दिए, मैदा वाले 100 रुपये का गेहूँ लिया मैदा वाले ने। अब मैदा वाले ने इसको क्या किया, इसको जो है बना दिया, मैदा बना दिया, इसका मैदा ही तो बनाएगा और क्या करेगा, ठीक है। अब इसका बना दिया 150 रुपये का मैदा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे जो बिस्कुट वाला बैठा था बोल रहा था 150 रुपया देगा, तो इसलिए 150 रुपये में बेचना पड़ा उसको। अब जब 150 रुपया इसको मिला तो उस मैदे का इसने बनाया क्या, बिस्कुट, ठीक है, बिस्कुट बनाया इसने। अब ये बिस्कुट जो है इसने बेच दिया 200 रुपये का, बिस्कुट की कंपनी ने। तो अब हम पागल नहीं है कि हम 100 रुपये देन 150 रुपया और 200 रुपया को जोड़ के ये बोलने लग जाएं कि 450 रुपये का पूरे इस चेन में, इस पूरी चेन में इतने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि अगर पूरे देश में सिर्फ यही काम हो रहा है तो मतलब देश की जीडीपी हो गई 450 रुपया। गलत बात। क्यों? क्योंकि इसके 150 में ये 100 रुपये भी इंक्लूडेड थे, इसके 200 में ये 150 भी इंक्लूडेड थे। तो यानी कि हमने यहाँ पे डबल काउंटिंग का पाप कर दिया। डबल काउंटिंग जो है जैसे ही होगी तो एरर 404 दिखा देगा। तो डबल काउंटिंग नहीं करनी होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो पूरे का पूरा, जैसे हमने बताया, इन्होंने 100 रुपये खड़ा कर दिया, सीधे के 100 रुपये खड़ा कर दिया इन्होंने, तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ में कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? 50 का। सिंपल। यहाँ से यहाँ में कितने का हुआ? अगेन 50 का। तो 100 तो उसने ऐड किया, फार्मर ने, मैदा वाले ने 50 और बिस्कुट वाले ने 50। तो कितना हुआ? एक्चुअल में 200 रुपये हो गई नेशनल इनकम, राष्ट्रीय। तो ये तरीका हो गया वैल्यू एडिशन। इनकम मेथड क्या होता है? इनकम में हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे बिस्कुट की फैक्ट्री है और इस बिस्कुट की फैक्ट्री में क्या होगा, हमारे वर्कर लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, हमारे वर्कर लोग काम कर रहे होंगे, किसी ज़मीन में काम कर रहे होंगे, किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे। कौन है ये?
ये उनका मालिक जिसको कि हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी भाई साहब हैं। ये क्या चला रहे हैं, ये बिस्कुट की फैक्ट्री चला रहे हैं। अब क्या है कि इसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बनाने में आई लागत के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक तो लैंड नीड हुई होगी, ज़मीन के अलावा इतनी बड़ी फैक्ट्री डालनी थी बिस्कुट वाली, वो भी तो फिर इसको कुछ कैपिटल यानी कि पूंजी लेनी पड़ी होगी, कुछ वर्कर्स रखने पड़े होंगे, ठीक है, कुछ वर्कर्स रखने पड़े होंगे, एंड अपना उसने दिमाग भी तो लगाया होगा। हर किसी की बात तो नहीं है, इतना रिस्क लेना और सारी चीज़ें बिजनेस चलाना हर कोई तो नहीं कर सकता। तो एंटरप्रेन्योर ये है हमारे भैया, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो लैंड, वो जो ज़मीन उसने ले रखी है उसमें उसको रेंट देना पड़ता होगा जिसकी ज़मीन है। कैपिटल जो उसने पूंजी जिसकी भी ली होगी तो उसमें उसको ब्याज भरना पड़ता होगा, इंटरेस्ट देना होता होगा, ठीक है। और जो वर्कर लोग हैं हमारे, इनको उसको सैलरी यानी कि वेजेस बोल लो या फिर सैलरी बोल दो, बात एक ही है, वो देनी होती होगी। और एंटरप्रेन्योर वो है तो क्यों ये सब खोखट कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। तो ये जो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इनको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। इसी में अगर हम वेजेस को हटा दें, किसको हटा दें, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर वेजेस को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, इसी को बोलते हैं कि सरप्लस में कितनी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना चीज़ याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, जब हम वेजेस से सैलरी को हटा देते हैं। ये होता है इनकम मेथड। अब मैं तीसरा बताता हूँ, एक्सपेंडिचर। किसी का डाउट हो तो पूछना। एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, वो कैलकुलेट कर लो तो वो वैसे भी नेशनल इनकम पता चल जाएगी। इसका फॉर्मूला याद रखना होता है हमें। फॉर्मूला इसका होता है चिंगम, मोटू पतलू वाला चिंगम नहीं है ये, ठीक है, ये है नेशनल इनकम का चिंगम। ये है सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, कुछ और मत समझना इसको, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितने का निवेश हो रहा है इकोनॉमी में। जी से है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च कर रही है। और एक्स माइनस एम, इसी को एनएक्स लिख देते हैं, इसी को एनएक्स लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पूछ लेता है कि इसमें इंपोर्ट, इस फॉर्मूले में सीजीएल 2022 से पूछ ले, इस पे फॉर्मूले में इंपोर्ट कौन सा लेटर इंपोर्ट दिखाता है, तो काफ़ी लोग मार के चले आते हैं आई, चला जाता है नंबर, एम दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई कितने तरीके होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स क्या होते हैं नेशनल इनकम के, राष्ट्रीय आय को निकालने के क्या गुणक होते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब देखो, होता ये है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपने सुना होगा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, तो उसी को एग्रीगेट यानी कि राष्ट्रीय आय को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके, ये क्या पढ़ा था, निकालने के, राष्ट्रीय आय निकालने के तरीके होते हैं वो 3, और इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे 8 तरीके होते हैं, 8 एग्रीगेट के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा एग्रीगेट है जी डी और पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने लिख रहा हूँ, इतना तो बेसिक तो आता ही होगा। जीडीपी क्या होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the territory in a financial year। एक वित्त वर्ष में
कितना सामान और कितनी सर्विसेज, सामान जिसको छू सकते हैं, सर्विसेज जिसको छू नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, छू सकते हो इसको नहीं, लेकिन जिस लैपटॉप मोबाइल में तुम कंप्यूटर में पढ़ रहे होगे उसको छू सकते हो, ये वो गुड है, सामान है। तो कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसको जोड़ दो, वो है जीडीपी। लेकिन इतना आसान नहीं है। जब अभी मैं दूसरा आपको लिख दूँ इस तरह से मैं लिख दूँ, या तो छोड़ो अभी नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इस पे फोकस करिए। विद इन द टेरिटरी, मतलब कि भारत देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं जीडीपी। चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यू समझेंगे। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वही सेम चीज़ है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी की जगह, यहाँ पे विद इन द टेरिटरी की जगह बाय द नेशनल्स आ जाएगा। बाय द नेशनल्स का मतलब होता है कि उस देश के लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया, कितने गुड्स और सर्विसेज का, कितने वैल्यू का प्रोडक्शन किया, और वो सेम चीज़ है इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड होता है, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। अब अंतर क्या होता है ये समझ लो। जैसे कि ये मैं बोल दूँ ये भारत की टेरिटरी है, भारत देश है ये, इसके अंदर ये वाइट जो लोग हैं ये भारत के लोग हैं, ये जो पीले पीले लोग हैं ये विदेश के लोग हैं, ठीक है। तो मैटर नहीं करता कि सफ़ेद हैं कि पीले हैं, भारतीय हैं बस, काफ़ी, मतलब भारत के अंदर रह रहे हैं और अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको हम जीडीपी बोल देंगे, ठीक। लेकिन अगर हम सिर्फ सफ़ेद वालों को काउंट करेंगे, सिर्फ भारतीयों को काउंट करेंगे, इनको हटा देंगे तो उसको जीएनपी नहीं बोलेंगे। आधी डेफिनेशन है ना, क्योंकि कुछ भारतीय तो बाहर भी रह रहे होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अफ्रीका है, नॉर्थ यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो वहाँ भी तो भारतीय रह रहे होंगे, तो उनको भी जोड़ लेंगे हम। हमारे भारत में जो विदेशी रह रहे हैं उनको हटा रहे हो, तो बाहर जो हमारे भारतीय रह रहे हैं उनको तो जोड़ लो। तो इसीलिए जीएनपी का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नेशनल, यानी कि कितने हमारे नेशनल्स, यानी किसी कंट्री के सिटीजन्स ने कितना का प्रोडक्शन किया, उसको बोलते हैं जीएनपी। अब बात ये आती है, अगर हमें जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, आपको कुछ फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, और वो फॉर्मूला ये है, यहाँ पे लिख दें क्या? चलो यहीं पे लिख देते हैं सो दैट आसानी से आपको समझ में आ जाए। वो फॉर्मूला ये है कि आपको जीएनपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद से। तो आप क्या करेंगे? नेट फैक्टर, नेट हटा दो, आप इसमें क्या करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे और घटा देंगे, क्या घटा देंगे आप, या फिर ऐसे मैं लिखता हूं, घटा देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना आया और कितना गया। यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूं जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लिख सकता हूं। यानी कि कितना फैक्टर इनकम आ रहा है अब्रॉड से, वो आपको जोड़ देना है और आपको मिल जाएगा जीएनपी। इतनी चीज़ क्लियर हुई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेगेटिव आ रहा है तो घट जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो जुड़ जाएगा। अब आपने एनडीपी, एनएनपी, ये भी सब भी सुने होंगे, इतने तो भोले नहीं होगे तुम, सुना तो ज़रूर होगा तुमने ये सब। अब होता क्या है, जब ये गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि मैं भी सर्विस दे रहा हूँ तुम्हें, कुछ ना कुछ पैसा तो बना ही रहा हूँगा, तो ये लैपटॉप का यूज़ करके बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। टेबल यूज़ हो रही, चलो टेबल वेबल छोड़ दो, लैपटॉप यूज़ हो रहा है मेरा कि नहीं हो रहा है, मेरा माइक यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब लैपटॉप जो मेरा यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू भी तो घट रही है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं कि मैंने, मान लो कि मैंने साल में 3 लाख रुपए कमाया, तो ये तो नहीं बोला जा सकता कि भैया देखो 3 लाख रुपए कमा लिए, 3 लाख का एडिशन कर दीजिए। उसको कमाने के वक्त इन्होंने कुछ उसका अपने सामानों का क्षरण भी कर दिया होगा, उसका यूज़ भी कर लिया होगा, तो उसकी वैल्यू घटा दीजिए कि कितने से इन्होंने उस चीज़ का यूज़ किया। वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि मान लेते हैं कि भैया इनका 50,000 का लैपटॉप है और ये 50,000 का लैपटॉप 3 साल चलाते हैं, या फिर मान लेते हैं कि हाँ कुछ भी मान लो 5 साल चलाते हैं ये, 5 साल तक, ठीक है। यानी कि 5 साल बाद इनका लैपटॉप खराब हो जाता है, यानी हर साल इनके लैपटॉप की कीमत हम ये बोल सकते हैं कि 10,000 से घट रही है, वो घटा दो। इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इसी को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोले तो
मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, मूल्य गिर गया इतने से। ये किसका होता है? ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, कैपिटल गुड्स, गुड्स कई तरह के होते हैं, सामान कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में क्या अंतर होता है, वो आखिरी में मैंने रखा है, आखिरी में पढ़ेंगे। अभी के लिए कैपिटल गुड वो होते हैं जैसे कि हमारी टूल्स हो गए, जिनका यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री हो गई, जैसे बिस्कुट फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ उनकी जो मशीन, जिससे मशीन से वो बनाते हैं तो उसका वो क्षरण करते होंगे, यूज़ करते होंगे, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो वही है कि अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें नेट मिल जाता है। समझे आप? नहीं समझे? अभी समझेंगे। अगर मुझे अभी तो मैंने क्या किया था, जीएनपी निकाल लिया था जीडीपी से, अब मुझे एनडीपी चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मुझे चाहिए एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं सर, जो भी आपका जीडीपी है ना, उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए और उसी तरह से जीएनपी में डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए। इससे क्या होगा? ग्रॉस का नेट हो जाएगा, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही रहेगा। सर जी, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में जाना है तो आपको एनएफआईए जोड़ना है। समझिए आप इस बात को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं बोल रहा हूँ अब तुमको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो तुम डेप्रिसिएशन को घटा दो। समझ गए? तो कितने हो गए हमारे? 8 बताए थे, 4 हो गए। कौन से? पहला, दूसरा, ठीक है, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये तो हो गए हमारे 4। बाकी के 4 कौन है? देखो, बाकी के 4 हैं जिनको हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। ये जितने अभी कैलकुलेट कर रहे थे ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे, सब मार्केट प्राइस पे थे। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि बाजार मूल्य, कोई चीज़ बाजार में कितने रुपए की मिल रही है, अगर उनको कैलकुलेट करते हैं तो उसको बाजार मूल्य बोलते हैं। लेकिन उसको बनाने में आई लागत, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। समझिए आप, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने में आई कितनी लागत, हम पैसा लोग कितना पे कर रहे हैं, फाइनल कितना पड़ रहा है। भाई फाइनल जो होता है, जो हमें पड़ता है, कोई भी चीज़ कुछ भी खरीदने जाओ उसमें सब में टैक्स वैक्स लगा होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब कुछ लगा होता है उसमें। मोस्टली तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अभी हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो वो सब इंक्लूड करके दिया जाता है, तो वो सब हटा दो, कितना बनाने में लगा, उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो जिस तरह 4 इंडिकेटर इसमें थे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बस वो मार्केट प्राइस के लिए फैक्टर कॉस्ट कर दो तो 4 और पैदा हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन अब हमें अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है या फिर हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस, तो वो कैसे होगा? वो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए, हो जाएगा काम आपका। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट का मतलब होता है सर, आप जहां भी नेट का मतलब, नेट लिखा हुआ देखेंगे उसका मतलब है कुछ ना कुछ चीज ग्रॉस से या फिर किसी से सब्ट्रैक्ट करी गई होगी। जैसे यहाँ पे नेट लिखा है, नेट, यहाँ पे नेट मैंने लिखा था तो क्यों, ग्रॉस से कुछ तो घटाया गया होगा, डेप्रिसिएशन घटाया गया। यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से कुछ घटाया गया होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स से घटाया जाता है सब्सिडी को। तो इसी फार्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। कुछ भी लिखिए, बात एक ही है। समझ में आई बात? तो यानी कि अब तुमसे अगर कोई बोल दे लड़के इधर आओ, तो तुम पूछो क्या, और वो बोले इधर आओ, तुम ये बताओ कि हमारे पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है, तुम जरा बताओ फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर दो इससे। तुम बोलो चच्चा सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, हो गया खत्म। चच्चा बोलेंगे बेटा ये तो तुम कर लिए, एक काम करो, जो जीडीपी का वो फैक्टर कॉस्ट निकाल दो। तो तुम चच्चा को बोलो जीडीपी का मार्केट प्राइस ले आओ और नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, तुमको जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं चच्चा, सिंपल, ठीक। अब ये ध्यान सुनना, ये जो चीज़ होती है ना, ये क्या है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। और जब इस पे सवाल आता है ना तो वहाँ बना नहीं पाते हैं लोग, भूल जाते हैं इस चीज़ को कि एन पूछता है, मतलब बड़ा अजीबो गरीब ऐसे वैल्यू लिखेगा और ये सब कर देगा कंफ्यूज करने के लिए। बोलेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, वो पता है क्या करेगा, वो तुमको दे देगा, मान लेते हैं सुनते रहे ना, वो देगा, मान लेते हैं तुमको दे देता है, क्या देता है वो, जीडीपी,
इससे कठिन दे ही नहीं सकता है। वो तुमको अगर दे दे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, वो तुमको दे दिया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तुमको कुछ और वैल्यू देगा जिससे कि तुम्हारा वो पूछेगा बेटा नेशनल इनकम निकालो, इससे नेशनल इनकम क्या होगी, तो नेशनल इनकम ने बताया ये होती है एनपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे कैसे, सारे तरीके मैंने तुम्हें बता रखे हैं। पहले तो ग्रॉस का नेट बना लो, ये ग्रॉस है ये नेट है, डेप्रिसिएशन दिया होगा उसमें घटा दो, तो अब वो क्या, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब सर ये नेशनल है ये डोमेस्टिक है, नहीं डोमेस्टिक से अब नेशनल में जाना पड़ेगा, कोई नहीं, तुम्हें पता है तरीका, तुम्हें एनएफआईए जोड़ देना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होगा, जोड़ दिया। अब ये तो मार्केट प्राइस है, ये तो फैक्टर कॉस्ट, तुम्हें पता है तरीका, तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना है। इससे ज़्यादा कठिन रूट और हो ही नहीं सकता, जहाँ पे उसने सारा कुछ यूज़ करवा लिया तुमसे, डेप्रिसिएशन भी घटवा लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जुड़वा लिया और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी घटवा लिया, खत्म। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब यहीं से पर्सनल इनकम समझ लो कि पर्सनल इनकम क्या चीज़ होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। पर्सनल इनकम क्या चीज़ होती है? तो पर्सनल इनकम होता है नेशनल इनकम, जो भी राष्ट्रीय आय आपके पास, जो भी राष्ट्र की आय है, माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी प्रॉफिट तो अर्न किया है वो, और वो प्रॉफिट अभी रिसीव नहीं हुआ है, मिला नहीं है, यह घटा देना है आपको, हटा देना है, प्लस ये आपको घटा देना है क्योंकि आपको रिसीव नहीं, प्लस आपको ट्रांसफ़र पेमेंट्स जोड़ देनी है, या फिर इसी को ट्रांसफ़र पेमेंट छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे ही लिखता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, दूसरा तरीका भी लिख के ऐसे लिख लो, प्रॉफिट या फिर मैं लिख दो इनकम दैट इज़ नॉट अर्नड, जो अर्न नहीं करी है बट रिसीव हो गई है, उसको जोड़ देना होता है। यहाँ पे भी आप इनकम लिख सकते हो, जैसे कि आपका जो कॉरपोरेट प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, तुमने पैसा तो अर्न कर लिया लेकिन तुम्हें अभी रिसीव नहीं हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको बोलेंगे कि तुमने कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, सॉरी कॉरपोरेट टैक्स बोल रहा हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, प्लस इनकम जो अर्न नहीं करी है लेकिन रिसीव हुई है, जैसे कि सब्सिडी हो गई। ये सब्सिडी तुमने कोई सेवाएं थोड़ी ना दी है किसी को, कोई प्रोडक्शन किया है ना, बस ऐसी फ्री फंड की मिल गई तुम्हें सब्सिडी, इसी को हम बोल देते हैं गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र पेमेंट। कुछ और चीज़ें भी हम जोड़ते हैं और घटाते हैं इसमें, जैसे कि इसमें हम घटा देंगे आपका, मान लो आप जोड़ देंगे नेट इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, इसको जोड़ देते हैं, बस ये चीज़ और ध्यान रखना, नेट इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, तो इससे हमें पर्सनल इनकम मिल जाती है। ठीक, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? PDI। अच्छा, पर्सनल इनकम तो आप समझ गए कि एक तरह से हर पर्सन ने कितना अर्न किया बिफोर, अगर चलो पहले तो ये सुन लो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल का मतलब हिंदी में होता है प्रयोज्य आय। यहाँ पे था पर्सनल इनकम, मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या जोड़ा? डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब है आपके डिस्पोजल पे कितना पैसा अवेलेबल है। डिस्पोजल से मतलब है कि आपके हाथ में कितना पैसा है जिसको आप खर्च कर सकते हैं। वो हम ऐसे निकालते हैं कि जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से जो भी आप टैक्सेस भरते हैं उसको हटा दीजिए बस, क्योंकि वो टैक्स, जैसे आपको 70,000 की सैलरी मिली, सीजीएल में आपका सिलेक्शन हो गया, अब उसमें आपको कुछ टैक्स भी भरना होगा, वो उसको आप यूज़ तो नहीं कर सकते अपने खर्च करने के लिए, तो उसको हटाने के बाद जो बचती है उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सवाल कभी ये पूछता है, जैसे सीजीएल के मेंस में इस बार 2023 में पूछा गया कि इनकम ऑफ ऑल द पर्सन्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग द टैक्सेस हटाने से पहले तो पर्सनल इनकम होती है, लेकिन क्या हो अगर दोनों ऑप्शन में हो जाए, दोनों मतलब पर्सनल इनकम भी और ग्रॉस इनकम, तो उत्तर ग्रॉस इनकम मारिएगा। वैसे तो पर्सनल इनकम मैंने पहले बताया था, पहले भी मैंने वन शॉट लिया था सीजीएल में से पहले मैंने पर्सनल इनकम ही बताया था। क्वेश्चन आया और लोगों ने पर्सनल इनकम माना, एसएससी ने पहले पर्सनल इनकम ही सही माना, लेकिन बाद में उसने आंसर की चेंज किया और ग्रॉस इनकम कर दिया, पता नहीं क्यों किया, ठीक है। और जबकि आंसर पर्सनल इनकम ही था उस क्वेश्चन का, लेकिन अब एसएससी है, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि अभी भी वैसे तो कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन ग्रॉस इनकम ही मारना अगर दोनों ऑप्शन में हो तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रियल और नॉमिनल जीडीपी,
ये क्या होता है? जीडीपी तो समझ गए, रियल और नॉमिनल में क्या होता है, डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस समझ लें कि यहीं पे समझ लें, बताओ। तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है, एक बिस्कुट की फैक्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। ये बिस्कुट की फैक्ट्री है और हमें ये पता चला कि इस साल जो है मान लेते हैं कि ये बिस्कुट की फैक्ट्री है और इस साल यानी कि साल 2024 में या फिर 2023-24 मैंने फाइनेंशियल ईयर में देखा कि इस बिस्कुट ने फैक्ट्री ने कितना वैल्यू का बिस्कुट का प्रोडक्शन किया। तो हम ये पाए कि मान लेते हैं इसने कितने का किया, 10,000 रुपये का, ठीक है। मान लेते हैं इसने 10,000 रुपये का किया। फिर हमने देखा कि इसने कितने बिस्कुट प्रोड्यूस किए, तो हमने ये चीज़ देखा कि भाई इसने एक जो बिस्किट का पैकेट था वो 10 रुपये का था, तो 10 रुपये का था, तो इसका मतलब ये है कि उसने 1,000 बिस्किट बनाए होंगे, सॉरी बिस्कुट बनाए होंगे। अब हमें ये देखना है कि ये अपना जीडीपी में, मान लेते हैं पूरे देश में सिर्फ बिस्कुट ही बनना है और कुछ नहीं हो रहा है, और ये हमें देखना है कि इसका जीडीपी बढ़ा, इसने देश के जीडीपी में योगदान कितने का दिया। अगर हम देखें आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी कि 2013-14। अच्छा बताइए आप में से मतलब सभी लोग क्या कर रहे थे आज से 10 साल पहले 2013-14 में? तो ये यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे भी 10,000 का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे या आप मान लेते हैं 5,000 का प्रोडक्शन हो रहा था, 5,000 का। तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि भाई इसने अपनी जीडीपी में डबल कर दिया कंट्रीब्यूशन को। लेकिन ये बात सही नहीं निकली। कब? जब ये देखा गया कि यार ये तो तब भी 1,000 बिस्कुट ही बना रहा था और आज भी 1,000 बना रहा है, तो ये जीडीपी डबल कैसे हो गई? प्रोडक्शन तो इसका वहीं कांस्टेंट का कांस्टेंट है, वहीं पे ठहरा हुआ है। तो फिर हमें पता चला यार बिस्कुट की कीमत पहले 5 रुपये हुआ करती थी, आज वो कीमत बढ़ गई है। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगला ही कॉन्सेप्ट है मुद्रास्फीति, यानी पैसा बढ़ गया है। तो फिर बात ये आई कि किया क्या जाए। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि एक काम करो, एक बेस ईयर ले लो, या फिर एक काम ये करो कि कांस्टेंट प्राइस ले लो भैया। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप इसको 5 रुपये ही क्यों नहीं ले लेते, यानी कि जो 10 रुपये लिए उसको 5 रुपये ही मान लो। अपने आप पता चल जाएगा, जब 5 से गुणा करोगे, अच्छा 5,000, यानी कि अभी भी जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने कांस्टेंट प्राइस ले लिया। तो जब आप कांस्टेंट प्राइस ले लेते हैं तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। जब आप करंट प्राइस, जो आज प्राइस चल रहा है उस बिस्किट का, उस पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोल देते हैं। वास्तविक है और ये नॉमिनल है, ठीक। यानी कि हुआ क्या, हुआ ये कि हमने रियल जीडीपी से क्या किया है, हमने अगर नॉमिनल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी में क्या है, इन्फ्लेशन हटा हुआ है। रियल जीडीपी इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन का मतलब इससे इन्फ्लेशन हटा हुआ है, इससे इन्फ्लेशन नाम की जो हवा है वो निकली हुई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक बेस ईयर ले लेते हैं। अब कांस्टेंट प्राइस मतलब, कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये है कि हम एक आधार वर्ष ले लेंगे, और आधार वर्ष जैसे अभी चल रहा है 2011-12 कि 2011-12 में क्या चीज़ों के मूल चल रहे थे, बिस्कुट का क्या चल रहा था, स्टील का क्या चल रहा था, फर्नीचर का क्या चल रहा था, हर चीज़ का, एसी का क्या चल रहा था दाम, तो वो हम देख लेंगे और उसी हिसाब से कितना आपने यूनिट प्रोड्यूस की मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यानी कांस्टेंट प्राइस लेंगे एक बेस ईयर का निर्धारण करके, वो रियल जीडीपी में होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए अभी नहीं बताया, इसके लिए हम एक ले लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मुद्रास्फीति कारक, या फिर इसी को ही हम प्यार से प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं। ये क्या करता है, उस इन्फ्लेशन वाली हवा को निकालने में मदद करता है हमारी। इसका फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये इसका फार्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर नहीं, मुद्रास्फीति कारक का। क्लियर है? तो जैसे कुछ भी आपको देते, जैसे क्या आप यहाँ पे रखेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। हो सकता है आपसे प्राइस इंडेक्स निकलवा ले, ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं उसकी, या फिर कुछ भी निकलवा ले, तो आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब इन्फ्लेशन समझ लेते हैं क्या है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताइए मुझे, डज increase in GDP necessarily means the
वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, वेलफेयर ऑफ कंट्री और फिर वेलफेयर ऑफ पीपल। बताइए, इज इट ट्रू और नॉट? बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं देश की जीडीपी इंक्रीज हुई, देश का सकल घरेलू उत्पाद इंक्रीज हुआ, तो साफ साफ ये मतलब हुआ कि भैया कंट्री ग्रो कर रही है। नो डाउट, येस इट इज़ ग्रोइंग, कंट्री ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ बात हो रही है क्या लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंसर इज मे नॉट बी नेसेसरली, जरूरी नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं इंक्रीज इन जीडीपी मस्ट मीन दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज रॉन्ग, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट है। क्यों? मान लेते हैं ये अंबानी जी की कंपनी है, अडानी जी की कंपनी है, ठीक है, टाटा जी की कंपनी है, ठीक है, बिरला जी की कंपनी है, ठीक है, बड़े बड़े हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बकाबक खूब बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीडीपी में इंक्रीज हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो कोई झुग्गी झोपड़ी में गरीब रह रहा है, भैया उसको कैसे फ़ायदा मिला? उसका कैसे फ़ायदा मिला ही नहीं उसको, तो वेलफेयर नहीं इंक्रीज हुआ। हो सकता है और फैक्ट्री लगी है, खूब प्रोडक्शन कर रही है, बगल में बेचारा रह रहा है एक आदमी, एयर पोल्यूशन से मर रहा है वो। ये जो भी इनका वेस्ट होता है, बगल में नदी जा रही है उसमें बहा देते हैं, बेचारा जो उसमें पानी पी रहा है अपने जानवरों को पिला रहा है, उसका तो और नुकसान हो रहा है। जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन उसका तो और नुकसान हुआ जा रहा है। इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी ध्यान रखना क्या होती है कि जो कोई काम कर रहा है और उसकी वजह से कोई और बंदा अफेक्ट हो जाए, उसको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि इफेक्ट नेगेटिव वे में ही सिर्फ नहीं हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, हो सकता है कि कोई बगल में बैठा हो, ठीक है, और उसको भी इकोनॉमिक्स सीखना हो, उसको भी सीजीएल का एग्ज़ाम देना हो, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके पढ़ सके, तो वो मुझे पैसे नहीं दे रहा उस बात के, ठीक है। पैसे हो सकता है तुम लोग भी नहीं दे रहे हो, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हो, लेकिन मान लेते हैं कि लेक्चर पेड चल रहा है और तुम लोग मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है, पैसे तुम लोग दे रहे हो, कमा तो मैं तुमसे रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा वो भी ले रहा है साथ में, वो मुझे पे नहीं कर रहा है, यानी ये इस केस में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। दूसरा केस ले लेता हूँ, हो सकता है बगल में वो नीट या जेई के एस्पिरेंट हो, उसको इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बेचारा मैं तब जोर जोर से बोल रहा हूँ पढ़ नहीं पा रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। समझ में आई बात? तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। और जीडीपी का मतलब जरूरी नहीं कि वेलफेयर हो। इन्फ्लेशन पे आते हैं, मुद्रास्फीति पे आते हैं। मुद्रास्फीति मतलब चीज़ों के दाम बढ़ जाना। चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं दो तरीके से, या तो डिमांड बढ़ जाए, लोगों की डिमांड ऐसे बढ़ सकती है कि भाई लोगों के हाथों में पैसा बढ़ गया, या फिर चीज़ों की दाम बढ़ जाए, इसको डिमांड पुल बोलते हैं, और एक को बोलते हैं कॉस्ट पुश, यानी कि चीज़ों के दाम बढ़ गए। चीज़ों के दाम इसलिए बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारी कोर्स की फ़ीस महंगी कर दूँ तो हो सकता है लैपटॉप महंगा आने लगा हो, माइक महंगा आने लगा हो, जिसमें लिखता हूँ वो महंगा आने लगा हो, तो इस वजह से मैंने तुम्हारी फ़ीस बढ़ा दी। तो ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये क्या, इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों के दाम बढ़ना, राइज करना, सिंपल। इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन, ठीक। लेकिन इसका उल्टा डिसइन्फ्लेशन नहीं होता, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन इसका उल्टा नहीं होता है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी भी है लेकिन उसकी रेट में डिक्रीज़ हो गया। जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल 6% था, आज 5% है, अब फिर 4% है, यानी कि इन्फ्लेशन तो अभी भी है ना 4%, लेकिन उसकी रेट डिक्रीज़ हो रही है। डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का उल्टा, चीज़ों के दाम घट जाना, ठीक है। जैसे कि आज कल चाइना में चल रहा है, ठीक है, चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है, चीज़ों के दाम, जैसे मान लो कि आज से 10 साल पहले, ठीक है, ऑपोजिट, तो आज से मान लो कि 2 साल पहले बिस्किट 10 रुपये का था और आज वही बिस्किट 8 रुपये का हो गया, तो वो क्या है, दाम घट गया, डिफ्लेशन। मेजर्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? तो 2 मेजर्स आपको पता होने चाहिए, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, और एक होता है WPI, दैट इज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स। अब होल सेल जैसे ही तुम नाम सुनते हो तो तुमको टी शर्ट की याद आ जाती होगी ना, आदत पड़ी हुई ना, होल सेल सुनते ही एकदम भाग जाना। होल सेल का मतलब कि 2 भाइयों की लड़ाई हो गई है और जल्दी से आके माल उठा ले जाओ, ब्रांडेड माल सस्ते दामों में दे रहे हैं, है ना, और तुम लपक के चले गए, बाद में पता चला ये तो रद्दड़ माल एकदम। तो WPI का मतलब ये है कि जो थोक के भाव जो माल खरीदता है दुकानदार,
वो कितने में खरीदता है उसके लेवल पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो होल सेल प्राइस इंडेक्स, उसके लेवल पे अगर हम इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करते हैं WPI। कंज्यूमर के साइड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कंज्यूमर कितना पे कर रहा है उस चीज़ के लिए, उसमें कितनी वृद्धि आ गई है, तो CPI। क्यों अलग अलग की ज़रूरत पड़ी? अब देखो कंज्यूमर को जो प्राइस पड़ता है उसमें उसको बेचारे को टैक्स भी भरना होता है, उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। तुम कुछ भी ले जाओ उसमें GST टैक्स सब इंक्लूडेड रहता है, इसमें उतना टैक्स का कॉम्पोनेंट नहीं इंक्लूडेड रहता है। अब इसमें इनको कैलकुलेट कर कौन करता है? बेस ईयर क्या होता है, तो इसको कैलकुलेट करता है CPI को NSO, जो कि किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको कैलकुलेट करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। क्लियर है इतनी बात? इसका जो बेस ईयर होता है वो 2011-12 होता है, इसका बेस ईयर भी वही 2011 होता है। CPI जो होता है सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, वेटेज सबसे हाईएस्ट वेटेज देता है फूड और जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, फूड आइटम्स को। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं, नहीं जो सेकेंडरी सेक्टर वाले, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा वेटेज देता है। WPI की खासियत ये होती है कि इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं रहती हैं। सर्विसेज जो होती हैं, जैसे मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो उसमें कितने प्राइस इंक्रीज़ हुआ वो कैप्चर नहीं करता, सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड। तो सर्विसेज अगर मुझे देखनी तो मुझे CPI के पास जाना होगा, इसीलिए RBI जो है वो CPI का ही यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले इरविंग फिशर जी का थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन देख लेते हैं। तो इरविंग फिशर जी ने MV = PT करके एक फॉर्मूला दिया था, M × V = P × T। जहाँ पे M का मतलब क्या है? M का मतलब है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी कि इसको, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है। P है प्राइस लेवल और T है ट्रांजैक्शन। T क्या है? ट्रांजैक्शन है। अब इरविन फिशर जी ने ये बोला था कि आपके हाथ में आज जितना भी पैसा आ रहा है, हो सकता है कल से, कल से मेरा मतलब हो सकता है आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले उससे ज़्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई है। क्यों? हो सकता है आपकी सैलरी डिक्रीज़ हो गई हो। आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी आज से 5 साल पहले महीने की 20,000 थी और आज महीने की 30,000 हो गई है, मतलब कि भैया 10,000 सैलरी तो बढ़ गई है। लेकिन जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि जब 20,000 में आप जितनी चीज़ें खरीद पा रहे थे आज से 5 साल पहले, उतनी तो आज 30,000 में भी नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। इसलिए एक्चुअल में इन्फ्लेशन के हिसाब से तो आपकी सैलरी बढ़ी ही नहीं है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है उस हिसाब से तो आप, जिस हिसाब से चीज़ों के दाम बढ़े उस हिसाब से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, यानी कि आपकी सैलरी घट गई है। इसी को बोलते हैं मनी इल्यूजन, धन अवधारणा। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअली ट्रू नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारी सैलरी डिक्रीज हो गई। तो इसी को बोलते हैं इरविन फिशर की थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन। किसने दी? इरविन फिशर ने दी। MV = PT में क्या फॉर्मूला, क्या किसका मतलब वो पता होना चाहिए, ठीक। तो मतलब ये है कि अगर मनी सप्लाई आप इंक्रीज़ कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम जो हैं, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक पैसा या फिर कोई भी नोट ले लो, सिक्का ले लो, वो कितना इकोनॉमी में घूम रहा है उसको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलेंगे। क्लियर है? ठीक, वो कितना पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है उसको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं। अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग, हमारा अगला कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी कोई डाउट तो नहीं है? और आज की क्लास तो सबसे छोटी होगी मुझे लगता है, ठीक है। क्विज़ क्यों नहीं आ रही टेलीग्राम पर सर? सूरज गुप्ता कहाँ सो रहे हो तुम? कौन सी क्विज़ नहीं आ रही टेलीग्राम पर? रोज़ आ रही हैं। रोज़ आ रही हैं भाई क्विज़, कौन सी क्विज़ नहीं आ रही है? चाहे जीके की हो, चाहे रीजनिंग की हो, सारी क्विज़ेस डल रही हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये ग्रीन GDP क्या होती है? कोई बताएगा? ग्रीन GDP क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ ग्रीन GDP?
व्हाट इज़ ग्रीन जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी एडजस्टेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब कि जैसे अगर मैं कोई फैक्ट्री है मेरी, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान लो 10,000 रुपये कर रहा हूँ, उसमें मैं एनवायरनमेंट को लॉस भी पहुँचा रहा हूँ 1,000 रुपये का, तो उसको घटा दीजिए, उसके बाद जो जीडीपी आएगी वो ग्रीन जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक, क्लियर थी चीज़? कमेंट में मुझे बताइए कि जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त क्या इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़ते हैं? ठीक है, क्या इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़ते हैं? बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड वैसे तो अभी मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है, क्लियरली, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पब्लिक गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड ऐसे समझ लो कि मान लो कि कोई जैसे वही मैंने ग्रॉस वैल्यू एडेड में बताया था आपको कि बिस्किट बना रहा है वो बिस्किट और वो मैदे का यूज़ करे, तो मैदा उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हुआ। क्या उसका प्राइस इंक्लूड किया जाएगा? नहीं इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग वाला एरर हो जाएगा, पाप हो जाएगा डबल काउंटिंग वाला, तो इसलिए उसको हम नहीं करते हैं डबल काउंटिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं। तो ये स्प्रेड ऑफ बैंक क्या होता है? तो स्प्रेड ऑफ बैंक समझने के लिए हमें बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है वो समझना पड़ेगा, और वही स्प्रेड ऑफ बैंक है। तो ये है, मान लेते हैं बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? बैंक लोगों से पैसा लेता है। क्यों लेता है? वो बोलता है कि आओ हमारे पास डिपॉजिट कर दो, हमारे पास पैसा जो है जमा कर दो, और यहाँ पे सेफ रहेगा, और उसमें हम आपको कुछ इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज भी देंगे। मान लेते हैं चुन्नू है हमारा, और चुन्नू को मिल रहा है यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट रेट। चुन्नू खुश, क्योंकि चुन्नू को पता नहीं है एक्चुअल में कि इन्फ्लेशन की रेट कितनी और उसका पैसा एक्चुअल में घट रहा है। उसने इरविन फिशर की मनी इल्यूजन वाली थ्योरी नहीं पढ़ी है। चुन्नू खुश, बैंक उससे भी ज़्यादा खुश। चुन्नू बोलता और पैसा रख लो, बैंक और खुश। बैंक और अंदर ही अंदर बैंक सोच रहा है देखो क्या मूर्ख आदमी है। ठीक, तो बैंक में पैसा रख रखा है उसने, खूब कमा रहा है, खूब पैसा बैंक में रख रहा है। मुन्नू आया बेचारा, ठीक है, मुन्नू बोलता है बैंक से, मुन्नू को पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब भाई पैसे की ज़रूरत तो ज़्यादा लोगों को पड़ती है, देने वाले कम होते हैं, लेने वाले ज़्यादा होते हैं। अब मुन्नू को हो सकता है कि कोई धंधा करना है, व्यापार करना है, तो मुन्नू आया अपना कि मुन्नू को व्यापार करना है, तो मुन्नू ने बैंक से पैसा मांगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सेफ वगैरह रहता है, तो मुन्नू ने पैसा मांगा, और बैंक ने क्या किया, वही पैसा जिन्होंने मान लेते हैं 1,000 रुपये दिया था चुन्नू ने, वही उठा के इनको दे दिया मुन्नू को। अब होगा क्या, होगा ये कि मुन्नू से बैंक ऐसे फ्री में तो देगा नहीं, मुन्नू को बोलेगा कि तुम हमें 6% के ब्याज देना। समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये जो चीज़ 2% का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पड़ा, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं स्प्रेड ऑफ बैंक। समझे आप? स्प्रेड ऑफ बैंक क्या हुआ? ये जो बैंक का प्रॉफिट होता है ना, उसी को स्प्रेड ऑफ बैंक बोलते हैं, बैंक का विस्तार बोल सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि बैंक के लिए चुन्नू द्वारा दिया गया पैसा लायबिलिटी है बैंक की। बैंक की लायबिलिटी क्या है? बैंक की लायबिलिटी है उसके डिपॉजिट्स, जो उसके पास लोगों के डिपॉजिट्स हैं। और बैंक का एसेट क्या है? पूंजी क्या है? जो उसने पैसा लोन पे उठा रखा है, क्योंकि उस पर उसको ब्याज मिलेगा। एसेट है वो, बैंक की पूंजी है। बैंक को ये देना है ना, विद ब्याज देना है, इसलिए उसकी लायबिलिटी है। ठीक, अब होता क्या है कि मतलब बैंक ये 1,000 रुपये है जैसे, ठीक है, तो 1,000 रुपये सब हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है CRR और SLR का। तो ये चीज़ क्या होती है? तो अभी 1,000 रुपये है, चुन्नू ने दिए और उसको बैंक ने मुन्नू को दे दिया। अब मान लेते हैं चुन्नू, अब मुन्नू ने तो बोला होगा भैया देखो बैंक, हम तुमको ये पैसा 1 साल के लिए हम तुमसे ले रहे हैं, ब्याज हम टाइम टाइम पे देते रहेंगे, खोखट मत करना घर में आके। तो बैंक बोलता है ठीक है। क्यों? क्योंकि मुन्नू बोला कि भाई इसीलिए तुम्हारे पास आया, नहीं तो हम बगल के गुप्ता जी से ना ले लेते। तुम ही बताओ, तो रोज रोज खोखट नहीं चाहिए। तो बोलता है हाँ बात तो सही। लेकिन चुन्नू को पैसे की ज़रूरत पड़ गई एकदम से, उसको ड्रीम 11 में उसका पैसा डूब गया, तो उसको और पैसा चाहिए। तो अब वो बैंक के पास भागते हो गया कि मेरा 1,000 रुपये दे दो। बैंक बोलेगा कि भाई वो तो मैंने मुन्नू को दे दिया। तो चुन्नू तो बोलेगा भाई मेरा उससे क्या लेना देना, तुम चाहे मुन्नू को तो चाहे रुन्नू को, तो मेरे को पैसा चाहिए।
तो यहाँ पर तो चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। तो यहाँ पर चुन्नू जो है चुन्नी चुन्ने सबको बताएगा जाके कि भाई ये बैंक तो बड़े ख़राब बैंक है, मैं पैसा लेने गया मेरा पैसा ही नहीं, मेरा पैसा मुझे को नहीं मिल रहा है। तो चुन्नी चिन्नो जितने सब में सब चले जाएंगे कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, क्योंकि सबको लगेगा कि यार हमारा पैसा भी सेफ़ नहीं है। तो ऐसे में बैंकिंग सिस्टम फेल हो सकता है, और बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी फेल हो जाएगी, इकोनॉमी फेल हो जाएगी, देश ढह जाएगा, और देश ढह जाएगा सरकार गिर जाएगी। तो सरकार ऐसा होने नहीं देगी। वो फिर क्या होगा, आरबीआई आएगी हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो बैंक से बोलेगी देखो बैंक, तुम अपने नेट डिमांड और नेट पूरा लिख देता हूँ, नेट डिमांड और जो टाइम लायबिलिटी है उसका कुछ पैसा, लायबिलिटी मतलब जो तुम्हें पैसा मिल रहा है, सिंपल शब्दों में जो तुम्हें पूरा पैसा मिल रहा है, अपने जो बिजली खर्चे उसको हटा दो यानी कि नेट, उसके बाद जितना तुम पैसा बचे ना वो हमारे पास आके जमा करवा देना तुम कायदे से कैश के फॉर्म में। नेट डिमांड एंड लायबिलिटी का पैसा कुछ तुम हमारे पास रख देना, सो दैट कि अगर चुन्नू जैसे लोग एकदम से पैसा मांगने आए तो तुम्हारे हाथ पाँव ना फूल जाए, तो हमारे पास आना, हम तुमको पैसे उठा के दे देंगे। जो तुम पैसा कैश में रखोगे जिसमें हम तुम्हें कोई ब्याज नहीं देंगे उसको बोला जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है। और कुछ पैसा तुम ऐसा करो कि रोने लगा बैंक। क्यों रोने लगा? क्योंकि बैंक ये बोल रहा था यार हम तो पैसा लोगों को उठाते तो उसमें ब्याज मिलता, तुमको दे दिया पैसा पड़ा हुआ कैश में। अब लोग पागल हैं, बैंक थोड़ी ना पागल है। लोग अपना कैश में घर में पैसा रखते हैं, एक्चुअली उस पैसे का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बैंक को पता है कि अगर मैं पैसे ऐसा पड़ा रहा तो बैंक का वो वैल्यू तो डिक्रीज़ होगा, तो होने लगा। तो आरबीआई बोलता रो नहीं, ऐसा काम करो, कुछ पैसा कैश में रख दो और कुछ को ऐसा करो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड वगैरह में इसको रख दो। ठीक है। जैसे कि हमारे घर में मान लो मम्मी लोग हैं, कैश में एक तो पैसा रखा हुआ, दूसरी तरह की मम्मी है, मान लो कि वो कैश में या फिर मम्मी ने क्या किया कुछ पैसे का गोल्ड ले लिया, तो कैश जो रखा है वो उसकी वैल्यू तो डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन हमें पता है गोल्ड की वैल्यू तो इंक्रीज़ होती रहती है विद द टाइम। आज मान लेते हैं कि जो 1 लाख रुपए का मम्मी ने आपकी सोना खरीदा वो आज से 5 साल बाद हो सकता है 3 लाख 4 लाख उसकी वैल्यू, यानी कि वो एटलीस्ट उसकी वैल्यू तो बढ़ गई। तो यानी कि यहाँ पर इनको कुछ ब्याज मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। समझ में आई बात? ठीक। यही एक कॉन्सेप्ट आता है मनी मल्टीप्लायर का, धन गुणक का। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई कितनी हो रही है, मतलब जैसे 1000 रुपये दिए चुन्नू ने और मुन्नू को दे दिया बैंक ने। अब मुन्नू ने क्या किया, मुन्नू ने इसे 2000 बना लिए, कुछ बैंक को दे दिया ब्याज के तौर पे 2000, यानी कि 1000 से 2000 बन गया भैया, मनी मल्टीप्लाई हो गई डबल से, है कि नहीं? अब सोचो बैंक, आरबीआई ने बैंक को बोल दिया सुनो इधर कुछ पैसा तुम इधर हमको दे दो, तो ऐसे मान लो कि उसने बोल दिया कि मान लो कि 100 रुपये तुम CRR में रख दो, ठीक है, और 50 रुपये तुम या फिर 100 रुपये SLR में रख दो, तो 200 रुपये यहाँ पे हमारे पास रख दो। यानी अब बैंक मुन्नू को सिर्फ 800 रुपया दे पाएगी, यानी कि अब 800 रुपये दे पाएगी, यानी कि अब मनी कम दे पाएगा मुन्नू को बैंक, और अब वो मनी कम मल्टीप्लाई हो पाएगी। यानी कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो 1/CRR, 1/ कैश रिजर्व रेशियो होता है। यानी जितना कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा आरबीआई के द्वारा उतना ही मनी मल्टीप्लायर कम होगा। समझ में आती है? अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पे। अगर आप ये समझ गए हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी अच्छे से समझ जाएंगे। ये क्या होते हैं टूल्स? तो होता ये है, सी वो होता है, अभी हम देखेंगे सी वो अलग, अगर आप वो समझ रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो वो अलग होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये क्या होता है? देखो दो तरह के टूल्स होते हैं जिससे कि हमारी आरबीआई या फिर हमारी जो देश की सरकार है, दैट इज़ जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, इकोनॉमी में पैसे को रेगुलेट करती है। इकोनॉमी में पैसे को रेगुलेट क्यों करती है, उसके भी कारण होते हैं। जैसे मान लेते हैं इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में पड़ा हुआ है, या फिर मान लेते हैं कि डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन है, मार्केट में इकोनॉमी में डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही, लोग कुछ खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कुछ अपने उपकरण यूज़ करती है। अगर उसको आरबीआई यूज़ करती है अपने वाले उपकरणों को तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति बोलते हैं, और अगर देश की सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मैं आपको समझाता हूँ बड़े आसान शब्दों में।
जैसे कि अगर मान लो मैं तुम गवर्नमेंट हो, मैं तुमसे बोलूं बेटा एक काम करो, लोगों के हाथों में पैसा कम कर दो, तो तुम टैक्स बढ़ाओगे या घटाओगे? बताओ जल्दी से, टैक्स बढ़ाओगे या घटाओगे? सब्सिडी बढ़ाओगे या घटाओगे? जल्दी से, सिंपल। तो टैक्स जो है मैं इंक्रीज कर दूंगा तो लोगों के हाथों में पैसा कम। याद करो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स ज़्यादा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम, ठीक। और सब्सिडी को कम करना पड़ेगा, यानी जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसको कम करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि लोगों के हाथों में पैसा देना है कि भैया इकोनॉमी में यार डिमांड नहीं जनरेट हो रही, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो मैं क्या करूँगा, फालतू का गवर्नमेंट फ्री का पैसा फेंकेगी। लो एलपीजी में ये लो 1000 रुपये की सब्सिडी ले लो, लो इसमें ये एजुकेशन सब्सिडी ले लो, ये लोन ले लो, वो ले लो। तो ये क्या है, वो गवर्नमेंट अपने आप से कर रही है, फिस्कल पॉलिसी। अब आरबीआई के टूल्स होते क्या हैं पहले वो समझ लेते हैं। बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, आउटराइट परचेज एंड एमएसएफ। बैंक रेट वो रेट होती है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। कमेंट में मुझे याद दिला दीजिएगा लास्ट में, मुझे आरबीआई के बारे में कुछ चीज़ें आपको लिखवानी है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें कि जैसे पहले मतलब ऑसबॉर्न स्मिथ कौन थे और सीडी देशमुख कौन थे, हिल्टन यंग कमीशन क्या था, कब बना था, ये कुछ चीज़ें, ठीक है। तो लास्ट में, ये तो अभी नहीं होगा तो लिखवा देंगे, ठीक है। तो रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। बैंक जो होती हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होती हैं? जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1949 में मैंशनड है, जैसे एसबीआई वगैरह। तो वो जाके लोन लेती हैं बैंक से, तो सॉरी आरबीआई से। वो जैसे कि हम लोग बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, बैंक किसके पास जाती हैं? आरबीआई के पास। तो बैंक रेट, रेपो रेट भी वही होता है। तो फिर अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि रेपो में शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, और इसमें कोलेट्रल भी रखा जाता है, कुछ गिरवी रखा जाता है। कोलेट्रल का मतलब इकोनॉमी में गिरवी होता है, बैंक रेट में कुछ गिरवी नहीं रखा जाता। इसलिए बैंक रेट में थोड़ा सा आरबीआई के लिए ज़्यादा रिस्क होता है और रेपो रेट में कम होता है। इसलिए बैंक रेट की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेपो, क्योंकि बैंक रेट में पैसा चला गया तो फिर चला गया, उसको रिकवर करना मुश्किल है, तो ये ज़्यादा होता है नॉर्मल केसेस में बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेपो का उल्टा, मतलब आरबीआई बैंक के पास लोन लेने जा रहा है, बिल्कुल गलत। गलत इसलिए है क्योंकि टेक्निकली खुद ही सोचो, हम बैंक के पास लोन लेने जा रहे हैं एसबीआई वगैरह, एसबीआई हमसे लोन लेने आएगा तो हम क्या सोचेंगे एसबीआई के बारे में? ये क्या हो रहा है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, हम इनसे लोन लेने जाते हैं, आज हम ही से लेने आ रहे हैं, मतलब इनकी हालत तो खस्ता है। तो ये मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि जो जिससे जो लोन लेता है वो खुद उल्टा लोन नहीं लेने लगेगा। इसमें ये होता है रिवर्स रेपो में कि आरबीआई ऑफर देती है बैंक को कि यार तुम, बैंक को सुनो, इधर आओ, लोगों को कितने में पैसे उठा रहे हो तुम, कितने टके में पैसे उठा रहे हो? तो बैंक बोलेंगे भाई 7% या फिर 8-9% टके में उठा रहे हैं। यूजुअली यही रेट चलता है, 8-9% ही। तो वैसे तो सारे सेक्टर में अलग अलग होता है, तो 9% में उठा रहे हैं। तो आरबीआई बोलेगी इधर आओ, 10% में हम तुम्हें देंगे, ठीक है, तो अपना पैसा यहाँ पे पार्क कर दो, हमारे पास रख दो अपने पैसे को। बैंक के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर होता है ये। क्यों? क्योंकि लोगों को देगा, पेपर वर्क करवाएगा, रिस्क होता है ना। एनपीए आपने सुने होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लोन जो लोग नहीं चुकाते हैं, ठीक है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो वो उसमें रिस्क होता है। आरबीआई का पूरा गारंटेड है कि यार ये तो देगा ही आरबीआई भाई, ये तो क्या करते हैं बैंक, लोगों को ना देके आरबीआई के पास पैसा देते हैं, तो रिवर्स रेपो कहलाता है ये। एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी आपका रेपो की तरह होता है, इसमें भी ओवरनाइट लेंडिंग करी जाती है। कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ कुछ ही बैंक कर सकती हैं, ठीक है, कुछ बैंक जो जैसे एनबीएफसी वगैरह होती हैं सब इसमें नहीं कर सकती हैं, यानी कि कुछ ही बैंक होती हैं जो आरबीआई के तहत बिल्कुल ही एकदम भरोसेमंद वाली आप बोल सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल हैं, उसे वही इसमें आके लोन ले सकती हैं एमएसएफ वाले में, ठीक है। तो ये ओवरनाइट लेंडिंग होता है और ये यूजुअली अगर हम बात करें तो बैंक रेट से ये 25 बेसिस पॉइंट अधिक होता है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25% ओवरनाइट लेंडिंग। आउटराइट परचेज क्या होता है कि सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या बाई कर देना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग एंड बाइंग।
रेपो जो होता है ना, इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन। इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज कोलेटरल रखा जाता है कि भाई ये रख लो, हमें पैसा दे दो, जब हम तुम्हें पैसा दे देंगे तो हमें ये लौटा देना सिक्योरिटी, और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपका ब्याज हो जाएगा। इसमें क्या है, सीधे के सीधे खरीदी बेची जा रही हैं कि आएंगे बाद में फिर ले जाएंगे, वो सब कुछ काम नहीं चल रहा, नहीं, आउटराइट परचेज। ध्यान रखना, रेपो और आउटराइट परचेज को दोनों को ही बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कितने तरह के होंगे पूछेगा तो ये 2 तरह के होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस 2 तरह के होते हैं, एक रेपो जहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बाइंग नहीं हो रही है, लेकिन आउटराइट परचेज में डायरेक्ट सेलिंग या फिर बाइंग हो रही है। ठीक, MSA फेयर हो गया है, कुछ और तो छूट नहीं रहा है, ठीक है, तो ये हटा दो, क्लियर। अब ये क्या है, टूल्स हैं RBI का जिसका इस्तेमाल करके वो, जैसे कि नहीं नलका होता है, ये है टंकी, ये नलका लगा हुआ है, ठीक है। अब नलके में तुम टाइट करोगे तो पानी कम आएगा, ढीला कर दोगे तो ज़्यादा आएगा। तो बस यही 2 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट को ही डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, इसी को ही हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और दूसरी तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, ये सख्त मौद्रिक नीति है। तो ये इस्तेमाल कब की जाती है, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, यानी कि जब मनी सप्लाई बढ़ गई है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, जब मनी सप्लाई बढ़ गई है इकोनॉमी में तो उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैसे होता है, इन सब को बढ़ा दिया जाएगा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, सब को बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर दिमाग मत लगाना इसमें कि रेपो बढ़ाना है तो फिर रिवर्स रेपो घटाना पड़ेगा ना, ये ट्रू नहीं है बात। इसीलिए हम तुमको इतनी लंबी चौड़ी बात बताए थे कि बैंक तुमसे, RBI तुमसे बैंकों से बोल रहा है कि हमारे पास पैसा तुम दे दो आके, हम तुम्हें ज़्यादा रेट देंगे। तो रिवर्स रेपो का ज़्यादा करने का मतलब क्या हो गया कि बैंकों को और ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है RBI की तरफ से, यानी वो लोगों को नहीं देंगे, लोग उनके पास आएंगे तो वो रेट बढ़ा देंगे, यानी कि अब लोन लेना आसान नहीं होगा, नहीं लोगों के हाथों में पैसा नहीं पहुँचेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बैंक रेट हाई कर दिया RBI ने, तो बैंक रेट हाई कर दिया RBI ने, मतलब अब बैंकों को RBI से लोन महंगे मिल रहा है। अब बैंकों को अगर लोन महंगे मिल रहा है, बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो बैंक लोगों के लिए उस लोन को महंगा कर देंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो मनी सप्लाई को मैंने कम कर दिया ऐसे। इसका उल्टा होता है डॉविश, डिक्रीज़ कर दीजिए। इसमें क्या करना होगा, आउटराइट परचेज में, इसमें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग करने होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना होगा या बाई करना होगा। तो ध्यान रखना, आउटराइट परचेज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दीजिए, सेल करेंगे, बेच देंगे तो आपके हाथों में पैसा आ जाएगा। मतलब RBI क्या करेगी, आपके हाथ में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रह सकती है या पैसा रह सकता है आपके, मतलब चाहे लोग ले लो या फिर RBI ले लो। तो RBI क्या बोलेगा, ये लो, लोगों से बोलेगा ये लो, पकड़ो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सेल कर देगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे ये लो, पैसा ले लो हमसे, तो लोगों के हाथों में पैसा कम हो गया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने से। गवर्नमेंट ये बोलेगी ना कि लोग, RBI बोलेगी लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो और इसमें हम अच्छा खासा तुमको ब्याज देंगे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ख़त्म बात। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मैंने आपको बता दिया है कि कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है मनी, उसको बोलते हैं। 2 तरह के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो सारे क्वांटिटेटिव टूल्स थे, ये सब, ये जितने भी आप पढ़ रहे थे ये सब आते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स के तहत। क्वांटिटेटिव टूल्स यानी कि मात्रात्मक उपकरण बोलते हैं, मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण। ये क्या है, क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स, इनको बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, इनको बोलते हैं गुणात्मक मौद्रिक नीति। ठीक है, ये इस पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन आएगा इस पे क्या पूछेगा, ये 4 होते हैं, इनमें से चारों ऑप्शन में, फिर 3 ऑप्शन में लिख देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है क्वालिटेटिव, या फिर पूछ देगा इनमें से क्वालिटेटिव कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस ये 4 नाम याद रखने हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट एंड मॉरल सब्वेशन। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है, राशन का मतलब क्या होता है, राशनिंग, घर की राशनिंग करना कि भाई इस महीने इतना पैसा
घूमने में खर्च होगा, इस खाने में खर्च होगा, इतना पैसा सेव करेंगे तो राशनिंग हो गया। तो इसी तरह से ये आरबीआई डिसाइड करती है कि इतना पैसा इस सेक्टर में डालेंगे, इतना पैसा इस सेक्टर में डालेंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं जहाँ पे हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मनी को चेंज कर रहे हैं, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, तो वो कुछ मार्जिनल रिक्वायरमेंट लेके चलता है। मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कुछ गिरवी रखना होता है, कोलेटरल रखना होता है। तो कोलेटरल मान लेते हैं कि आप चीज़ ले रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं 1 लाख का, तो गिरवी रखना पड़ेगा आपको 2 लाख का, क्योंकि हो सकता है उसकी वैल्यू आगे जाके डिक्रीज़ हो जाए। अभी तो 2 लाख है, तो वो थोड़ा सा मार्जिन लेके चलता है। तो अभी वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, बैंक ने बोला कि अब 3 लाख का तुम 3 लाख का तुम गिरवी रखो, अगर 1 लाख का लोन है, नहीं 2 लाख की मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो अब लोग लोन कम ले पाएंगे, तो पैसा कम हो गया। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, डाउन पेमेंट, यानी डाउन पेमेंट कुछ करनी होती है ना। 1 लाख का लोन लेना है तो भाई 10,000 की तो डाउन में पेमेंट करो ही कम से कम। अब बैंक बोले नहीं 20,000 की तो करो ही करो। तो जो थोड़े से वैसे टाइप के हैं 20,000 नहीं दे सकते डाउन पेमेंट, तो वो नहीं लेंगे। तो यानी कि तुरंत इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। मॉरल सिचुएशन का मतलब होता है एक तरह से, इसको हम सेंटियापा भी बोलते हैं। सेंटियापा इन द सेंस की कई बार होता है आरबीआई तो घटा देता है रेट वगैरह, इंक्रीज़ कर देता है रेट वगैरह, लेकिन बैंकें वो काम नहीं करती हैं। तो आरबीआई बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि यार कर लो, देख लो अपने हिसाब से, तो उसको मॉरल सिचुएशन बोलते हैं। ख़त्म बात, ठीक। नैतिक अनुनय इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको बोलते हैं मार्जिन, क्या बोलेंगे, आवश्यकताएं बोलेंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे उपभोक्ता ऋण विनियमन, ठीक है। तो ये हिंदी में हो गया, क्लियर हो गया सभी को। अब हमारा लास्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है मनी एंड बैंकिंग में, एंड दैट इज़ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसके बाद ये भी खत्म। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, और वो ऐसा जो ऐसा काम करते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। अब ये काम क्या होता है? मेनली काम होता है लोन का। लोन का मतलब ये जो छोटे लोन हो गए। अब देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का काम होता है कि छोटे छोटे लोन देना। छोटे लोन मतलब कितने लोन? तो जो 1 लाख रुपए से 1 लाख से कम, हर कंट्री के अलग अलग होता है। हमारे इंडिया की बात करें, सब इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 100% क्वेश्चन आता है इससे, मतलब कोई 1% भी वो नहीं होता है, ठीक है। तो 1 लाख से कम का पैसा उसको माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ लोन नहीं देते हैं और भी कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन मेनली काम इनका लोन देने का होता है, जो खासकर हमारा गरीब तक का होता है, फिर लोअर मिडिल क्लास होता है, तो उसको केटर करता है ये। जिनकी एनुअल इनकम, वो हाउस होल्ड जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम होती है, 3 लाख से कम होती है, वो इस लोन को ले सकते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये एक कोलेटरल फ्री लोन होता है, गिरवी आपको इसमें कुछ नहीं रखना होता है। ये क्यों इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो गरीब तबका है वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, वो भी लोन लेके कुछ उद्यमिता कर सके। इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया है। 1 लाख रुपए से कम का लोन मिलता है, आपकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए पूरे घर की, और इसमें कोलेटरल फ्री, ठीक है। तो इसमें जो गरीब और जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है उसको केटर करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाता है, ठीक। पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या फिर हम फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर हम बोलते हैं मोहम्मद यूनिस को, जो कि अभी बांग्लादेश के इंतरिम सरकार के लीडर भी बन चुके हैं। हरकतें इनकी नोबेल पीस प्राइज़ विनर टाइप की नहीं लग रही हैं, क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ ही मिल चुका है 2006 में, लेकिन हरकतें वैसे इनकी अभी नहीं लग रही हैं, ठीक है। इतना सब वायलेंस हो रहा है, ठीक है। खैर पीस प्राइज़ और डिफरेंट तरह की जो प्राइजेज़ होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, उनमें भी सबके अपने अपने कुछ उल्लू होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के या फिर किसी मीडिया हाउसेस के, जो अपने उल्लू सीधे करते हैं। खैर उसको हम साइड में रखते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2006 में मोहम्मद यूनिस को मिला था, जिनको कि हम फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक सेटअप करी थी सबसे पहले, ठीक है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक सेटअप करी थी, और इन पर चार्जेस भी लगे हुए हैं बांग्लादेश में कि इन्होंने ये जो एक अपनी एक
टेलीकॉम ग्रामीण बैंक करके एक कंपनी बनाई और उसमें ग्रामीण जो बैंक थी उसका जो पैसा है निकाल के इन्होंने बिना वर्कर्स की परमिशन से वहाँ डाला टेलीकॉम ने। तो काफ़ी आई थिंक इफ़ नॉट रॉन्ग $2 मिलियन US का इन पे मुकदमा भी चल रहा था। अब क्या होनी चलाएगा क्या होनी, ठीक है, क्यों ही चलेगा इनके खिलाफ मुकदमा। तो मोहम्मद यूनिस, खैर उनको काम करने तो बांग्लादेशियों को जो करते हैं, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन था इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया। तो पहला भारत में था सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, ये ध्यान रखिएगा, सेवा 1974 में बनता है, ये अहमदाबाद में बनता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेकंड रुकिएगा कि कल पूरा हट गया था यार वो, है ना, तो वो कहो किसी, और कल मेरा दिमाग ख़राब रहा यार, ये समझ लो 1-2 घंटे तक दिमाग ख़राब रहा। मैंने यहाँ तक कि अपना माउस भी तोड़ दिया मतलब गुस्से में। कल 2 घंटे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, एक तो वो पीपीटी सेव नहीं हुई, मतलब पहले तो पीडीएफ सेव नहीं हुई, फिर पीपीटी सेव नहीं हो रही थी, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। फिर फाइनली जब माउस तोड़ा, फिर माउस को बनाया बैठ के खैर, तो ये होते हैं हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं SHG, ये क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह। ये 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है जो एक तरह का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब चल क्यों जाते हैं इतना, क्योंकि इसमें कलेक्टिवली थोड़ा सा सोशल एंगल जुड़ जाता है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने इस बात को समझा कि अगर मान लो इसमें कोई लोन नहीं चुकाएगा तो उसको सोशल प्रेशर रहता है। जैसे SHG 10 से 20 लोगों का ग्रुप है, अब इन्होंने लोन लिया, अब एक बंदा अगर लोन नहीं चुका रहा है तो उससे बाकी लोग प्रेशर डालेंगे कि यार लोन जल्दी से चुकाओ ना, तो वो एक प्रेशर रहता है। SHG ध्यान रखिएगा। और पहला SHG मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको बता दिया। कभी अगर पूछ ले जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होता है, JLG होते हैं, ये छोटा सा ग्रुप होता है, 4 से 10 लोगों का ग्रुप होता है ये, ठीक है। अब ये NBFC MFI क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो उससे पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो आप समझ गए, ये NBFC क्या होता है, तो नॉन बैंकिंग जो एक्टिविटीज़ हमारे करते हैं उनको बोलते हैं NBFC। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं अभी आप समझ जाएंगे, बस इसके बाद ही वही हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो डिमांड, या फिर चलो समझा ही देते हैं। बैंक के पास 2 तरह के डिपॉजिट आते हैं। एक तो वो डिपॉजिट आते हैं, अभी हमने देखा वो चुन्नू डिपॉजिट करने आया था बैंक के पास, 2 तरह का हो सकता है। या तो चुन्नू ने ऐसे नॉर्मल डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। या फिर मुन्नू ने उस पैसे को की FD करवा दी, उस पैसे की क्या करवा दी, FD करवा दी, तो उसको टाइम या टर्म डिपॉजिट बोलेंगे। तो FD करवा दी यानी फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, RD करवा दी। और अगर मान लेते हैं उसने अपने सेविंग अकाउंट में ही पैसा डाल दिया, सेविंग अकाउंट में पैसा डाला, मतलब कभी भी तुम ATM से निकाल लो, बैंक से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जो बिजनेस करते हैं वो अपना करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो वो ठीक है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बचत खाता और चालू खाता हिंदी में बोलते हैं। अब FD RD में क्या होता है कि आप ऐसे ही पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते हैं, आपको तोड़वानी पड़ती है FD, और तोड़वाते हैं तो फिर आपको तोड़ा जाता है, मतलब आप पे पेनल्टी लगती है कुछ ना कुछ, ठीक। तो डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, तो ये NBFC डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे NBFC MFI क्या है कि इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो इनको सेटअप किया गया था एक मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, मालेगाम कमेटी जो कि बनी थी आपकी सन 2010-11 में, और इसमें रिकमेंडेशन दिए थे 2011 में, ठीक है। मालेगाम कमेटी 2011 याद रखेंगे, जिसके हिसाब से NBFC MFI को बनाया गया था। अब किसी NBFC को MFI का अगर तमगा चाहिए तो उसके 85% ऑफ जो स्ट्रेस्ड एसेट्स या फिर सिंपल एसेट्स समझ लो, जो एसेट्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस के तौर पे होने चाहिए, मतलब माइक्रो लोन्स होने चाहिए। एसेट का मतलब ये होता है जो बैंक का लोन होता है उसी को तो एसेट बोलते हैं, अभी पढ़ाया था। तो 85% उसके लोन माइक्रो लोन होने चाहिए, और अगर तमगा मिल गया तो उसके बाद आपको 75% ऑफ एसेट्स मेंटेन करके चलने हैं अपने माइक्रो लोन के तौर पे। बस इतना ही पूछेगा आपसे, ठीक है। क्यों सेटअप किए गए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। 1 लाख से कम को बोलते हैं, आपकी 3 लाख से कम पे इनकम होनी चाहिए। और ड्यूरेशन कितना होता है इसमें, ड्यूरेशन यानी कि इनका माइक्रो जो लोन मिलता है इसमें क्या ड्यूरेशन के लिए मिलता है, नॉट मोर देन 36 मंथ, यानी लेस देन 36 मंथ के लिए, 36 मंथ या फिर
3 साल, बात तो एक ही है। तो ये भी डेटा याद रखेंगे आप। इसके अलावा शायद ही सवाल बने, और बनेगा भी तो ये आप मान के चलिए किसी से नहीं बनेगा। वैसे तो लीस्ट चांसेस हैं किससे बाहर बनेगा, लेकिन अगर बनेगा भी तो ठीक। आगे बढ़ें, उल्टा नहीं वो सही है, ठीक है। चलिए, तो अभी आते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट। ये क्या होते हैं? वित्त मौद्रिक समुच्चय। तो अगर आरबीआई को ये देखना होता है कि कितना पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, कितना पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए वो मॉनेटरी एग्रीगेट का यूज़ करता है। ये क्या होता है मॉनेटरी एग्रीगेट? तो आपने नाम सुना होगा M0 मतलब, या फिर M0, M1, M2, M3, इस तरह के आपने नाम सुने होंगे। तो वही होते हैं हमारे मॉनेटरी एग्रीगेट, ठीक। तो हम निकालते हैं इनको, मॉनेटरी एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं। इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आराम से समझ लेना। इसको मैं समझाऊंगा आपको। M0, एक होता है M1, ठीक है, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4, ठीक। M0 क्या होता है? M2 को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ना। तो M0 क्या होता है? M0 होता है, ध्यान समझते रहिए, करेंसी इन सर्कुलेशन, कितनी पैसा सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट्स, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये होता है M0। M1 क्या होता है? M1 वैसे तो होता है, यहाँ करेंसी इन सर्कुलेशन है, वहाँ पे होता है करेंसी विद पब्लिक। अब सर्कुलेशन में करेंसी है, दो तरह की करेंसी हो सकती है जो सर्कुलेशन में, तो पब्लिक के पास और एक जो बैंकों के पास है। M1 में हम क्या लेते हैं? करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जो सेविंग करेंट अकाउंट का पैसा होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इस पूरे की जगह डिमांड डिपॉजिट के को हटा के जो करेंसी विद पब्लिक और अदर डिपॉजिट लिखा है ना विद आरबीआई, इसकी जगह, जिसको मैं गोल गोल से दिखा रहा हूँ, ये इसकी जगह मैं M0 लिख दूंगा। ये M0 से सिमिलर है, सेम नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये वाला कंपोनेंट M0 में मिल जाएगा, ये वाला कंपोनेंट है तो, लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन में बता चुका हूँ, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पब्लिक वाली ली है, तो सीधे सीधे मैं क्या बोल देता हूँ, इसको हटा के M0 लिख लो अपनी सहूलियत के लिए। अगर पिछला वाला याद कर सकते हो तो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको याद रखो, वो एकदम एक्यूरेट है। लेकिन आपको दिक्कत है तो आप M0 प्लस सीधा डिमांड डिपॉजिट याद कर लो, बात खत्म। तो भी आपका सवाल बन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कितना डेप्थ में आपके एसएससी में भी नहीं पूछता, यूपीएससी में तो पूछता है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। और अगर पूछेगा तो एटलीस्ट इतना तो मैंने समझा ही दिया आपको। M2 क्या होता है? M1 उठा लो सीधा सीधा, इसमें कोई वो नहीं है, एक्चुअल में ही उठाया जाता है इसको, M1 को ही उठाया जाता है। और पोस्ट ऑफिस जो हैं उनके पास सेविंग्स कितनी है, पोस्ट ऑफिस हैं उनके पास कितना सेविंग्स में पैसा पड़ा हुआ है। M3 क्या होता है? M3 होता है M1, अगेन यहाँ पे M1 का यूज़ करेंगे, प्लस टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। और M4 क्या होता है? M4 होता है M3 को उठा लीजिए प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। क्लियर इतनी चीज़? अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो अब यहाँ पे एक चीज़, एंड दैट इज़ कि हो सकता है कि वो डिमांड डिपॉजिट ना लिखे, है ना, और वो इन शॉर्ट ऐसा लिख दे, तो इसका मतलब DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट। हो सकता है वो टाइम डिपॉजिट नहीं TD लिखे, हो सकता है वो वहाँ पे POS लिखेगा, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वो TOS लिखेगा मतलब टोटल, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के से TPOs लिखेगा वो, तो ये समझ जाना आपकी क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, एंड दैट इज़ कि किसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिजर्व मनी, रिजर्व या फिर हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी इसको हम बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। यानी कि इसको हम बोल देते हैं रिजर्व मनी, मतलब आरक्षित धन बोल देते हैं, ठीक।
M1 को हम बोलते हैं नैरो यानी संकीर्ण धन, नैरो मनी, और M3 को बोल देते हैं ब्रॉड मनी, और M3 को ही हम बोलते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट। सारे ही मॉनेटरी एग्रीगेट हैं, ध्यान रखिएगा चारों। लेकिन अगर इनमें से सबसे ब्रॉड की बात करें और सिर्फ आपसे पूछ लें इनमें से कौन सा हमारे एक्चुअल मॉनेटरी एग्रीगेट को दिखाता है, तो वो M3 होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो नैरो मनी में सिर्फ M1 नहीं, M1 M2 मतलब ऐसे दे देता है, इनमें से नैरो मनी कौन है, तो M1 प्लस M2 दे देगा, तो M1 प्लस M2 होगा। ब्रॉड मनी में वो सिर्फ M3 ना दे के अगर M3 प्लस M4 दे देगा, तो M3 प्लस M4 ब्रॉड मनी हो जाएगा, सिंपल। लेकिन वैसे हम M1 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, उसका पीछे का भी रीज़न समझ लो। नैरो का मतलब होता है कम, ब्रॉड का मतलब होता है ज़्यादा, तो ब्रॉड का मतलब है ज़्यादा। अब इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंकों में जो सबसे ज़्यादा जो पूरी इकोनॉमी में पैसा पड़ा हुआ है वो बैंकों में एज आ FD और RD पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कंपोनेंट यही निकल के आता है, इसलिए इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं, या फिर हम मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं इसको। ख़त्म, दिक्कत तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। जो मैं बता रहा था ना, रिजर्व और कैपिटल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो है ये, ठीक है। तो यानी कि धीरे धीरे मुझे लग नहीं रहा ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये जो भी हमने यहाँ पे देखे ये क्या दिखा रहे हैं, ये लिक्विडिटी इन इकोनॉमी को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि एक तरह से धन का कितना संचलन हो रहा है, लिक्विडिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कितनी लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, तो लिक्विडिटी तरलता का मतलब होता है, इकोनॉमी में पैसा, इकोनॉमी में पैसा, पैसा मतलब कैश। जैसे अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से RBI वो ऊपर नीचे उठा रहा था रेट को, अपने टूल्स को ऊपर नीचे कर रहा था, क्यों, वो लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करना चाह रहा है, वो धन के संचालन, ये एक तरह से हम इसी को बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी ऑफ मनी बोलते हैं इसी को ही हम, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब है कि कौन कितना जैसे कि M1 ज़्यादा लिक्विड है M3 के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स को तो हम कभी भी बैंक से जाके निकाल सकते हैं, सेविंग वाली डिपॉजिट होती है ना, इतना तो पता है ना सबको कि गए पैसा ATM डाला और ATM से पैसा मिल गया। FD को ऐसा नहीं कि गए तुरंत उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वो सब कुछ करना पड़ता है। अगर बैंक से जाते हो तो नहीं देर से पैसा मिलता है, नहीं देर से वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैश में कन्वर्ट होता है, देर से वो इंस्ट्रूमेंट कैश में कन्वर्ट होता है, मतलब ये कम लिक्विड है। और जो जल्दी लिक्विड है, जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, वो ज़्यादा लिक्विड होगा, और कैश से ज़्यादा तो लिक्विड क्या ही हो सकता है, ठीक है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आपको जाना पड़ेगा सुनार के पास तो आपको वो मिलेगा, ठीक है, पैसा। गोल्ड, अब मुझे बताइए ज़रा, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन ज़्यादा लिक्विड होगा, ठीक है। और एक चीज़ कि ये ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल को हम T बिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो T बिल्स हमारे जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, शॉर्ट टर्म G-Secs होते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये 3 टेनर्स में इशू किए जाते हैं। 3 टेनर्स का मतलब ये है कि 3 मैच्योरिटी पीरियड के। कौन कौन से, एक तो 91, एक 182 डेज और एक होता है 364 डेज। तो एक 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज में इशू किए जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं ऑफ लेस देन अ ईयर। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहीं जाएंगे कि भैया मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ले लो, हमें पैसे दे दो, बोले क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सोना लाए क्या, सोना लाओ तो तुरंत पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सोना जो है ज़्यादा लिक्विड होता है, गोल्ड इज़ मोर लिक्विड एज़ कम्पेयर टू G-Sec, क्योंकि वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट पे। तो ज़रा एक डीप ब्रीथ ले लेंगे और पानी का एक घूंट मार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता, एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो समझ में तो आ ही जाएगा फिर, ठीक है। बस ये मैक्रो इकोनॉमिक का आखिरी कॉन्सेप्ट है, बस वो एक डिमांड और सप्लाई बचेगा और उसके बाद 5 ईयर प्लान ख़त्म लेक्चर। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट जिसको हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, किस आर्टिकल में, जल्दी से बताइए।
तो बजट हमारा किसी भी आर्टिकल में नहीं है ना। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात लिखी हुई है, और किसके नाम पे बजट को रखा जाता है जरा बताइए कमेंट में। तो आर्टिकल 112 मेंशंस अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। और इसमें लिखा हुआ प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इस तरह से पूरा लिखा हुआ, यानी राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है, टेबल किया जाता है उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एक फाइनेंशियल ईयर का। बजट की अगर बात करें, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, देश में सबसे पहला जेंडर सेंसिटिव बजट कौन सा आया था? जेंडर सेंसिटिव बजट का मतलब है जहाँ पे फीमेल्स के लिए अलग से एलोकेशन किया गया था मनी का, ये था 2005-06 का। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पहला जेंडर सेंसिटिव बजट। आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि बजट में जो है, बजट का जो हमें पॉलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ना तो हम समझ चुके हैं, ये हम इकोनॉमिक्स वाला देखेंगे। बजट में का मतलब है कि पैसा कितना आया और कितना गया। कमेंट में मुझे बताइए कौन सा बिल पास करवाना होता है और वो किस आर्टिकल में है, जिसको पास करवाने के बाद ही गवर्नमेंट यानी सरकार पैसा निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से, जो कि आर्टिकल नंबर 266 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 266। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि पब्लिक का पर्स है और उसका गार्जियन हम किसको बोलते हैं ये भी जरा बताएंगे। तो उसमें पब्लिक का पर्स यानी पैसा आता है जाता है ये सब होता है। तो पैसा आता है जाता है दो हेड्स में आता है, एक तो रेवेन्यू हेड यानी कि राजस्व और एक पूंजीगत यानी कैपिटल। अब पैसा आता है या जाता है, दो ही काम हो सकते हैं। आने को बोलते हैं रेसीट यानी कि इनकम, और जाने को बोलते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, कैपिटल रेसीट, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं उससे पहले जब आगे बढ़ें। क्या पूछा था मैंने आपसे, कौन सा बिल पास कराना होता है? एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये गाइड एंड फिलोसोफर किस कमेटी का एक्ट करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू है जिनको भी एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है ILO का। हाँ जी, तो ये चीज़ है। अब तुमसे क्या है, वो क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पे, वो दे देगा कुछ, लोन ले लिया सरकार ने सैलरी दे दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सरकार ने ब्याज भरा है लोन का, वो किस में आएगा वो पूछता है। तो वो समझो किस में जाएगा। तो जो पैसा जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी जाता है, वो रेवेन्यू में आता जाता है। और जो थोड़ा सा आराम से कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है, वो कैपिटल में आता जाता है। ठीक, और रेवेन्यू में जो पैसा आता है, जैसे कि चलो वो भी हम हटा देते हैं वो कॉन्सेप्ट को, अभी कभी कभी और अक्सर वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रेसीट क्या क्या आता है इसमें? टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स का पैसा, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स का पैसा, टैक्स क्या होता है? तो टैक्स दो तरह का होता है सर, टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो टैक्स का अब इसको हम इस पे पॉज करेंगे, हम इसको आगे अभी देखेंगे, इसको कवर करने के बाद टैक्स वगैरह क्या होता है सब डिटेल में। लेकिन टैक्स का पैसा सरकार के पास अक्सर जाता रहता है। ठीक है, अब चलो इनकम टैक्स तो चलो ठीक है कभी कभी जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हमेशा ही जा रहा है। जीएसटी तो हर महीने ही देना पड़ता है, सरकार को भरना होता है, तो जीएसटी की फाइलिंग तो हर महीने करनी होती है, तो हर महीने गवर्नमेंट को जा रहा है, वो। ठीक है, नॉन टैक्स का पैसा क्या होता है? गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसका ब्याज वगैरह जो भरना हो गया, वो आपका इसमें आएगा। अभी देखेंगे, ब्याज आपका इसमें आएगा, ब्याज इसमें आता है। ब्याज जो गवर्नमेंट ने लिया, ठीक है, वो कैपिटल में जाएगा, क्योंकि ब्याज जो है वो ऐसा नहीं कि हमेशा लिया जाता है, अक्सर लिया जाता है, वो कभी कभी लिया जाता है। आपसे भी कोई ब्याज लेने आता होगा, तुम किसी से लोन लेने जाते होगे, क्या रोज़ खड़े हो जाते हो क्या उसके पास? कभी कभी लिया जाता है। तो लोन जो लिया जाता है उसको वो कैपिटल रेसीट में, क्योंकि लिया है तो इसलिए वो लोन रेसीट। लेकिन उसका जो ब्याज भरा जाएगा यानी इंटरेस्ट जो होगा लोन का, वो आप यहाँ से भरोगे। या फिर कुछ मान लेते हैं टोल का पैसा हो गया, ये सब जो पैसा होता है वो टैक्स तो है नहीं,
तो वो एक तरह का टोल जो है वो नॉन टैक्स रेसीट हो जाएगा, हमेशा अक्सर जाता रहता है गवर्नमेंट को। अब खर्चे क्या होते हैं रेवेन्यू में जो आ जाते हैं, सैलरी जो देनी पड़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अक्सर देनी पड़ती है ना, और पेंशन देनी जो पड़ती है अक्सर देनी पड़ती है ना, हर महीने देनी पड़ती है ना, इसलिए। और जो मान लेते हैं कि जो ब्याज ब्याज जो हम देते हैं, इंटरेस्ट जो देते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट जो देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे जो लेते हैं, जो कमाते हैं। लोन हमने जो देते हैं, लोन अगर किसी को देते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। लोन लेना कैपिटल रेसीट, लोन देना कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ब्याज ले रहे हैं तो मतलब लोन दिया होगा ना किसी को, उसी पे तो ब्याज मिल रहा है भाई। रेसीट का मतलब होता है इनकम। गलती से मैंने क्या बोल दिया था कि वो दे रहे हैं, कि भाई रेसीट का मतलब है इनकम, तो ले रहे होंगे। और किस में ब्याज लेंगे, जो लोन दिया होगा उसमें। और लोन ब्याज भरेंगे जिस पे लोन, अगर लोन लिया होगा तो, ठीक है। तो लोन लेना देना कैपिटल में, उसका ब्याज भरना और ब्याज लेना और देना वो रेवेन्यू में होगा, ठीक है। और ग्रांट जो होगी, अनुदान, अनुदान का मतलब होता है जो पैसा खैरात में दे देना। दीवाने खैरात किसने स्टैब्लिश कर, जरा बताओ कमेंट में। हिस्ट्री का कल स्टैटिक जीके करेंगे और उसके एक दिन बाद हिस्ट्री का ही हमारा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्टैब्लिश किया था। मतलब कि आपने पैसा दे दिया और उसमें ना आप ब्याज एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें, ना ही वो पैसा वापस लौट के आने वाला है, आपने ऐसे मुफ्त में दे दिया। तो ग्रांट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को दे दिया कि भाई केरल में भी फ्लड्स आए हैं, तो लो फ्लड्स आए तो उसको झेलने के लिए लो हमारी तरफ से अनुदान ले लो, ठीक है। तो वो आपके इसमें आएगा। लोन वगैरह कैपिटल में आता है। लोन देना किसी को, या फिर लोन चुकता कर देना, जिसको बोलते हैं लोन का रीपेमेंट। लोन एक तो देना होता है और एक है कि लोन जो पहले ले लिए थे उसको रीपे कर देना। वो अभी आप दे रहे हैं, हमेशा हमेशा तो देते नहीं है। ब्याज तो हमेशा हमेशा हर महीने दिया जाता है, लेकिन लोन तो एक ही बार चुकता किया जाता है ना, तो क्योंकि दिया जा रहा है तो एक्सपेंडिचर है वो। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे डेवलपमेंटल नेचर के होते हैं, डेवलपमेंटल नेचर के होते हैं। जैसे कि हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल बना दिए, रोड बना दी, ब्रिजेस बना दिए, तो ये क्या है, इससे टोल वगैरह कलेक्ट होगा, तो ये गवर्नमेंट के लिए एसेट बन रहा है, पूंजी बन रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंटल जो काम होता है, जिसमें जो खर्चा होता है, जैसे नितिन गडकरी रोड बनवा रहे हैं खूब, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बोलते हैं, ठीक। कैपिटल रेसीट में लोन के अलावा और क्या, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट आती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है विनिवेश। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी किसी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसके नाम था, उसने उसको बेच दिया प्राइवेट को, पैसा तो मिल गया, तभी तो आपको वो कैपिटल रेसीट के अंडर लिख रहे हैं कि पैसा तो आ गया, लेकिन आपने अपना एसेट खो दिया। आप नोटिस करिए मैं बार बार यहाँ पे एसेट कर रहा हूँ। जी हाँ, कैपिटल इसमें क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका एसेट खड़ा होता है, तैयार होता है, और लाइबिलिटी कम हो जाती है। या तो एसेट खड़ा होगा या लाइबिलिटी कम होगी। जैसे एसेट खड़ा कर दिया, लोन को रीपेमेंट करके अपनी लाइबिलिटी कम कर ली। यहाँ पे एसेट या तो आपने बेच दिया अपना, या लाइबिलिटी खड़ी कर ली अपने लिए। एसेट बेच दिया ना विनिवेश करके, और लोन लेके लाइबिलिटी खड़ी कर ली ना, उसमें ब्याज भरते रहो आप, उस पर ब्याज भरते रहो आप। समझ में आई ये बात। इसमें एसेट और लोन का कौनो लफड़ा नहीं होता, एसेट और लाइबिलिटी का कोई लफड़ा नहीं होता है रेवेन्यू वाले में। समझ में आ गई बात ये। और अगर नहीं आई तो मैं इससे आसान शब्दों में नहीं समझा सकता हूँ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, तुरंत 2.8 के स्टूडेंट था वो, मैं समझ, तभी मैंने तुरंत देखा 2.6 के हो गए, क्योंकि ये बात जचती नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि जब तुम्हें पता है, तुम यहाँ पे पेपर के लिए पढ़ने आए होगे, जब तुम्हें पता है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो रादर देन उसको पढ़ो उससे भागने की कोशिश क्यों करते हो भाई। भागने से थोड़ी ना हो जाएगा है। कबूतर के आंख बंद करने से ऐसा तो है नहीं बिल्ली उसको खाएगी नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी भी यही लगता है। अभी बिल्कुल आसान चीज़ें हों तो मज़ा है पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, लेकिन बनेगा उसी का जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। खैर, अब टैक्स पे आते हैं। कर दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, और ये इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी कि आपको ही पे, जिस पे लेवी किया जाता है, जो लायबल है उसको पे करने के लिए, उसी को पे करना होगा। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, कैन बी ट्रांसफर्ड। जैसे कि गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, इसका एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे जीएसटी हो गया,
कस्टम्स ड्यूटी हो गया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगता है, एक्साइज ड्यूटी हो गया जो प्रोडक्शन में लगता है चीज़ों के, तो वो मान लो गवर्नमेंट लगा रही है। जैसे कि तम्बाकू वगैरह होता है उसमें तो एक्साइज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, ठीक है, तम्बाकू वगैरह में तो टोबैको और उसके प्रोडक्ट्स पे, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं। तो अब जीएसटी लगा रहा है गवर्नमेंट, मान लो कि जैसे टीचर्स पे लगता है 18%, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं कोई कोर्स आपको अगर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी कोर्स है, ठीक है, अगर वो 1000 रुपये का है तो उसमें 180 रुपये सरकार का होगा वो, ठीक है। तो वो अब मैं चाहूँ तो वो जो 180 रुपये है वो मैं आप पे शिफ्ट कर सकता हूँ और उस कोर्स की कीमत 1180 कर सकता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है 1180 पे 18% लगेगा तो वो 180 नहीं बल्कि बढ़ के आएगा, तो मैं वो जितना भी कंपोनेंट आएगा तो मैं आपको आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफ़र उसी को पे करना होता है। अब जैसे मान लो कि मेरी जो भी सैलरी, अब ये तो मैंने पे कर दिया जो करना था, अब ये पे करने के बाद और जितने मान लो मेरे खर्चे वर्चे वो करने के बाद जो मेरे अकाउंट में बचा, इस पर अब मुझे डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा, जो अभी मैंने कुछ ही दिन अभी पहले ही किया है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। तो अब डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे वो 18% पे करने के बाद, लेकिन ये आपको पे करना पड़ेगा, ये आप अब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो इनकम टैक्स होता है ना, इसको वेल्थ टैक्स बोलते हैं, आपका गिफ्ट टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, जो बिजनेसेस भरते हैं कॉरपोरेट टैक्स हो गया, तो ये सब होते हैं। अब ये जो वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स होते हैं इनको हम पेपर टैक्स के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोई ऑब्वियस मतलब वो एकदम स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि क्यों ही पेपर टैक्स बोलते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में इनको पेपर के थ्रू इसकी फाइलिंग की जाती थी, बस इसलिए। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ इनकम टैक्स भी बढ़ती जाएगी, है ना। प्रोग्रेसिव होता है नेचर में कि आप अभी अगर 5 लाख रुपए कमाते हैं तो कम टैक्स पड़ेगा, ज़्यादा कमाएंगे 10 लाख कमाएंगे तो ऊपर जैसे जाएंगे, ऊपर स्लैब में जाएंगे आप, तो ऊपर में रेट बढ़ता जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, ये प्रोपोर्शनल नेचर का होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल नेचर का होता है। कभी कभी हम रिग्रेसिव भी बोल देते हैं इसको, यानी सब पे सेम ही पड़ता है। चाहे आपकी इनकम आप चाहे महीने में चाहे 10,000 रुपये कमाते हो, चाहे महीने में आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो, पैसा आप पे इनडायरेक्ट टैक्स सेम ही पड़ेगा। आप कोई भी मान लो पिज़्ज़ा खाने गए, ठीक है, कुछ आपने सामान खरीदा, उसमें जीएसटी लगी हुई होगी, वो जीएसटी तुमको भी उतनी ही पे करनी पड़ेगी जैसे जितनी अंबानी अडानी को पे करनी उतनी हम लोग को भी पे करनी होगी, जबकि हमारी और उनकी इनकम में तो कोई ज़मीन आसमान का अंदर है, लेकिन हम सेम ही जीएसटी पे करेंगे। अगर 100 रुपये जीएसटी लग रही तो वो भी 100 और हम भी 100, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। टैक्स में स्लैब बनी हुई होती हैं, जैसे जैसे आपकी बढ़ती इनकम वैसे वैसे आपका वो स्लैब ऊपर में जाएंगे तो इनकम रेट बढ़ेगा, रेट जैसे पहले 5%, फिर 10, then 15, फिर 20, इस तरह से। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स जब आप पे करते हैं तो जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उन पे जो टैक्स पड़ता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। सेस क्या होता है, सेस ये सबको पे नहीं करना होता, ये सबको पे करना है आपको, मतलब सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये सबको पे करना होता है सेस, ये सबको पे नहीं करना होता है सरचार्ज। जिस पे ज़्यादा इनकम उस पर सरचार्ज। सेस जो है ये सबको पे करना होता है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल देगा कि एनवायरमेंटल सेस ले रहे हैं, गवर्नमेंट बोलेगी जैसे पे करोगे इनकम टैक्स, तो जब पे जब आपकी सैलरी वैलरी आएगी तो देखना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सेस ले लेती है गवर्नमेंट की, इस पर्पज़ के लिए हम सेस ले रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर इस तरह से, ठीक है, तो उसको सेस बोलते हैं। एक चीज़ कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें जो मार्जिनल जो टैक्स रेट होता है, मार्जिनल जो टैक्स होता है, मार्जिनल टैक्स रेट होता है, इट इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज टैक्स रेट। काफ़ी लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, समझा देते हैं आपको। मान लो मेरी इनकम है 7 लाख रुपए, ठीक, तो इन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 0 से लेके 5 लाख की इनकम में कोई टैक्स नहीं भरना है, फिर 5 लाख से लेके 7 लाख तक में 5% इंटरेस्ट रेट भरना है, फिर जिनकी 7 लाख से 10 लाख तक इनकम है तो उनको 10% टैक्स भरना है, ठीक है, और जिनकी मान लेते हैं ठीक है इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोग्रेसिव बोलते हैं क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि मेरी इनकम 7 लाख है तो मैं पूरी 7 लाख पे 10% भरूंगा और जिसकी 6 लाख है तो 5% भरेगा, ऐसा नहीं होता है। इनकम में ऐसा होता है कि भाई जो मेरी 5 लाख तक, मान लो मैं 7 लाख कमाता हूँ या फिर 10 लाख कमाता हूँ, 8 लाख कमाता हूँ, तो मेरी 0 से 5 लाख वाली रुपए में बिल्कुल भी टैक्स नहीं पड़ेगा,
चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, 5 लाख तक के रुपए में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जो 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख रुपए है, ये इस पर 5%, ये जो 3 लाख रुपए है इस पर 10%। ठीक, अब मान लो मेरी इनकम 8 लाख हो गई, अभी 7 लाख थी या फिर 6 लाख थी। ठीक है, 6 लाख थी तो 5% भर रहा था मैं। ठीक है, 5% लग रहा था ना, सिंपल सी बात। अब मेरी इनकम 8 लाख हो गई है, इन रेट 10% हो गया, यानी कि मेरी जो इनकम है वो कितने मार्जिन से इंक्रीज करी, 2 लाख मार्जिन से इंक्रीज करी, और टैक्स की रेट 5% से इंक्रीज हो गई। मेरा एवरेज तो 5 था, एवरेज में 5%, लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स पड़ गया उसको बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रेट, तो वो 10% हो गया, तो जो कि मेरे एवरेज से हमेशा ज़्यादा होगा। किस में? डायरेक्ट टैक्स में। समझ में आई बात? तो ठीक नहीं, रट्टा मारो, जिंदाबाद। खत्म माइक्रो इकोनॉमिक। अब माइक्रो इकोनॉमिक का छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई। ये समझ लो डिमांड और सप्लाई क्या होती है। तो डिमांड और सप्लाई समझने के लिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। वैसे क्विज कैसे देना है, कब देना है, इसके बारे में बताओ बेटा। क्विज देने के लिए आपको जो है एक लाल धागा लाना है मार्केट से, उसमें थोड़ा सा कपूर बांध लेना है, कपड़े में पीला कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, और उसको बांध लेना हाथ में। सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पे, और उसके उठने के बाद आपको सिर भेड़ना है पहले तो अपने मोबाइल पे, और उसके बाद जो है परमार, ऐसे जीके क्विज ग्रुप परमार सर्च करना है टेलीग्राम पे, और क्विज अटेम्प्ट कर लेना है। ये पूरा तरीका होता है उसको अटेम्प्ट करने का, है कि नहीं। चलो तो अभी यहाँ पे समझ, पॉवर्टी पढ़ा देना, पढ़ाएंगे आदित्य, तुम चिंता मत करो, जिससे तुम्हारा सबसे ज़्यादा लगा हो उसको पढ़ाएंगे, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। नाइस सेशन फ्रॉम मणिपुर। अच्छा, मणिपुर से पढ़ रहे हैं आप। चलिए तो अभी आते हैं डिमांड और सप्लाई, ये क्या होता है। तो ये जो होता है इसमें हमें कर्व्स पढ़ने होते हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। इसके लिए हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं दो चीज़ों को, कि प्राइस, और यहाँ पे हम रख लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको सर माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम कर्व्स को पढ़ने होते हैं कि लोगों की डिमांड, मतलब कितनी चीज़ को वो डिमांड करेंगे अगर हम चीज़ों के प्राइस कम या ज़्यादा करेंगे तो। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। अब तुम मुझे बताओ, जैसे कि हम टमाटर का इतना अपना एवरग्रीन एग्जांपल लेते हैं कि टमाटर का दाम है 10 रुपये किलो, ठीक है, और ये आप 1 किलो टमाटर खरीदते हो, 2 किलो खरीदते हो, 3 खरीदते हो, 4 खरीदते हो और 5 खरीदते हो। ठीक है, ये मान लेते हैं ये पूरा हमारा टेबल है। एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लिया क्वांटिटी डिमांडेड को, और वाई एक्सिस में प्लॉट कर लिया प्राइस को। तो 10 रुपये अगर प्राइस है ना, तो मैं 5 किलो टमाटर खरीदता हूँ। मेरा अगर मतलब जो टमाटर का दाम है उसको अगर 20 रुपये किलो कर दिया गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा अपनी इनकम को। इनकम बोल रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड को मैं कम कर दूंगा। फिर मैं प्राइस और बढ़ाता हूँ, 30 कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा और कम डिमांड करूँगा क्योंकि यार प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। 40 रुपये हो गया प्राइस, सर मैं 2 किलो ही सिर्फ खरीदूँगा। लो भैया 50 रुपये हो गया, अब तो मैं सिर्फ 1 ही किलो खरीदूँगा। तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ऐसे कर्व बन जाएगा, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशन होता है। इसी वजह से ये एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे। ठीक, दूसरा लेते हैं हम, दूसरा ये लेते हैं हम, इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई कौन करता है, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर, जो उत्पादन करता है, टमाटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं। अभी 10 रुपये किलो है टमाटर का दाम, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, प्राइस है टमाटर की। और क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर इतनी बात। थोड़ा सा स्टोरी टाइप लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा ज़रूरी है समझने के लिए, और बहुत ही ऑब्वियस ही चीज़ लग रही होगी यार वो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमें ही पता है। तुम्हें पता है तभी तो इसी तरीके से बता रहे हैं, है ना। तो अब देखो, अब ये क्वांटिटी सप्लाइड है। अगर मान लो कि
₹10 मार्केट में प्राइस चल रहा है, ₹10 किलो टमाटर का, तो जो यार प्रोड्यूस करने वाला है वो कम से कम प्रोड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि उसको दाम अच्छा नहीं मिलेगा। देखेगा यार दाम तो अच्छा मिल रहा है मार्केट में, और प्रोड्यूस करो और करो और करो और करो, यानी ₹50 जब किलो मिल रहा होगा तो वो सोचेगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। तो यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। लेकिन चीज़ें तो भाई हमारी इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई ₹50 किलो का प्राइस होगा और 5 किलो प्रोडक्शन होगा तो भी प्राइस वहीं पे 50 पे टिका हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो अपने आप धीरे धीरे दाम गिर जाएंगे। यानी कि चीज़ें जो हैं जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच कर जाती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच कर जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हो सकता है ये प्राइस जो है कुछ ₹25 या ₹20 में, ऐसे ₹25 किलो में जाके इक्विलिब्रियम पे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है। व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज शिफ्ट इन दीज कर्व्स। तो मूवमेंट तो बड़ा आसान होता है। मूवमेंट का मतलब ये है कि जब आप प्राइस को बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है, प्राइस में जब आप चेंजेस करते हैं, ठीक है, प्राइस में चेंजेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्राइस बढ़ा दिया। जब मैं प्राइस बढ़ाया, मैंने 10 से 20 कर दिया, 20 से 30 कर दिया, तो क्या होगा, डिमांड नीचे उतरना शुरू हो गई है। जैसे ही आप खुद समझ, सॉरी, डिमांड ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। जैसे प्राइस बढ़ा, जैसे 10 से 20 हुआ, तो ये क्या हुआ, डिमांड जो है ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया। मैंने और प्राइस किया तो डिमांड और ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये क्या है, डिमांड ऊपर की तरफ मूव करता है जब प्राइस बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड जो है क्या होता है, डिमांड और ज़्यादा होती है। जब प्राइस घटेगा तो डिमांड भी, इसको बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट तब होता है जब आप प्राइस में चेंजेस करते हो। शिफ्ट तब होता है जब प्राइस के अलावा किसी फैक्टर पे चेंज करते हो, प्राइस के अलावा। यहाँ पे अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई तभी ट्रू है जब लोगों की इनकम कांस्टेंट में रखूँगा, लोगों की इनकम कांस्टेंट रखूँगा। अब मैं सोचो कि मैंने इनकम कांस्टेंट नहीं रखा है, मैंने डबल कर दिया है दाम को, और किसी बंदे की इनकम भी डबल हो गई है, तो भले प्राइस तो मैंने बढ़ा दिया, टमाटर का बढ़ गया इकोनॉमी में, लेकिन उसकी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी इनकम भी उतने प्रपोर्शन में बढ़ गई होगी। इसलिए हो सकता है वो ज़्यादा डिमांड करने लगे टमाटर, तो वहाँ पे आपको इनकम को कांस्टेंट रखना होता है। तो प्राइस के अलावा अगर आप कोई फैक्टर चेंज करते हो, उसकी वजह से अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन कर्व। डिमांड डिक्रीज या फिर डिमांड इंक्रीज होती है, इसको शिफ्ट बोलते हैं। डिमांड जब डिक्रीज होती है तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैसा होता है, जब डिमांड डिक्रीज होती है लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो यही शिफ्ट राइटवर्ड या फिर आउटवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दो कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट एक अवेलेबल है, तो मान लो कि उसका प्राइस बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटिव गुड का मतलब ये है, मान लेते हैं कि ये केचप है एक कंपनी ए का, ठीक है, और ये केचप है कंपनी बी का। अब अगर मान लेते हैं कंपनी ए ने अपने केचप के प्राइस बढ़ा दिए, तो इसका अगर हम डिमांड देखेंगे तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जबकि इसने प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। फिर भी क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूट वाला था उसने अपने प्राइस बढ़ा दिए। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर ये अपने प्राइस घटा देगा तो इसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, जबकि इसने कुछ तो किया नहीं है। फिर भी एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एंड चार्जर। मोबाइल की सेल बहुत बढ़ रही है सर, डिमांड बढ़ गई चार्जर की, जबकि चार्जर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि मोबाइल की सेल बढ़ रही ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसलिए, तो राइटवर्ड शिफ्ट होने लगेगा उसमें। चीज़ समझ में आती है, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के प्रकार, और कोई रोएगा नहीं भाई, ठीक है। फिर से टाटर।
ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब बटर में लगाने के लिए लोग ब्रेड ही नहीं खरीद रहे हैं, तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी, है ना। कार एंड पेट्रोल, बिल्कुल सही प्रियंका ने एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल लड़कों से एक्सपेक्टेड था, लेकिन लड़के तो भोंदू टाइप के हो चुके हैं आजकल, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल आ ही नहीं रहे तुम लोगों की तरफ से, एग्जाम्पल दिया करो भाई, हैं। गिफन गुड्स और वेबलन गुड्स का केस भी चलो बता ही देते हैं, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए उससे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, गिफन और वेबलन गुड्स ले लेते हैं। ये वैसे गुड्स होते हैं जिनके प्राइस बढ़ाने पे भी कोई अंतर पड़ता नहीं, यहाँ तक कि डिमांड इंक्रीज़ ही होती चली जाती है, ठीक है। यानी प्राइस बढ़ाने पे भी डिमांड कम नहीं हो रही है, गिफन एंड वेबलन गुड्स। जैसे कि एप्पल का फ़ोन, मैकबुक, जो वो ल्यू विटॉन का बैग हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब स्टेटस सिंबल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल को डिनोट करते हैं। तो वो जितना महंगा हम रखेंगे, अब लुई विटॉन का भी वो हुआ था, पूरा एक सर्वे वगैरह कंडक्ट किया गया था, सर्वे जब भी इसको बोलते हो, तो पाया गया कि एग्जैक्ट तो मुझे फिगर्स याद नहीं है, लेकिन आप ये मान लो रफली कि अगर जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 5,000 रुपये में एक अगर बैग बना रहे हैं ल्यू विटॉन वाले, या फिर और भी जो ये कौन सा है वो कंपनी, अरे जो भी हो, ठीक है, तो ये लुई विटॉन जैसे, तो गुच्ची हो गया, हाँ, तो ये सब मान लो 5,000 का इनका प्रोडक्शन आ रहा है, लेबर सब मिला के सबको, जबकि लेबर को बड़ी गंदी कंडीशन में काम करवा रहे हैं, 4,000 5,000, बेचते कितने में है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 5,000 का बैग 1 लाख में बेच पा रहे हैं। क्यों बेच पा रहे हैं? बिकॉज दे आर वेबलन गुड्स। डिमांड जितना प्राइस बढ़ाएंगे उतना ही वो लगेगा लोगों को, हो देखो हमारे पास 1 लाख का बैग है, हमारे पास 1 लाख का मोबाइल है, चाहे उससे वैल्यू एडिशन क्यों ना हो रहा, कितना ही लाइफ में क्यों ना हो। इसी वजह से मैं आईफोन ले सकता हूँ, लेकिन मैं आईफोन नहीं रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस भी किया कि आईफोन क्यों नहीं ले लेते। मैंने कहा क्यों ले लें, बताओ रीज़न दो, पहले मुझे रीज़न दो क्यों ले लूँ, क्या ऐसा वैल्यू एडिशन हो जाएगा सिग्निफिकेंट कि मैंने प्राइस इतना दिया, ठीक है, जो मेरे पास मान लेते 15-20 हज़ार का जो मोबाइल है, अगर मैं 1 लाख खर्च कर दूंगा तो इससे क्या वैल्यूडेशन हो जाएगा, बताओ रीज़न दो, अगर लगेगा मुझे तो ले लूँगा, लेकिन रीज़न होता नहीं वो, क्योंकि स्टेटस सिंबल होता है वो, है ना। अब जैसे मैकबुक मैंने इसलिए लिया है मेरे पास अभी काफ़ी टाइम बाद, इसलिए क्योंकि वो पुराना लैपटॉप में आप देखते हो कि जब मैं लिखता था तो उसमें ग्लिच आने लगता था, मैं लिखता था और थोड़ी देर बाद लिखता था वो, है ना। तो वो क्योंकि अब धीरे धीरे वो डिप्रिशिएट हो चुका था, उसकी वैल्यू गिर चुकी थी, ठीक है। तो वो काफ़ी आई थिंक 4 साल पुराना लैपटॉप 3-4 साल पुराना लैपटॉप हो चुका था। तो मैंने सोचा कि भाई काम ही यही है अपना, तो फिर ढंग से ही कोई एक ऐसा परमानेंट, फिर किसी ने बताया कि इससे ले लो, सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग है, बार बार ये चेंज नहीं करना पड़ेगा लैपटॉप। तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लॉजिक सही लगा, लेकिन सब लोग लॉजिक पे ऑपरेट नहीं करते हैं, तो वही काम यहाँ पे वेबलन गुड्स का हो जाता है। गिफन गुड्स क्या होते हैं, ये जो हमारे गुड्स ऑफ नेसेसिटी होते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह, तो वो हम खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है, उनको हम अवॉइड नहीं करेंगे। तो वो चीज़ों के भी जब दाम बढ़ते हैं तो उसमें भी उतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, वो डिमांड और कर्व जो है फेल हो जाते हैं यहाँ पे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो यहाँ पे आपके प्राइमरली 5 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगारियाँ होती हैं। स्ट्रक्चरल यानी कि इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, और इसको बोलते हैं पढ़ी लिखी बेरोजगारी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब देयर इज़ अ स्किल गैप। स्किल गैप का मतलब ये है कि जो स्किल की डिमांड हो रही है, मार्केट कर रही है, वो स्किल आपके पास है ही नहीं, इसलिए आप बेरोजगार हैं। वो चाहती है आप कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानते हो, आप एआई के बारे में जानते हो, लेकिन आपको वो नहीं पता है, तो इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं। फ्रिक्शनल ये है कि इसको हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या फिर सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। अपने आप से आप बेरोज़गार हैं, अपने आप से मतलब कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट, आप चाहें तो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं आप, लेकिन ले नहीं रहे हैं, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए हो सकता है, या फिर आप जॉब स्विच कर रहे हैं, जैसे आप एक जॉब में हैं अभी, ठीक है। जैसे मान लो आपकी सीजीएल 2023 के आप में से काफ़ी लोग हैं, मुझे पता है, जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल 23 के थ्रू ले रखे हैं, जॉब ले रखे हैं। तो वो लोग ने क्या किया, एग्ज़ाम निकाल लिया, अब उनका हो गया, मान लो अच्छी पोस्ट मिल गई, तो वो जब स्विच करेंगे जॉब से, एक जॉब में दूसरी जॉब में जाएंगे, तो बीच का टाइम जो अनएम्प्लॉयड है तो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होंगे वो। या फिर आपने एक जॉब से रिज़ाइन दे दिया, टेम्प्रेरी लीव ले ली, सो दैट अब आप एसएससी लगने के बाद आप
चाहते हैं आप यूपीएससी दें तो टेम्प्रेरी लीव ले ली, तो उस टाइम पे जब आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वॉलंटरी या फिर सर्च, मतलब आप समझ गए। और जो टर्म्स जो कीवर्ड्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पूछेगी अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया तो उसकी वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो स्ट्रक्चरल होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल हो गया डेवलपमेंट और आपने वो सीखा नहीं। डिसगाइज्ड को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ये हमें इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से देखने को मिलती है कि भाई खेत में लगे हुए हैं 10 लोग, लेकिन 10 लोगों का काम है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। वो बाद में पता चलता है कि भाई 10 में से अगर 4 चले गए, ठीक है, मान लो 4 चले गए, 6 लगे हुए हैं और उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं जितना पहले 10 करते थे, मतलब उनकी जो चारों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो ज़ीरो हो सकता है। उनमें से 1-2 को और निकाल दो तो वो भी उतना ही प्रोडक्शन करके दे दें। तो ये होता है डिस्गाइज्ड, जो है तो लेकिन दिख नहीं रहा। अनएम्प्लॉयड हैं तो लोग, लेकिन दिख नहीं रहा कि अनएम्प्लॉयड हैं, लगे हुए हैं खुरपी लेके फावड़ा लेके, लेकिन एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड हैं वो। डिस्गाइज्ड प्रच्छन्न, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वर्कर्स की ज़ीरो होती है इसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर में। साइक्लिकल में आपको जब रेसेशन वगैरह आता है इकोनॉमी में, जब डाउनटर्न आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे कोविड के टाइम पे हुआ कि अक्रॉस दी वर्ल्ड सबकी जॉब चली जाती है, फिर सब लोग की जॉब आ जाती है, फिर ऐसा ही कुछ 5-6 सालों में या फिर 7-8 सालों में एक इकोनॉमिकल डाउनटर्न आता है पूरे इकोनॉमिकल वर्ल्ड में, और उससे क्या होता है कि सबकी जॉब चली जाती हैं। तो साइकिल एक होती है, उसको बोलते हैं साइक्लिकल। इसी का ही सब टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी इंडिया के हमें रूरल यानी कि खासकर एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है कि एक सीज़न में तो एम्प्लॉयमेंट है कि भाई अभी जैसे कि मानसून का है तो बुआई का समय चल रहा है, कर रहे हैं, लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो सीजनल है ये थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी हमें एग्रीकल्चर और हमें इंडिया के रूरल सेक्टर में देखने को मिलता है ये। और एजुकेटेड की अगर बात करें तो ये इंडिया के अर्बन सेक्टर, मतलब अर्बनाइज्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे देखने को मिलता है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, डिग्रियाँ तो हैं, लोगों के पास डिग्री है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। डिग्री होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट कर्व्स भी लगे हाथ, हम पढ़ लेते हैं, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? गइयाँ उखाड़ेंगे, हाँ। अच्छा ये बताइए कि ग्रेट रिसेशन कब आया था? ग्रेट जो रिसेशन है वो कब आया था, कौन से साल में आया था वो, जल्दी से बताइए। तो वो 2000, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कभी कभी इस तरह से पूछता है कि किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था, तो अभी हम 5 ईयर प्लान करेंगे तो देखेंगे उसमें 2007 और 9 के बीच में आया था, नहीं 2008 के टाइम पे। डिफरेंट कर्व्स हम पढ़ते हैं। लैफर्ड्स कर्व क्या होता है, ये एक सेकेंड, ये एक ऐसा कर्व है जो हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट अगर अपने टैक्स रेट बढ़ाएंगी। और एक चीज़ मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी में टैक्स बताया था ना कि टैक्स फिस्कल पॉलिसी है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना है तो टैक्स को आप क्या कर दो, टैक्स को आप बढ़ा दो, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना है तो। और अगर एमएसपी जो होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चलो भी मैं आगे बता दूंगा, न्यूनतम समर्थक मूल्य, वो भी एक फिस्कल पॉलिसी टूल होता है, खैर छोड़ो। तो टैक्स जो होता है, टैक्स की रेट आप बढ़ाओगे, टैक्स की रेट बढ़ाओगे तो आपका जो कलेक्शन है ना वो भी बढ़ेगा। टैक्स रेट आप बढ़ा रहे हो, कलेक्शन बढ़ रहा है, यानी कि पैसा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब ज़्यादा टैक्स बढ़ा दोगे तो लोग बेवकूफ़ नहीं है कि भाई सारा पैसा आपको ही अगर देना है गवर्नमेंट को ही कमा के, तो कमा ही क्यों रहे वो, या फिर वो पैरेलल इकोनॉमी में ऑपरेट करेंगे जिसको हम ब्लैक इकोनॉमी बोलते हैं, तो वो आपका कलेक्शन घटने लगेगा। ये बेल शेप कर्व बनता है, बेल शेप कर्व बनता है। ये किसके बारे में हमें बताता है, टैक्स रेट और उसके कलेक्शन के बारे में, ठीक है, टैक्स रेट और कलेक्शन। लॉरेंस कर्व की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम इनइक्वालिटी कर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी कर्व होता है और ये कुछ कर्व इस तरह का बनता है, ठीक है। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी कहलाती है, जितना आप नीचे होंगे इससे उतना ही वो कंट्री इनइक्वालिटी वहाँ पे होगी। इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम गिनी कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं, गिनी कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं। गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। फिलिप्स कर्व क्या होता है, तो फिलिप्स कर्व क्या होता है, फिलिप्स जी ये बोलते हैं कि जब इन्फ्लेशन होगा, जब मुद्रास्फीति होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तुम लोग सो रहे हो क्या, एक चीज़ बताना मुझे, ठीक है, अभी बताते हैं क्यों मैंने बोला ये, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा,
मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी कम होगी, ऐसा फिलिप्स जी ने बोला था। नहीं कि इनमें इन्वर्स रिलेशन बनेगा, कुछ इस तरह का कर्व, मतलब इस तरह का कर्व बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वर्स कर्व रिलेशन होता है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन में फेल हो जाती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जहाँ पे इकोनॉमी स्टैग मतलब स्टैगनेंट पड़ी हुई है, स्टैगनेंट पड़ी हुई है, फ्लेशन उसमें इन्फ्लेशन भी दबा के हो रखा है। बहुत बड़ी गंदी सिचुएशन होती है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी स्टैगनेंट पड़ी हुई है और उसमें इन्फ्लेशन भी बड़े जोर का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक लिक्विडिटी ट्रैप करके सिचुएशन होती है, वो भी हम आगे देखेंगे, वो अलग होती है। ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है, जहाँ पे इन्फ्लेशन भी दबा के होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी दबा के होता है। फिलिप्स कर्व फेल कर जाता है स्टैगफ्लेशन में। तुमसे इसलिए बोला सो रहे हो क्या, क्योंकि तुम में से किसी ने ये नहीं बताया कि सर आपने यहाँ पे डेफिसिट्स नहीं पढ़ाए हैं। अब मुझे याद आया तो वो मैं यहाँ पे चलो मैं तो चलो ठीक है, अब में से इतने लोग हो हैं, 2500 से भी ज़्यादा लोग हो, किसी को ये बात समझ नहीं आई कि मैंने इन्फ्लेशन यहाँ पे मिस किया? क्यों? हो सकता है कि 2 लोगों ने बताया भी हो। तो अब यहाँ पे हम डेफिसिट पढ़ लेते हैं, घाटे क्या होते हैं। तो वो चीज़ हम समझ चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम डेफिसिट्स को समझेंगे और वो एक कर्व हमारा बचा हुआ है, लेकिन पहले हम डेफिसिट समझेंगे। डेफिसिट क्या होते हैं? डेफिसिट मतलब घाटा, जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से कम हो उसको घाटा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हम बजटरी ये सब पढ़ रहे हैं, बजटरी डेफिसिट, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा होता है बजटरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट क्या होता है? तो बजटरी डेफिसिट का मतलब ये होता है जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डेफिसिट है मतलब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं सर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो इनको आप जोड़ देंगे, माइनस कर दीजिए आपका जो कैपिटल रेसीट है और रेवेन्यू रेसीट है, ठीक है। इनको आप जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका बजटरी डेफिसिट, ठीक। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि ये कभी डेफिसिट में नज़र ही नहीं आता है, ये हमेशा ज़ीरो आता है गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि जितने का डेफिसिट होता है गवर्नमेंट को घाटा होता है, वो उतने का लोन ले लेती है, उतने का लोन ले लेती है। तो अगर तो एक अलग से डेफिसिट निकाला गया जिसको हमने बोला फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर ही तो है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का मतलब है आप बोरोइंग्स को हटा दीजिए यहाँ से, या तो लिख दीजिए टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या फिर माइनस बोरोइंग करके ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने के सर अलग अलग तरीके हैं। बोरोइंग का मतलब क्या है? बोरोइंग का मतलब है जो कैपिटल रेसीट तुम लिख रहे हो, इसमें तुमने लोन लिए हो और वो तुम्हारा एक्चुअल में बोरोइंग है। वो एक्चुअल में तो रेसीट में दिख रहा है, लेकिन उसको हटा दो। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, यानी वो कैपिटल रेसीट जो आपका डेप्ट नहीं बना रही है। कैपिटल रेसीट 2 तरह की होती है, हमने देखा था। तो लोन ले लिया आपने और एक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट में तो आपको ब्याज नहीं चुकाना है, ना लोन वो पैसा चुकाना है, लेकिन लोन वाला तो चुकाना है ना। तो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। तो वो होता है राजकोषीय घाटा। पूछता है आपसे कि कौन बोरोइंग्स को दिखाता है, तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है राजकोषीय घाटा, ये बोरोइंग, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को दिखाता है। गवर्नमेंट ने कितनी खरीदारी की वो देख लीजिए, जितना नेगेटिव में आ रहा है वही, मतलब जितना भी डेफिसिट आ रहा है वही गवर्नमेंट की बोरोइंग है, ठीक है। अब एक होता है, देखो एक तो होता है सर रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है, वो तो सबसे बेसिक है, ठीक है। चलो इसको मैं रेवेन्यू को लास्ट में लिख दूंगा। अभी समझो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जहाँ पे आप फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा में इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दें। क्योंकि कुछ जैसे अभी सरकार है तो बोलेगी यार कांग्रेस सरकार ने पैसा लिया था उसका हम ब्याज भर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए, वो हमारा घाटे में मत दिखाइए उसको, ठीक है। क्योंकि वो उसके द्वारा लिया गया लोन आज भी हम भर रहे हैं उससे ब्याज, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट घटा देने में प्राइमरी प्राथमिक घाटा मिलता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है जहाँ पे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को,
यानी राजस्व घाटे को रेवेन्यू रेसीट यानी कि राजस्व पूंजी से घटा देते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपली तो सबसे बेसिक है, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं इस कर्व पे जो कि लास्ट है एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू कर्व। पहली बात तो ये जो कर्व है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है ये हाइपरबोला बनता है। हाइपरबोला मतलब अभी समझाते हैं। एवरेज फिक्स्ड कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसको मैं एफसी से लिख रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला होता है इसका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देखो तुम मुझे बताओ, अगर मैंने कहीं ज़मीन ली, ठीक है, मैं सब कुछ ये सब ज़मीन ली, उस पर रेंट वेंट भर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर 10 समोसे बना रहा हूँ, ठीक है, और एक फिर मैं 10 की जगह मान लो 1 समोसा बना रहा हूँ मैंने, या फिर मैंने तुम्ही से बोल दिया कि यार 1 समोसा बना के लाओ, वहीं पे मैंने बोल दिया 10 समोसे बना के लाओ, या फिर मैंने बोल दिया 100 समोसे के बना के लाओ, तो उस एक समोसे की कॉस्ट ज़्यादा होगी जो आपने एक पहली बार बनाया था, या फिर जो 100 आपने बनाए उसमें 100 में से एक की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। ऐसे समझो कि मान लो कि ये कोई फैक्ट्री है, इसमें समोसा बन रहा है, या मतलब फैक्ट्री क्या मतलब कोई एक दुकान है उसमें समोसा बन रहा है, दुकान का रेंट पड़ता है 10,000 रुपये, समझिए 10,000 रुपये रेंट पड़ता है महीने का, यानी उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। वो फिक्स्ड है सर, 10,000 पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे तुम 1 समोसा बनाओ उस दुकान में, चाहे 1000 समोसे बनाओ, उससे नहीं है। 10,000 तुम्हें रेंट भरना है तो भरना है। अब मैं 10 समोसे बना रहा हूँ तो 1 समोसे की ठीक है 10 समोसे बना रहा हूँ तो ठीक है, या फिर 10 तो काफ़ी कम हो गया, 1000 समोसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब 1000 समोसे बना रहा हूँ मतलब 1 समोसे की कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपये। दूसरा केस ले लेता हूँ, सर फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, तभी वो नाम में ही है फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं 2000 समोसे बना रहा हूँ सर, कॉस्ट 1 समोसे की 5 रुपये। अब मैं 5000 समोसे बना रहा हूँ, कॉस्ट 1 समोसे की 2 रुपये हो जाएगी। अब मैं सर 10,000 समोसे बना रहा हूँ, कॉस्ट 1 रुपये हो जाएगी। कभी गलती से ये मत बोल देना कि सर और बढ़ाओ, जीरो कर दो इसको जीरो नहीं होगी कभी भी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो कब होगी, जब ये न्यूमरेटर ज़ीरो होगा। इतनी बेसिक मैथ तो आती होगी। और ये तो 10,000 है ना, ये तो ज़ीरो है ही, हो ही नहीं सकता कभी, तो ये ज़ीरो कभी हो नहीं सकती। इसीलिए जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है हाइपरबोला, जो लगता तो टच हो रहा है लेकिन होता नहीं। जैसे हॉराइजन, जैसे हमें लगता है आकाश टच हो तो रहा है, ज़मीन से हो रहा है, बस हम और आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है बस हो रहा है, लेकिन होता नहीं है वो। तो ये होता है हाइपरबोला कर्व। समझ में आई बात? थोड़े ऊंचे लेवल की थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है। जो डिफरेंट तरह की बाज़ारें होती हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सर जी एक मुझे चाहिए सुप्रियो। क्यों? ममता दीदी खिलाना है सुप्रियो है बंगाल में? बंगाल मतलब क्या चल रहा है यार, तुम लोग कैसे टॉलरेट कर रहे हो हैं क्यों? ये मोटू पतलू बता सकते हैं। अच्छा मोटू पतलू लग रहा है समोसा है, समोसा देखते हैं ना जी। परमार समोसे वाले विद स्पेशल जीके कंटेंट स्टफिंग क्यों भाई? बंगाल से यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ना, काफ़ी लोग हैं बंगाल से। जीके कर दो सर फ्री मिलेगा। प्लास्टिक मनी, अभी सारी मनी करवाएंगे, चिंता मत करो, प्लास्टिक और पेपर सब। हाँ यार पता नहीं क्या ही चल रहा है। एंजल टैक्स गोपी मोरामपुरी पूछ रहे हैं। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स वो टैक्स होता है, मैंने इस पर रील भी बनाई थी कि एंजल टैक्स वो टैक्स होता है। और एक आपको रील आज देखने को मिलेगी लेक्चर ख़त्म होते ही, यूपीएससी का जो लेटरल एंट्री है जिसको गवर्नमेंट ने कल कैंसिल कर दिया। तो एंजल टैक्स वो होता है जो स्टार्टअप्स को टैक्स दिया जाता है, ठीक है। वो अभी लगता था पहले, और उसको ख़त्म कर दिया गया 2024-25 के बजट में। जब ये बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। ये टैक्स दिया जाता है बाई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स टू दी स्टार्टअप्स, ठीक है। अभी आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। तो हमारी क्या होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट? तो उससे पहले समझने के लिए बार्टर सिस्टम क्या होता है। 11:30 बज गए ना, कोई नहीं, ख़त्म करते हैं अभी, बस आधे घंटे में समेटते हैं। बार्टर सिस्टम ये होता है कि
और बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे कोई करेंसी काम नहीं करती है, तुम्हारा सामान हमारे काम में, हमारा सामान तुम्हारे काम में। मतलब जैसे तुम्हारे पास मान लेते हैं कि वीट है, ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं राइस है, ठीक है, तुम्हें मान लेते हैं कि वीट चाहिए, ठीक है, और तुम्हें राइस चाहिए और मुझे वीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें एक नेगेटिव्स होते हैं, इसमें नेगेटिव्स ये हैं इसमें, ठीक है, नेगेटिव्स इसमें ये हैं कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है ये कि जो आपके पास है, 5 मिनट का ब्रेक दे दो भाई, 5 मिनट का ब्रेक वेक नहीं है अभी, ठीक है, क्यों ब्रेक चाहिए? इलास्टिक कर सब देखेंगे, चिंता मत करो भाई। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि अगर मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम मेरे किस काम के, या फिर जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो मैं तुम्हारे किस काम का? तो पता नहीं हंसी क्यों आ रही है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव्स, ठीक है। और एक और नेगेटिव क्या है कि यहाँ पे वेल्थ को कैरी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वेल्थ कैन नॉट बी कैरीड, कैन नॉट बी कैरीड। अब जैसे मान लो मेरे पास गेहूँ है, मेरे पास बहुत गेहूँ है, फिर मेरे पास बहुत सारे चावल हैं, तो मैं चावल एक ठीक है पेरिशेबल आइटम है, वो कुछ टाइम में सड़ जाएगा, गेहूँ सड़ जाएगा, उसको ऐसा नहीं कि मैं अपने आने वाले खानदानी पुश्तों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वेल्थ कैन नॉट बी कैरीड अवे, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यहाँ पे चाहिए होता, नहीं तो एक सिस्टम काम नहीं करता है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हम पढ़ते हैं, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी भी देखेंगे। तो मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, ये बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब सॉरी इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे एकाधिकार, इसको बोलेंगे अल्पाधिकार, इसको बोलेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, और इसको बोलेंगे एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। मोनोपोली में एक बायर होता है एंड मल्टीपल सेलर्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेलर्स होते हैं इसमें, एक बायर और मल्टीपल सेलर्स होते हैं इसमें। इसमें एक एंट्री बैरियर होता है, ठीक है, इसमें एक एंट्री बैरियर होता है, हर कोई नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में रेलवे हो गया, ठीक है, तो रेलवे में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है, तो वो एंट्री बैरियर है, हर कोई नहीं आ सकता है, एक बायर है और बहुत सारे खरीदार हैं, एंट्री बैरियर होता है, और यही प्राइस डिसाइडर होता है। कुछ अगर मान लेते हैं कि ये प्राइस में बढ़ोतरी भी कर देगा तो भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उसी के पास ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एकमात्र सेलर है। सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया है एक बायर कब से होने लगा सोचो ये ऐसा होने लगा कि एक खरीदने वाला और बहुत सारे बेचने वाले भाई वो तो राजा बन जाएगा, हैं, वो तो राजा बन जाएगा, उसको तो भाई जो बेचने वाले हैं तो भाई के लिए कुर्सी लेके आओ जल्दी से भाई को पानी पिलाओ। एक सेलर और मल्टीपल बायर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हैं और बायर्स हमेशा मल्टीपल ही रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल बायर्स, बहुत सारे बायर्स हैं। यहाँ पे एंट्री बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ एक पूरा प्योर एंट्री बैरियर नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टी है एंटर करने में, ये तो है। मोनोपोली जितना नहीं है, लेकिन हाँ इसमें सिर्फ फ्यू सेलर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप का मार्केट हो गया, ठीक है, या फिर टेलीकॉम हो गया हमारा, टेलीकॉम जैसे कि एयरटेल और ये सब है ना, जियो वगैरह। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है मोनोपोली बिठाने के लिए, मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए जो कंपटीशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिमिलर बट नॉट सेम प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यही अंतर है कि यहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, मतलब एक जैसे बिल्कुल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको होमोजेनस प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और मोनोपोलिस्टिक में क्या है, मोनोपोली स्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है कि सिमिलर तरह के गुड्स को सेल किया जा रहा है मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टूथपेस्ट का मार्केट है, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स हैं,
ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी मैनी सेलर्स होंगे, यहाँ पे मैनी सेलर्स होंगे और मैनी बायर्स होंगे। परफेक्ट कंपटीशन में भी वही काम करता है, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा सेलर्स होंगे परफेक्ट कंपटीशन में। तो टूथपेस्ट मार्केट में क्या है कि भाई अगर मतलब सब तो टूथपेस्ट ही बेच रहे हैं, लेकिन कोई बोलेगा कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में नीम की पत्ती डाल रखी है, किसी ने बोलेगा कोयला डाल रखा है, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें बोलते हैं, चीज़ें सेम सिमिलर ही लेकिन सेम नहीं है। तो टूथपेस्ट वगैरह हो गया, तो ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, मोनोपोली में एक सेलर, मल्टीपल बायर, एंट्री बैरियर, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, तो जैसे मान लो ये वाली उंगली को खींचा गया, ठीक है, तो मान लो कि ये डिमांड की उंगली है या फिर ये प्राइस की उंगली है, ठीक है, प्राइस की उंगली, ये प्राइस का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइस वाला हिस्सा है, ठीक है। तो उसके अवज में मान लेते हैं ये डिमांड का सेक्शन है, डिमांड वाला सेक्शन है। तो मैंने प्राइस में कितना चेंज किया, उसके अवज में कितना चेंज आया डिमांड में, इसी को बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी, समझे। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस में आपने कितना चेंज किया, उसके एवज में डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आया। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, मैंने तुम्हें एक झापड़ मारा, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने दूसरे बंदे को झापड़ मारा, उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स था, उसने कुछ बोला। फिर मैंने तीसरे को मारा, वो एकदम रोने लगा। मैंने चौथे को मारा, वो एकदम लोट के रोने लगा। चौथे वाले ने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाया, यानी इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा थी, और पहले वाले ने सबसे कम रिस्पॉन्स दिखाया, उसकी इलास्टिसिटी कम थी। समझ में आती बात। तो कितना आपने खींचा, ये डोरी प्राइस की खींची, उसमें उससे कितना डिमांड वाली डोरी में चेंज आया, वो होती है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। 4 कर्व बनते हैं। एक तो होता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, प्राइस चाहे तुम कुछ भी चेंज कर लो, ठीक है, प्राइस चाहे तुम कुछ भी चेंज कर लो, डिमांड में चेंज ना होने वाला, डिमांड वहीं कहीं खड़ी रहेगी। एग्जाम्पल दे दो ऐसे गुड्स के, एग्जाम्पल दे दो मार्केट के, जैसे बताओ, ये जो मैंने चारों मार्केट पढ़ाई उसमें से कौन सी मार्केट फिट बैठेगी इसमें, जल्दी से बताओ। और एक होता है कि प्राइस में जरा सा तुमने चेंज किया नहीं और ये डिमांड भाग गई एकदम। प्राइस में जरा चेंज किया तुमने, डिमांड एकदम भाग गई, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा आपका मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट। मोनोपोली में क्या है, आप प्राइस बढ़ा लो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं ना। अब रेलवे बोल दे 1000 की जगह 2000 लेंगे, तुम किसी दूसरे के रेलवे से जाओगे, रेलवे तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो तुम्हारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, खड़ी रहेगी वही डिमांड। इसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। कोनो चेंज नहीं हो रहा है भैया, इसमें तो कितना भी मार रहे हैं, झपड़िया रहे हैं, कोनो चेंज इन रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। ये है परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी जैसे कि ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट हो जाएगा। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे एग्रीकल्चर का जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। ये जो मैं आपको लिखवाया था इसमें आप एग्जांपल चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर जो मार्केट काम करती है कि भाई टमाटर वाले हैं, 10 टमाटर वाले रेडी लगा रखे हैं बाजार में, एक ने जैसे ही 2 रुपये बढ़ाए, मात्र 2 रुपये, सब चले भाग जाएंगे वहाँ से, कहीं और जाएंगे जाके लेंगे। प्राइस जरा सा चेंज हुआ, डिमांड भाग गई, परफेक्ट इलास्टिसिटी। तीसरे और चौथे आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइस जितना चेंज हुआ, अरे यार सफ़ेद बोला तो सफ़ेद चलो यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये है प्राइस, ठीक है, और ये है डिमांड। तो प्राइस हमने क्या किया, प्राइस में जरा सा चेंज किया, इतू सा चेंज किया, लेकिन डिमांड कितू सी हो गई। डिमांड देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। डिमांड पहले यहाँ पे खड़ी हुई थी, यहाँ पे, आज डिमांड इतू यहाँ पे, कितना सा अंतर हो गया प्राइस में, इतू सा अंतर हुआ, देखो प्राइस में इतना सा अंतर हुआ। इसको बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी, यानी जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज़ किया उससे ज़्यादा इलास्टिसिटी देखने को मिला, रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं इसको। दूसरा आखिरी आप समझ गए होंगे कि प्राइस में काफ़ी चेंज किया लेकिन डिमांड में थोड़ा सा चेंज हुआ। देख रहे हो, ये देख लो तुम, डिमांड यहाँ थी,
डिमांड बस यहीं पहुंची है, लेकिन प्राइस में कितना भयंकर चेंज हुआ। इसको बोलते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक। रिलेटिव इनइलास्टिक यानी कि जब प्राइस बहुत चेंज होता है तब लोग डिमांड चेंज करते हैं, यानी कि ओलिगोपोली, क्योंकि ऑप्शंस कम है ना। अब जियो वॉल तुम ले रखे हो, जियो ने प्राइस बढ़ाया, एयरटेल ने भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन जियो जब मानेगा ही नहीं, बढ़ाया चला जाएगा, तुम सोचेगा चलो भाई अब एयरटेल पे जाते हैं। कुछ हैं तो, क्योंकि कुछ ऑप्शंस है ना आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। अब प्राइस में क्या, इसमें जैसे इसमें है आपका ये क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यार देखो तुम चेंज करो बिल्कुल थोड़ा सा, हम ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा तुम और कर दोगे ना, हम तुरंत चले जाएंगे। दूसरा हम कोलगेट का नहीं, फिर हम क्लोजअप का खरीदेंगे, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब वो बात अलग है, तुम चाहे नीम रखो उसमें, चाहे कोयला रखो, लेकिन भाई मुंह में उठ के वही फेना ही तो छोड़ता है सब, ठीक है। मीठा लगना चाहिए, ठंडा लगना चाहिए और फेना छोड़ना चाहिए, बस ख़त्म। ठीक है, नहीं तो फिर कोलगेट का पाउडर ना लग ले, वो आता नहीं था पहले, वो किसने किया है वो आता नहीं था, वो मेटल के डब्बे में आता था, वो स्टील टाइप के डब्बे में आता था, हाथ में डालो और लिया एकदम पहले वाली उंगली में और ले घिसना शुरू कर दिए। दो तरह के आते थे, एक तो कोलगेट का सफ़ेद वाला आता था और एक आता था वो जो तुम्हारी नानी करती थी उससे, वो कौन सा था, लाल वाला है ना, लाल दंत कांति उसको बोलते थे भाई। एकदम क्या स्ट्रांग होता था भाई वो एकदम, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, चीज़ समझिए आप यहाँ तक सभी को। स्पेकुलेटिव डिमांड पे हैं अभी। नमक नहीं होना चाहिए, बचपन में करते थे, अच्छा अभी नहीं करते हो, अब आता भी नहीं ना, शायद आता तो होगा। जुआ केसरी डावर, हाँ चलो भाई। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पे आते हैं अभी। चलो तो क्या, हाँ स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब होता है सट्टा बाजार। ये जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन मेनार्ड किनिस ने रखा था। उन्होंने बोला था आदमी जो है अपने सट्टा प्रवृत्ति उसकी काम करती है। आदमी को क्या है कि जैसे ही उसको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए हैं मार्केट में, तुम्हें याद होगा इस पर मैंने एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट और उस पर एक ऑडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, याद है, टेलीग्राम पे। तो समझा देते हैं, वैसे तो वहाँ पे मैंने समझाया था लेकिन फिर से समझाते हैं यहाँ पे आपको हम, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाते हैं तो आदमी को लगता है यार क्यों पैसा देना किसी को लोन पे देना, फिर क्यों कहना, क्योंकि पैसा ब्याज की दरें तो बहुत कम चल रही हैं, तो इससे अच्छा है पैसा अपने पास ही रखो, पैसा अपने पास रखो। यानी कि ऐसे केस में स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी ये हाई होगी। तुम कुछ मत समझो, तुम बस ये समझ लो कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है कि लोग अपने पास कितना पैसा रख रहे हैं। अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो स्पेकुलेटिव डिमांड ज़्यादा, कम रख रहे हैं तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वो ज़्यादा रखते हैं, क्यों रखते हैं बता दिए, तो स्पेकुलेटिव डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक। और इंटरेस्ट रेट जब हाई होंगे तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम होगी, सिंपल। वाइस वर्सा इज टू। लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन क्या होती है? लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है कि जब आप इनकम, ठीक है, जब आप इनकम जब आप इंटरेस्ट रेट में कितना ही क्यों चेंज ना कर लो, ठीक है, जब आप इनकम में कितना ही क्यों चेंज ना कर लो, लोग पैसा निकाल ही नहीं रहे हैं। लिक्विडिटी ट्रैप हो गई। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा यानी कैश। तो जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट हाई भी किए जाते हैं, फिर भी लोग पैसा अपने पास ही रखना प्रेफर करते हैं, उसको लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। अब जो भी वो वहाँ लिख के आपसे पूछेगा आप बता ले जाएंगे। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है कि जो लोग या फिर पीपल हैं, पीपल आर प्रेफरिंग, ठीक है, आर सेविंग मोर, या फिर मतलब वही है रादर दैन स्पेंडिंग, यानी स्पेंडिंग कर ही नहीं रहे हैं वो, रादर दैन स्पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी भयंकर ध्यान रखना, इलास्टिसिटी वगैरह भी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि आपको परफेक्ट टाइप इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, किसमें, लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन पे। क्लियर? स्पेकुलेटिव डिमांड किसने दिया था, क्या होता है समझिए। व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता है परसेंटेज चेंज, इसको MPC में इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन
अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपकी इनकम में कितना चेंज आया और उसके हिसाब से आपने कंजम्पशन में कितना चेंज किया। इनकम आपकी 20,000 से 40,000 हो गई, क्या आपका कंजम्पशन 20,000 मतलब डबल हुआ? क्या पहले 5,000 खर्च करते थे आज 10,000? वो है एमपीसी। एमपीसी को अगर हम सी से डिनोट करें तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का निकल के आता है, जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 1/1 माइनस सी। क्लियर इतनी चीज़? ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। या फिर अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि मनी मल्टीप्लायर, जो मनी मल्टीप्लायर मैंने आपको पढ़ाया था 1/CRR होता है, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। क्लियर इतनी बात? अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी समझ लेते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम समझ रहे, तो बार्टर में कोई करेंसी काम नहीं कर रही थी। जैसे हड़प्पा के लोग कैसे रह रहे थे बार्टर सिस्टम में, है ना? आपने हड़प्पा वो मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, उसमें है ना, ये ले लो और वो दे दो, ऐसा टाइप से काम करता है। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए वहाँ पे। तो करेंसी डेवलप करी। अब करेंसी 3 तरह की हो सकती है। फियाट मनी। फियाट मनी क्या होती है? ये एक तरह का लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर होता है, दैट मीन्स कि ये दिस करेंसी और दिस मनी इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना? नोट में लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वादा वचन करता हूँ, वचन देता हूँ। ठीक है, आरबीआई के गवर्नमेंट के उसमें वो साइन होते हैं कि अगर उसको किसी ने एक्सेप्ट करने से मना किया, इट इज़ इलीगल। अगर एक्सेप्ट करने से किसी ने मना किया तो जो भी हमारी करेंसी नोट्स चल रहे हैं, जो भी सिक्के चल रहे हैं, वो सब फियाट मनी होते हैं। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी वो मनी होता है जैसे फॉर एग्जांपल चेक, जहाँ पे एक कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए, एक कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो ही वो करेंसी वर्क करेगी। आपके पास चेक हो और वो मैं चेक लेने के लिए एक्सेप्ट करूँ, मैं मना कर दूंगा तो आप, ऐसा नहीं कि आप, ये इलीगल है। ठीक है, फिड्यूशरी मनी। प्लास्टिक मनी होती है जो हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। ठीक है, डेबिट और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक, अब आते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं हिंदी में। सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा यूनिट जो डाली उससे कितना आपको संतुष्टि मिली, उसको बोलते हैं। आपने क्या एक एक्स्ट्रा यूनिट जो अपना, जो भी कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो रोटी वाला एग्जांपल दिया जाता है मोस्ट कॉमनली, कि रोटी आपने, जैसे कि आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है। ठीक है, जैसे मान लो अभी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, आप पहली रोटी खाएंगे, क्या मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। दूसरी में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना पहली में आया था, तीसरी में और कम मज़ा आएगा, चौथी में और कम। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी घटती जाएगी हर एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन से, जैसे आप उपभोग करते जाएंगे किसी भी चीज़ का। ठीक है, वो उपभोग किसी भी चीज़ का हो सकता है ना? जैसे आपने पहली बार देखा होगा तो बड़ा मज़ा आया होगा, जब दूसरी बार तो और कम, तीसरी बार और कम। कौन क्या? वीडियोज़, जो पढ़ाई वाले वीडियोज़ होते हैं, जब आपने पहली बार देखा होगा कोई चीज़ सीखी होगी तो लोगों क्या है यार, मज़ा आ गया एकदम। मतलब ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है, ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, मज़ा आ गया होगा। फिर अब ये नॉर्मल हो चुका है ना? तो पढ़ाई वाली वीडियोस को अच्छे से देखना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करके देखना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है, सिंपल। अब हम आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे बिफोर आर 5 ईयर प्लान, और इसके बाद खत्म है आपका लेक्चर 5 ईयर प्लान के बाद, एंड दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू रेसीट, कैपिटल रेसीट, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है? ट्रेड करती है, व्यापार करती है। तो जो ट्रेड वाला अकाउंट होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, तो उसको वो 2 हेड्स में बांटता है। एक तो होता है उसका करेंट अकाउंट, चालू खाता, ठीक है, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया पूंजीगत खाता। अब जो करेंट अकाउंट है, इसमें क्या क्या आता है? तो गवर्नमेंट जो भी ट्रेड करती है, ट्रेड किसमें? ट्रेड वो गुड्स जिसको हम विजिबल्स बोलते हैं, और सर्विसेज जिसको हम इनविजिबल्स, क्योंकि सर्विसेज इनटैंजिबल नेचर की होती है ना, उनको आप देख और टच नहीं कर सकते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज का हो गया। या फिर जो हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब हो गया जैसे कि लोन वगैरह के अलावा इसमें वो ये समझ लो जैसे कि रेमिटेंस वगैरह होता है। रेमिटेंस समझते हो? कितने लोग हैं जो रेमिटेंस नहीं समझते हैं? रेमिटेंस का मतलब होता है जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं, तो जो भारत में पैसा भेज रहे होंगे अपने घर में, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और इंडिया नंबर 1 पे आता है रेमिटेंस के मामले में। ठीक है, रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में इंडिया नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे मैक्सिको आता है, और इंडिया जाने कब से नंबर 1 पे। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें यूएसए से आता है। ठीक है, मतलब यूएसए में ज़्यादा भारतीय रह रहे हैं जो भारत में पैसा भेजते हैं, तो रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो करेंट अकाउंट में आता है। और कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है,
इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है हमारी, एक तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक FPI दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या दैट इज़ FII बोलते हैं उसको। कि स्वीडन की कंपनी को अभी 100% FDI इन डिफेंस सेक्टर जो है अनुमति दी गई है। ज़रा बताइए, पीछे कल ही हम लोगों ने किया। और जो लोन वगैरह लिए जाते हैं, लोन वहाँ पे भी जब बजट देखे थे वहाँ पे भी कैपिटल वाले में आ रहे थे और यहाँ पे भी कैपिटल वाले में आ रहे हैं लोन वगैरह, ठीक है। तो स्वीडन की जो साब है उसको अलाउ किया गया है ना, क्लियर इतनी चीज़। अब जो भी पैसा आता जाता है तो फॉरेन करेंसी में हम डील करते होंगे, फॉरेन करेंसी में ही डील करते होंगे हम, तो उसी को ही हम बोलते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है? ये फॉरेन एक्सचेंज। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब जैसे कि भारत सरकार फॉरेन करेंसी एसेट्स, भारत सरकार ने मान लेते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे विदेश में, सोना बेचा, कुछ भी सामान बेचा, मसाले बेचे, सब कुछ बेचा, तो उससे हमें जिस भी कंट्री को बेचा वो अपने उस लोकल करेंसी में हमें पे करेगी। अमेरिका को अगर बेचा है हमने, जो स्पाइसेस हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किस स्टेट को बोलते हैं ज़रा बताइए। तो अगर हमने उसको बेचा है तो वो ऑब्वियस सी बात है हमें अपने US डॉलर में पे करेगा। कुवैत को बेचा है तो कुवैती जो दिनार है उसमें पे किया जाएगा हमें, ठीक है। इंडोनेशिया को बेचा है तो इंडोनेशिया रुपया में किया जाएगा हमको। तो मतलब जो भी वहाँ करेंसी है वो, तो ऐसे जो हर कंट्री की जो करेंसी कलेक्ट होगी उसी को बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक। दूसरा हो गया गोल्ड। जो हमारे पास सोना रखा हुआ है, जैसे हमने अभी आपको पता है कि ब्रिटेन से हमने सोना अभी भारत में उसको जो हमारा वहाँ पे रखा हुआ था सेफली, उसको यहाँ पे अब सेफली हमने मंगवा लिया है, क्योंकि अब पता नहीं किस देश के साथ कब लड़ाई हो जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बना लिया और इंडिया सेफ़ है अभी, ठीक है। तीसरा होता है SDR, जिसको कि हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये 5 करेंसीज का एक वेटेड एवरेज होता है। कौन सी करेंसीज हैं ये? एक तो US की डॉलर है, ठीक, चाइना की युआन है, जापान की येन है, यूरो है, ठीक है, और पाउंड है, ठीक है। तो ये 5 करेंसीज का वेटेड एवरेज। एंड चौथी और आखिरी चीज़ है RTP, जिसको बोलते हैं रिजर्व ट्रैंक पोजीशन, जो कि IMF में हर कंट्री को अपना एक कोटा मेंटेन करना होता है। जैसे RBI बैंकों से बोलता है कि पैसा डिपॉजिट करो, जब तुम ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ले जाना ही पड़ा है पैसा, तुम्हारा ही पैसा है, किसी और का नहीं, सेफ़ है हमारे पास। तो वैसे IMF ये चीज़ बोलता है कि हमारे पास तुम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है जो डिपॉजिट कर दो और हमारे पास ये पैसा सेफ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और एक फाइनल चीज़, एंड दैट इज़ कि व्हाट इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि क्या होता है इसमें डिफरेंस। तो फ्लोटिंग ये होता है कि जैसे एक्सचेंज रेट क्या चीज़ होती है, तो आज $1 में 80 या 82 रुपये आते हैं, तो वो एक्सचेंज रेट है, ठीक है। आज से 5 साल पहले 70 रुपये हुआ करते थे, हो सकता है कल ही के दिन हो सकता है 85 रुपये हो जाए, 84 रुपये हो जाए, रोज़ ऊपर नीचे होता है। किस हिसाब से होता है ये? अगर वो अपने मार्केट की जो फोर्सेस हैं, मार्केट की फोर्सेस अपने आप उसको ऊपर नीचे ले जा रही हैं, जो डिमांड की मार्केट फोर्सेस हैं अपने आप ऊपर नीचे ले जा रही हैं, तो वो फ्लोटिंग होता है। गवर्नमेंट किसी कंट्री गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट कर रही है जानबूझ के, तो उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। गवर्नमेंट क्यों मैनिपुलेट करती है? चाइना जैसी गवर्नमेंट बहुत करती हैं, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है। सोचो $1 में 82 रुपये आता है, कल को ये सरकार इसकी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गिरा दे, डेप्रिसिएट कर दे, तो $1 में अब मान लेते हैं 85 रुपये। किसका फ़ायदा होगा इससे? एक्सपोर्टर का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू करेंसी की गिर जाना। जैसे $1 में अगर आज 82 रुपये है, कल 85 रुपये हो जाए, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ही होगा। ऐसा मत समझना कि 82 मिलता था रुपये, आज तो 85 रुपये मिल रहा है, करेंसी बढ़ नहीं गई, अब ज़्यादा मिलने लगा है। एक ही डॉलर में ज़्यादा रुपीज़ अवेलेबल है, यानी कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, गिर गई।
अगर अपने आप गिर गई तो डेप्रिसिएट, और अगर गवर्नमेंट ने जानबूझ के करी इसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। और अगर अपने आप आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई एप्रिसिएशन बोलेंगे, और अगर जानबूझ के बढ़ाई तो उसको क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आती बात है? गरीबी देख लें थोड़ी सी, हैं क्यों भाई, गरीबी देख ली जाए। हाँ जी, लव फ्रॉम कर ली जाए अभी पॉवर्टी गरीबी। हाँ सर, हमको देख लो दिख जाएगी। जानबूझकर कैसे बढ़ाती है, जानबूझकर कैसे बढ़ाती है, बढ़ाती है मतलब जानबूझ के बोल देगी कि अब से $1 में इतने होगा। जानबूझ के वो क्या करेगी, ज़्यादा प्रिंटिंग कर देगी। ठीक है, ज़्यादा प्रिंटिंग कर देगी, ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा उस डॉलर के लिए, ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा, अपने आप वो डिवैल्यू हो गई करेंसी, है कि नहीं। चलो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो बता देते हैं। चलो बात आई है तो फिर नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो क्या होता है। तो नॉस्ट्रो होता है कि माई अकाउंट इन योर बैंक, और वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर अकाउंट इन माई बैंक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हम रशिया में अपना अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, हम रशिया में अपना अकाउंट खुलवाएं और तो रशिया में अपना अकाउंट मतलब खुलवाएं रशियन बैंक में, और उसमें 6,000 रुपये डिपॉजिट कर दें तो होगा नॉस्ट्रो, यानी कि आर अकाउंट इन योर बैंक। ठीक है, तो हमने 6,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। वॉस्ट्रो का मतलब क्या है, योर अकाउंट इन आर बैंक। ठीक है, इन आर बैंक, तो ये हो जाएगा वॉस्ट्रो। ठीक है, अभी आते हैं गरीबी। पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी गरीबी होती है, सिंपल सी बात है। पॉवर्टी है कितनी, तो 2011 के सेंसस से ध्यान रखना, पूछता है आपसे 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से कितनी थी भारत की पॉवर्टी रेट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, भारत की पॉवर्टी रेट 21.9%। ठीक है, 21.9, और उसमें रूरल की कितनी थी और अर्बन की कितनी थी पूछता है। तो रूरल की 25.7% और अर्बन की 13.7%। ये वैल्यू, ये नंबर, ये रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, 21.9 और 25.7, 13.7। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं पॉवर्टी की जो डिफरेंट हमारी बनी थी वो कमिटीज़। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए बस, और तो कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट रखा था, यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दादा भाई नरोजी जी ने दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले ये पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट रखा था, और दादा भाई नरोजी ने ये कॉन्सेप्ट रखा था अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन थ्योरी की बात कही थी। अच्छा, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये अभी नाश्ता PDF में ही मैंने 2 दिन पहले आपको दिया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R से नाम शुरू होता है उनका, जल्दी से बताइए। तो कमिटीज़ देख लेते हैं, समितियाँ डीप में नहीं देखेंगे, जितना पूछेगा उतना ही। जैसे पहले कमेटी बनी थी दांडेकर और रथ कमेटी, सबसे पहली कमेटी बनी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से दांडेकर और रथ कमेटी। दूसरी कमेटी ध्यान रखना है अलग कमेटी। ठीक है, अलग कमेटी जिसने कि कॉन्सेप्ट रखा था कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन का, कि भाई कितनी कैलोरी कोई कंज्यूम कर रहा है उसके बेसिस पे। तो 2400 कैलोरी अगर कंज्यूम कर रहा है कोई अगर गांव में, क्योंकि और 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है शहरों में, तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि गांव में ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी याद रखेंगे आप, दांडेकर हो गई, अलग कमेटी हो गई। आपको तेंदुलकर कमेटी एक याद रखनी है। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ये बनी थी ईयर 2009 में, और इसने बोला था कि अगर कोई 810 रुपये महीना कमा रहा है रूरल में और 1000 रुपये कमा रहा है अर्बन में, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, और इसने जो है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात कही थी, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ यार, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, उतना फालतू में
समझाने में लग जाएगा, जबकि आने के उतने चांस नहीं रहते हैं, लेकिन ये है कि आएगा तो ये पूछेगा मिक्स रेफरेंस पीरियड किससे है, तो तेंदुलकर कमेटी से, ठीक है। और भी कमेटी बनी थी बाद में, एक और बनी थी, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी बनी थी, नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। तो उसने भी यहाँ पे कुछ रखा था, लेकिन वो हमें सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। दांडेकर रथ अलग कमेटी और तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी कब बनी थी, अलग कमेटी ने क्या रिक्वायरमेंट दी थी, ये चीज़ें हमें बस पता होनी चाहिए, ख़त्म बात, ठीक, ख़त्म हो गया पॉवर्टी। हाँ, रंगराजन कमेटी बनी थी, ऐसे रंगराजन कमेटी बनी थी, मैं गरीब हूँ सिमरन शाह। लकड़ा वाला भी बनी थी, लकड़ा वाला भी बनी थी, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। दांडेकर रथ के बाद लकड़ा वाला भी बनी थी, लेकिन उसमें उसने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया था जिस जो हमें पढ़ना पड़े, ठीक है। लकड़ा वाला भी एक बनी थी, ठीक है, रंगराजन भी बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। सिर्फ 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मात्र 2 मिनट का। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हमें क्या पढ़ना है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में कितनी आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वाली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पहली जो IPR आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये आई थी 1948 में, 1948 में, ठीक है। इसने इंडस्ट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में बांटा था, इंडस्ट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में बांटा था। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ से एक तरह से लाइसेंस राज टाइप शुरू होता है। लाइसेंस राज का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट से, तभी आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इससे क्या रेड टेपिज्म बढ़ गया था। रेड टेपिज्म आपने इंग्लिश में 1 वर्ड में पढ़ा होगा, किसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सरकार शाही बढ़ जाती है। मतलब रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है कि करप्शन, एक तरह से करप्शन बढ़ जाता है कि जो लाइसेंस देगा, या फिर अगर किसी इंडस्ट्री को मोनोपोली स्टैब्लिश करनी है तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भर के लाइसेंस ले लेगा और बस मोनोपोली रहेगी उसकी, फिर वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको, लोगों को, क्योंकि फिर वो मोनोपोली मैंने पढ़ा एक ही सेलर होता है, तो कोई कितना भी प्राइस करेगा वो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है लाइसेंस राज, एक तरह से यहाँ से शुरू हुआ, जो हम देखेंगे 1990 में जाके ख़त्म होता है, ठीक है। कैसे ख़त्म होगा वो भी देखेंगे। और जो दूसरी IPR आई थी, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, वो 1956 में आया था, जिसको कि हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, सेकेंड IPR को। और इसने इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल्स में बाइफकेट किया था, ठीक है। 3 शेड्यूल्स में इसने बांटा था। ध्यान रखना, पूछेगा किस किस पर्टिकुलर IPR ने मतलब एक तरह से पूछेगा कि हमारी बाइफकेशन किया था इंडस्ट्रीज़ का 3 शेड्यूल्स में, तो वो सेकेंड IPR होगा। शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। शेड्यूल A में थी टोटल 17 इंडस्ट्रीज़, शेड्यूल B में टोटल 12 इंडस्ट्रीज़ और रिमेनिंग हो गई शेड्यूल C में। शेड्यूल A में वो इंडस्ट्रीज़ थी जो पूरी तरह से टोटली मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पूरी तरह से मैनेज कर रही थी। गवर्नमेंट मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के हाथ में था ये क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट रहेगा बट प्राइवेट का हेल्प लिया जा सकता है, सेकेंडरी रोल परफॉर्म करेंगे, ये पूरी तरह से प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से और सेंट्रल मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की मोनोपोली और थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थे इनिशियली। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, लेकिन धीरे धीरे हम जब 1990 में हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तब हमें रियलाइज़ हुई बात कि हमें प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ाना होगा। अभी 5 ईयर प्लान में पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान है। इसमें कौन कौन सी आएंगी हमारी इंडस्ट्रीज़, तो एटॉमिक एनर्जी हो गई, एयर एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज़ हो गया, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। जो हम शेड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट पढ़ते हैं मोस्टली आप वही समझ लो, एटॉमिक एनर्जी, एयर, डिफेंस एंड बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्री, ये सब शेड्यूल 1 इंडस्ट्रीज़ थी जो इंपॉर्टेंट वाली थी। 17 इंडस्ट्रीज़ कितनी थी रट लेना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में सिर्फ 1 पन्ना यही रटना है तुम्हें और कुछ नहीं रटना है, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। और जो लेटेस्ट वाली जो आई थी वो 1991 में आई थी, उसके बाद आज तक कोई IPR आई नहीं है, ठीक है। ख़त्म हो गया, अभी 5 ईयर प्लान स्टार्ट करते हैं। क्या मैं 1 मिनट ब्रेक ले सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हुई हो, वैसे चाहिए तो तुम्हें भी होगा, हाँ तो ले लेते हैं। मैं 3 घंटे हो गए लगातार विदाउट एनी ब्रेक, है ना। 3 घंटे से बस 5 मिनट कम आई थिंक, तो 3 घंटे लगातार पढ़ने और पढ़ाने के बाद एक ब्रेक लेते हैं। 3 मिनट का नहीं, सिर्फ 1 मिनट है, क्योंकि यार लास्ट टॉपिक है तो इतना बड़ा ब्रेक तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक है सर, इसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके बाद।
ये 5 ईयर प्लान आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा नहीं बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं मत लीजिए, ठीक है तो फिर ले लेते हैं, अगर हाँ बोलते तो ना लेते, लेकिन अब ले लेते हैं, ठीक है। चलो काउंट करोगे तुम लोग, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के जाओगे पाप लगेगा, और नहीं लगेगा तो हम लगवा देंगे अभी, ठीक है। आते हैं, बस 1 मिनट रुकना, ठीक। म्यूट करके जाते हैं तो दैट तुम्हें चीज़ों को पता ना लगे ऐसा क्या बहुत ज़ोर से आई। गया तो नहीं वही कोई है? क्यों? देखो 200 लोग चले गए, अब पाप लगवाना पड़ेगा इनको, लौट के आ जाओ जल्दी से, नहीं तो ये मंत्र फूंक के मारूंगा भी। नेचर ठीक है, नेचर्स कॉल, नेचर्स कॉल इतनी देर से लगा है वो। चलो भाई स्टार्ट करें 5 ईयर प्लान। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट इन इलास्टिसिटी एंड परफेक्ट इलास्टिसिटी? लावण्या जी पूछ रही हैं, बता देते हैं, रुक जाओ भी जरा। कहाँ है इलास्टिसिटी? देख रहे हो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे बस इतना 5 ईयर प्लान का ख़त्म है बस। कैसा फील कर रहे हो वैसे हैं? कहाँ है प्राइस इलास्टिसिटी वाला, कहाँ बढ़ाए थे? ये रहा प्राइस इलास्टिसिटी में क्या पूछा इन, देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, ये इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मतलब यूनिट। तो या फिर क्या बोलेंगे इसको, ईडी बोल लें, ईडी, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है यूनिटी, एक होती है। जब जितना प्राइस में चेंज किया गया उतना ही डिमांड में चेंज आया। प्राइस 10 मतलब जितने से बढ़ा, जितने से परसेंटेज से बढ़ा उतने से डिमांड भी घट गई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वल टू 1। ईडी अगर लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव इन इलास्टिक, ध्यान रखना इस चीज़ को। और अगर ईडी ज़्यादा ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक, यानी जितना प्राइस में चेंज कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है। और ईडी इन्फिनिटी होती है अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यही तो पूछ रही ना, परफेक्ट इलास्टिसिटी और इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हमने प्राइस में जरा सा चेंज किया था, जरा सा ही हल्का सा गाल में थप्पड़ ही छुआया था और रोने लगा है, एकदम उसने रोना पीटना मचा दिया, ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी। और परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ईडी इज इक्वल टू 0, उसको एकदम इतना भयंकर थप्पड़ मारा, इतना भयंकर थप्पड़ मारा कि कोई भी रोने लगे, लेकिन वो लड़का टच से मस ना हुआ। यानी कि इतना ज़्यादा डिमांड प्राइस में चेंज हुआ लेकिन फिर भी डिमांड चेंज नहीं, ईडी इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम आ चुके हैं 5 ईयर प्लान पे, पंचवर्षीय योजना, ठीक है।
तो शुरू किया जाए पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना का बेसिक पढ़ते हैं सबसे पहले हम, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। तो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो रशिया, जो पहले यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन होता था, वहाँ से लिया था हमने, ठीक है। क्योंकि हम भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़े, सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने भी बनना चाहा, इसलिए हम भी 5 ईयर प्लान का एक प्लान लेके हम चलने लगे। लेकिन 5 साल के साथ साथ हम 20 साल का एक पर्सपेक्टिव प्लान भी लेके चलने लगे। 20 ईयर का प्लान भी हम बनाते थे, जिसको हम बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 साल के साथ साथ एक 20 साल का लॉन्ग टर्म विजन भी लेके चलते थे, ठीक है। तो उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोला गया। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 ईयर प्लान आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस। प्लानिंग कमीशन क्यों, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 में आते ही इसको हटा दिया, और प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी बॉडी ले आई, और वो बॉडी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, ये भी जरा कमेंट में बताएंगे। तो ये हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके अब हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स। तो पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्या पढ़ना है इसमें, ड्यूरेशन क्या था, मतलब कब लॉन्च हुआ था। तो एग्जैक्ट डेट याद रखना, 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च हुआ था, 1951। चला कब तक, 1956, 1957 तक, सॉरी 1956 तक चला था। ये इसका गोल क्या था, गोल था इसका एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ठीक है। इसी के टाइम पे हमारे 3 डैम्स, भाखड़ा नंगल हो गया जो कि सबसे बड़ा डैम है हमारा, लार्जेस्ट और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है, और हीराकुद डैम जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, किस रिवर पे बना है जरा बताएंगे, और नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पे बना वो, ठीक है। ये आपका हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। हैरड डोमर जी ने जो क्या है इस पे अपना मॉडल दिया था कि इस तरह से करना चाहिए, तो इसलिए इसको हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड बोलते हैं कि हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड है। इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो 2.1% का रखा था और 3.6% अचीव किया। जो मैं इस तरह से लिखूंगा समझ जाइएगा, ये टारगेट रखा था और ये अचीव किया है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें क्लियर हो गई। इसी में ही हमने IIT दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो भी इस्टेब्लिश किए गए थे, सेटअप किए गए थे। प्लानिंग कमीशन की जगह आपको पता है 1 जनवरी 2015 ऑनवर्ड्स नीति आयोग आ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। रीज़न ये है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ध्यान रखिएगा। ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है। स्टैट्यूटरी वो होती है जिसको एक लॉ यानी एक एक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है, पार्लियामेंट में एक एक्ट आया होगा, लेकिन इसको तो सिर्फ गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से के थ्रू क्रिएट किया गया। कमेंट में बताइए, इसके चेयरमैन तो PM ही होते हैं, जैसे इसके भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे, वैसे इसके भी प्रधानमंत्री ही हैं मोदी जी, लेकिन इसके CEO कौन है और वाइस चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो IITs यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान ये आपका बेस था, पहले उसी ऑर्डर में रखते हैं ना। तो लॉन्च कब, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या था, 1956 से लेके अगले 6 साल तक, 5 साल तक, क्योंकि पंचवर्षीय योजना है 61। फिर दूसरी बार हमने क्या लिखा था, किस का मतलब क्या था, टारगेट क्या था अचीव करने का। तो इसका टारगेट था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ या फिर दैट वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तेज़ी से औद्योगिकरण करना, जिसकी वजह से क्या किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 हमने स्टील प्लांट भी सेटअप किए। कितने स्टील प्लांट, 3 स्टील प्लांट सेटअप हमने किए, लगाए। कौन कौन से, एक तो रावरकेला में, दूसरा हमने लगाया दुर्गापुर में, और तीसरा लगाया हमने भिलाई। भिलाई कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ठीक है, और रावरकेला उड़ीसा में पड़ता है। तो रावरकेला का ये पूछता है किसके हेल्प से हमने इस्टेब्लिश किया, तो याद रखो केला हमने खाया जर्मन शेफर्ड के साथ मिलके, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जर्मन शेफर्ड को हमने केला खिलाया। दुर्गा जी की पूजा करी हमने UK यानी ब्रिटेन वालों के साथ मिलके, और पिलाई करी हमने USA की, किसके साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके, यानी USSR की हेल्प से इसको हमने लॉन्च किया। फिर इसमें हमने फिर क्या लिखा था, इसमें हमने लिखा था किस मॉडल पे बेस्ड था। तो ये किस मॉडल पे बेस्ड था, ये PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। और इसमें हमने कितना टारगेट रखा और कितना अचीव किया, तो इसमें भी नहीं, मतलब इसमें तो हमने 4.5% का टारगेट रखा और अचीव हमने 4.27, जस्ट जो है वहाँ पे जाके टच कर पाए उसको, ठीक है। तो दोनों 5 ईयर प्लान क्लियर हो गए। अब तीसरे पे आते हैं। USA सही है बिल्कुल, चलिए।
तो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, दैट इज़ थर्ड 5 ईयर प्लान। अब यहाँ से चीज़ें चेंज होने वाली हैं थोड़ी सी इसके बाद से। थर्ड 5 ईयर प्लान में अभी तक सब ठीक चल रहा था, 1961 में ख़त्म किए थे तो 1966 तक चलेगा। इसकी अगर बात करें क्या गोल रखा गया था इसमें, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें क्या गोल रखा गया था, इसमें था कि सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी, जिसको आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बोलेंगे हम हिंदी में, ठीक है। सेल्फ क्या बोलेंगे, सेल्फ मैंने क्या होता है सेल्फ, अरे क्या था यार वो, सेल्फ, हाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक जनरेटिव इकोनॉमी। ये बेस्ड था गडगिल फॉर्मूले पे, कहीं कहीं पे फोर्थ 5 ईयर प्लान लिखा होता है गडगिल फॉर्मूले पे, तो दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, या तो थर्ड या तो फोर्थ होगा, तो गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। और इसमें हमने टारगेट कितने का रखा था, 5.6% का, और अचीव कितना किया 2.8% पे, आधा ही अचीव किया, यहाँ तक कि आधे से भी कम किया, 2.8 नहीं 2.4 याद रखो, ठीक है, आधे से भी कम किया हमने। क्यों? क्योंकि इस टाइम कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई थी। एक तो चाइना के साथ 1962 में चाइना के साथ वॉर हो गया था, ठीक है। दूसरा, इसी टाइम पे ही भुखमरी फैल गई थी, और तीसरा 1965 के टाइम पे, ठीक है। हाँ थर्ड 5 ईयर प्लान नहीं देख रहे ना, हाँ 19, ये जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है इसी के टाइम पे ही आपका पाकिस्तान के साथ भी हमारा वॉर हो गया था, ठीक है। और क्या हुआ, 5 पॉइंट टारगेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे आपका फेमाइन आ गया था, तो ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी कि क्यों इतना कुछ हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हुई, जैसे कि यहाँ पे इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, हरित क्रांति, फादर मदर और कहाँ ये सब, बस अभी के लिए इसको 2 फेज़ में, क्यों, क्योंकि वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे। 2 फेज़ में लॉन्च किया गया था, और पहला फेज़ मिड 1960s में ही आया था, दूसरा आया था मिड 1970s में, पहला वाला मिड 1960s में आया था। और क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, तो जब अनाज का इतना ज़्यादा उत्पादन होगा तो भंडारण भी करना होगा, तो इसीलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI स्टैब्लिश होता है इसी टाइम पे, 14 जनवरी 1965 को, 1965 जनवरी मत याद रखना, लेकिन ये याद रखो 1965। इसी टाइम पे ही हमारी IDBI जो बैंक है वो स्टैब्लिश हुई थी, और इसी टाइम पे CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस स्टैब्लिश हुआ था। ये वही कमीशन है जो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण करती है कि गेहूं और चावल और इन सब के लिए कितना MSP दिया जाएगा। तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं भाई, ठीक है। अब ये क्यों फेल हुई, ये उसके रीज़न 3 यहाँ पे मैंने बता दिए आपको, ठीक है। ये फेलियर के रीजंस हैं। फोर्थ पे आते हैं। अब फोर्थ क्या है, ब्रेक के बाद आई। ब्रेक के बाद कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से अब हमने ब्रेक लिया 3 साल का, 1966 से लेके 1969 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, और इसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। इसके बाद लॉन्च किया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो ये आपकी चली 1969 से लेके 74 तक, चौथी वाली। इसका जो गोल था दैट वाज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि अब हमें ग्रोथ तो करनी, लेकिन यार स्टेबल ग्रोथ चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम मुंह के बल गिर जाए, ठीक है। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी चाहिए, और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी चाहिए। और इस टाइम पे क्या क्या हुआ, तो इस टाइम पे ध्यान रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण हुआ। और क्या हुआ, इसी टाइम पे ही ड्रॉट रेजिस्टेंट प्रोग्राम, फिर ड्रॉट प्रोन एरिया जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था 1969 से 1974 के बीच में, ठीक है। और क्या, और ये आपका ध्यान रखना रुद्र एलन मॉडल, या तो गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, गडगिल का फॉर्मूला, या फिर रुद्र एलन, मैंने बताया गडगिल दोनों में, 3rd 4th दोनों में, ठीक है, या फिर रुद्र एलन मॉडल।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन किस टाइम पे था वो मैं लास्ट में समराइज़ कर दूंगा, ऐसे एक एक में बताता जाऊंगा तो फिर फालतू में एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी याद करने को, जबकि उतना वो टफ है नहीं, आराम से याद हो जाएगा। इसमें हमने टारगेट रखा था 5.6%, जितना हमने थर्ड में रखा था उतना ही, लेकिन अगेन उससे तो ज़्यादा अचीव किया लेकिन टारगेट मीट नहीं कर पाए। तो इस बार अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने अपने गोल को ही कम कर दिया। 5th 5 ईयर प्लान में जब हम आए तो हमने अपने गोल को ही कम कर दिया। FYP लिखूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, 5th 5 ईयर प्लान ये आपका बेस था। ड्यूरेशन क्या था इसका, कब ख़त्म हुआ था, 1974 में। तो 1974 से लेकर 78 तक, होना तो 79 तक चाहिए कायदे से, 5 साल अगर ऐड करेंगे, लेकिन ये 4 साल तक ही चल पाया था, अभी देखेंगे क्यों। ये आपका DP धर मॉडल पे बेस था, ठीक है, DP धर मॉडल पे बेस था। इसमें क्या क्या हुआ था, तो इसमें आपका क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, ये 1974 या 79, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ था इस टाइम पे, तो ध्यान रखना इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पोवर्टी एलिविएशन इसका मेन टारगेट था। इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो था पोवर्टी एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे और क्या रखा गया था, और यहाँ पे RRBs इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। RRBs इस्टेब्लिश हुए थे, रीजनल रूरल बैंक, जिनको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं। और पहली RRB कौन सेटअप हुई थी, कौन सी इस्टेब्लिश हुई थी, पहली RRB हुई थी प्रथम ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रथम ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ पे, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद UP में, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ था, इसके अलावा मिनिमम नीड्स अप्रोच का प्रोग्राम लाया गया था कि भाई जो लोगों की मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी 5th 5 ईयर प्लान में। अभी भाग के आते हैं 6th वाले में। 6वां वाला सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 जो शुरू के हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हाँ, कितना टारगेट क्या रखे थे और कितना अचीव किया, तो जैसे मैंने बताया 4th में हमने 5.6, जितना थर्ड में रखा उतना ही 4th में रखा। थर्ड में आधे से और कम ही अचीव किए, यहाँ पे आधे से थोड़ा ज़्यादा अचीव किए, लेकिन यहाँ पे हमने अपने टारगेट को ही कम कर दिया। हमने 4.4% टारगेट रखा और अचीव 4.8%, देखा अपने आप सक्सेसफुल हो गया। 6th 5 ईयर प्लान की अगर बात करेंगे तो हाँ, अब एक चीज़ जैसे मैंने बताया 74 से 79 तक होना चाहिए था, लेकिन 78 तक ही रहा। ऐसा क्यों कि ये 79 तक ना होके 78 तक ही चला, क्योंकि सरकार बदल गई, सरकार यहाँ पे चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। और 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान निकाला जनता गवर्नमेंट ने, क्योंकि चेंज हो गई ना गवर्नमेंट, रोलिंग प्लान आया यहाँ पे, ठीक है। रोलिंग प्लान का मतलब ये होता है कि हर एक साल का टारगेट सेट करेंगे और साल के अंत में देखेंगे कितना क्या अचीव किया, और फिर उसको उस हिसाब से टारगेट को फिर से मॉडिफाई करेंगे और रोल कर करके चलेंगे। तो जनता गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आ चुकी थी, तो 2 साल तक तो रोलिंग प्लान चला। देन फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर से इन 5 ईयर प्लान्स को रिवाइव करवा दिया और 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। तो शुरू के 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 के बाद 7वां थोड़ा सा, 8वां वाला इंपॉर्टेंट है बस, और उसके बाद 11वां और 12वां थोड़ा सा, नहीं मेन जो है वो 5 में ही कंटेंट होता है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से याद करिएगा, बाकी के फिर बाद में फोकस करिएगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन तो इसका भी आप बोल सकते हैं 1980 से 85 था। इसमें टारगेट रखा गया था कि लोगों की मतलब या फिर राष्ट्र की नेशनल इनकम बढ़ानी है, अनएम्प्लॉयमेंट को केटर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है या फिर केटर करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, रूरल, यहाँ पे आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लाया गया था, ठीक है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पूछेगा कहाँ पे लाई गई, तो आपका 6th में लाया गया। 7th वाले में क्या हुआ, 7th वाले में ध्यान रखना है आपको FWP, ठीक है। 7th वाले में आपको ध्यान रखना है FWP। F का मतलब है फूड, W का मतलब है वर्कर की प्रोडक्टिविटी, और P का मतलब है
P का मतलब कर लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और W से कर लो वर्क, वर्क का मतलब है काम, काम का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। तो ये अगर आपको याद हो गया FWP, बस 7th से सिर्फ यही पूछता है कि किस 5 ईयर प्लान ने गोल रखा था वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज, यानी कि जो वर्कर्स की उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, हाँ, खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए किसने टारगेट रखा था? तो 7th 5 ईयर प्लान ने टारगेट रखा था। इसका 1985 से 90 था। राजीव गांधी इसमें थे इस समय, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने जो टारगेट रखा था उसमें 5% था और अचीव 6%। लेकिन इसके बाद आपको पता है 21 मई 1991 की राजीव गांधी को डेथ हो जाती है। और उसके साथ साथ इसी समय 1990 ईयर था जब वी फेस्ड दी BOP क्राइसिस, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन का क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए। LPG का मतलब वो नहीं LPG सिलेंडर वाला, ठीक है। यहाँ पे L का मतलब है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जिसको उदारीकरण बोलेंगे हम, ठीक है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। P से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, और G से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट बाहर से लो। ये क्यों हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े? क्योंकि जब क्राइसिस हो गई तो हम IMF के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और उसने हमें बेल आउट किया। बेल आउट का मतलब करना है होता है कि लोन देना, और वो लोन ऐसे ही नहीं देता है, वो लोन हमें कुछ शर्तों पे देता है, ठीक है। और उसकी क्या शर्त थी कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना होगा, इन्वेस्टमेंट सीख करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया? लिबरलाइज किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि हमने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये लाइसेंस राज जो मैंने बोला था ना खत्म हुआ, लाइसेंस राज यहीं पे खत्म हुआ 1990 में, इन जब LPG रिफॉर्म्स आए तब, कि यहाँ पे हमने प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया कि भाई प्राइवेट वाले भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, वैश्वीकरण का मतलब है अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी से जोड़ना है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, यानी कि आप चीज़ें ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट करिए तभी तो फॉरेन करेंसी आएगी। BOP क्राइसिस का मतलब है कि इतना हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं था कि हम चीज़ें इंपोर्ट कर सकें, इसलिए भाग के IMF के पास जाना पड़ा था। और IMF से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि IMF और वर्ल्ड बैंक को हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन दोनों को 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में US में, उनके थ्रू इनको स्टैब्लिश किया था गया था। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जरा कमेंट में बताएंगे। तो अब इसके बाद हुआ क्या, 1990 के इमीडिएटली बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, और 1991 और 1991 और 92 में हमने लाए एनुअल प्लान्स, ठीक है। क्या लेके आए? एनुअल प्लान्स, ठीक है। यहाँ पे हम लेके आए एनुअल, यानी साल वाला प्लान। जैसे नहीं वहाँ पे मैंने बताया था रोलिंग प्लान, तो कभी कभी रोलिंग प्लान को भी एनुअल प्लान बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लेके आए एनुअल प्लान्स, और इसके बाद तब हमने लॉन्च किया 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये LPG रिफॉर्म्स कब आए थे? PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिनके समय 8th 5 ईयर प्लान भी आया। तो अभी मैं समराइज़ कर दूंगा कौन प्राइम मिनिस्टर था किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे। ड्यूरेशन क्या होगा? 1992 टू 1997। ये आपका इंडिकेटिव प्लानिंग या फिर इंडिकेटिव पॉलिसी पे बेस्ड है। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप सिर्फ आप यानी गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं, यानी सांकेतिक नीति बोलते हैं इसको। सांकेतिक नीति पे बेस्ड था ये कौन? 8th 5 ईयर प्लान। इस 5 ईयर प्लान के दौरान या फिर इससे जस्ट पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। पूछता है क्वेश्चन कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, यानी कि एक तरह से हम आर्थिक और राजकोषीय सुधार बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस किए गए? 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो 5.6% का था और 6.8% हमने अचीव किया। 9th देखने की ज़रूरत नहीं है 5 ईयर प्लान। 10th थोड़ा सा देख लो, 10वां वाला, कि 10वें वाले के दौरान आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया था। हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं,
जो बागबानी होती है उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। किससे एसोसिएटेड है? कौन सा रेवोल्यूशन? गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर से एसोसिएटेड है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया गया था। और 11th की बात कर लें, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, अब देखो मेरी टोटल 12 ही पंचवर्षीय योजना रही हैं, 12 ही रही हैं, ठीक है, 12 से ज़्यादा नहीं रही हैं। और 12 का ड्यूरेशन था 2012 से लेकर, ऐसे याद कर लो, 12 से लेकर 17 तक होना था, लेकिन 14 में सरकार चेंज हो गई तो सिर्फ 2 साल तक ही चला। तो अगर इसका 12 से 17 तो इसका कितने से कितना रहा होगा? 2007 से लेकर 2012 तक। इसका गोल क्या था? इसका गोल था जो 11th वाला था, 11th वाला का गोल था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसका क्या टारगेट था? इसका था रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, बस सस्टेनेबल एक्सट्रैक्ट हो गया था। अब तुम्हें प्रधानमंत्री बता देते हैं, ठीक है। तो शुरू के 3 में नेहरू, अगले 3 में यानी 1 2 3 नेहरू, 4 5 6 इंदिरा, 7वां राजीव, 8वां कौन? 8वां PV नरसिम्हा राव, 9th अटल बिहारी वाजपेयी, 10वां अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मनमोहन, 11वां मनमोहन, 12वां मनमोहन। ठीक, याद हो गया आराम से, ठीक है। मनमोहन, ठीक है। 10th अटल प्लस मनमोहन। ये राइटिंग अच्छी क्यों नहीं बनती यार इसमें? ब्लैक बैकग्राउंड में बढ़िया बनती है, तुमने नोटिस किया इस चीज़ को? 8th में PV नरसिम्हा राव, जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है ना, मतलब पोस्टुमसली। और 7th में राजीव, और इससे पहले 3 इंदिरा, उससे पहले 3 जवाहरलाल नेहरू। ख़त्म, ठीक है। चलिए अभी हम पब्लिक गुड समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बोला था लास्ट में, आपको बताऊंगा पब्लिक गुड क्या चीज़ होती है। तो पब्लिक गुड वो होता है जो सबके लिए अवेलेबल होता है। 2 तरह के गुड होते हैं, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड, ठीक है। तो पब्लिक गुड क्या होता है और प्राइवेट गुड क्या डिफरेंस होता है? तो पब्लिक गुड में फ्री राइडरशिप चलती है। फ्री राइडरशिप का मतलब ये होता है कि फ्री की चीज़ है, रगड़ दो, जैसे कि टॉयलेट है, ठीक है। टॉयलेट गए तुम, गवर्नमेंट का टॉयलेट है, फ्लश नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देखा होगा तुमने कि किस तरह से जो सरकार की चीज़ होती है उसका ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखा जाता है। फ्री का है ना, अरे रगड़ के यूज़ करो, ठीक है, भले ज़रूरत ना हो फिर भी यूज़ करो, है कि नहीं। जैसे मान लो कि टिश्यू पेपर पड़ा है, टिश्यू पेपर की ज़रूरत नहीं है, अरे फ्री का है, उठा लो, क्या दिक्कत है। चावल आवल जैसे कि भारत सरकार देती है PDS स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, गेहूँ चावल मिल रहा है 5 किलो, ज़रूरत हमें पता है कि 1 किलो 2 किलो में काम चल जाएगा, अरे फ्री का है, ले लो, फ्री राइडरशिप बोलते हैं इसको। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पैसा पड़ता है उस चीज़ का। पब्लिक गुड में क्या होता है? पब्लिक गुड में कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कंपटीशन नहीं होता है, इसमें कंपटीशन होता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी काम नहीं करती है। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक ने कंज्यूम कर लिया क्या तो उसका कंजम्पशन क्या दूसरे के कंजम्पशन को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर मेरे लिए अगर भारत सरकार ने बोला कि सबको 2 रुपये किलो में गेहूँ मिलेगा, 3 रुपये किलो में चावल मिलेगा, तो सबको मिलेगा, ऐसा नहीं मैं ले लूँगा तो मेरे लिए प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। तो एक्सक्लूडेबिलिटी काम नहीं करती है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी काम करती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि पब्लिक गुड में क्या चीज़ें और प्राइवेट गुड में क्या चीज़ें। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कैपिटल गुड मैंने आपको बता दिया है। कैपिटल गुड क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड में मैं आपको बता देता हूँ, समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि चाय पत्ती ली मैंने, घर में लाया, उसकी चाय बना के पी ली मैंने, तो वो जो चाय पत्ती है क्या वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड होगी? विल दैट बी एन इंटरमीडिएट गुड फॉर मी? नो। लेकिन डॉली चाय वाला लाया, डॉली चाय वाले ने अब चाय पत्ती लाया और बना के वो दूसरों को पिला रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे उसके लिए इंटरमीडिएट गुड।
तो इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब तक उसने इकोनॉमिक साइकिल को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने नहीं छोड़ा है, ठीक है, अगर उसको फर्दर यूज़ किया जाएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। लेकिन फिनिश्ड गुड क्या होता है, अब उसको फर्दर अब एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में उसको यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि अब उसका कोई इकोनॉमिक यूज़ नहीं होगा, ठीक है। भले उससे हम चाय बना रहे हैं लेकिन चाय अपने लिए पी रहे हैं, अपने को बेच थोड़ी ना रहे हैं, तो उससे कोई इकोनॉमी में वैल्यू जनरेट नहीं हो रही, कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो उस केस में इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा। और इंटरमीडिएट फिनिश्ड गुड क्या होता है, अब उसमें और ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग नहीं होगी, वो भी एक डेफिनेशन होती है फिनिश्ड गुड की। क्लियर है, पब्लिक गुड प्राइवेट गुड। ठीक, अभी समझ लेते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट हमारे आज के लेक्चर का, एंड दैट इज़ फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर लेक्चर को करते हैं रैप अप। सारफेसी बासेल वो सब पढ़ लो अपने से, वो सब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन आता नहीं तो फिर मतलब ही क्या, मैं सेम ही जो मैंने पिछला वन शॉट लिया था वही सेम ही चिपका दूंगा यहाँ पे, तो इससे अच्छा मैं ही ना बोल देता वहीं जाके पढ़ लो हैं। तो चलो मैं बता दूंगा। वैसे तो सरफेसी से एक बार ही क्वेश्चन आया और वो उसने फुल फॉर्म ही पूछा, सरफेसी का भी बता देते हैं, बेसल नॉर्म्स से भी तो शायद ही क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वो भी अभी देख लेंगे अगर आपके वो बेसल बैंकिंग से रिलेटेड है। खैर, फ्लोर स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसमें पूछ लेता है आपसे कि आपको दे देगा कि पैसा हो गया, ये सब इन्वेंट्री हो गया, ये सब क्या होती हैं, मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो फ्लो कॉन्सेप्ट इसको मेजर किया जाता है, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये बात ज़रूरी है बताना कि कितने दिन में तुम्हें इतना प्रॉफिट हुआ। मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। अगर वही मैं बोल दूँ 1 दिन में और सोचूँ वही बोलूँ मैं 10 साल में, तो अंतर तो है ना। तो यानी इसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करना ज़रूरी है। जहाँ पे हमें एक टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, कितने टाइम में, उसको बोलते हैं फ्लो। जैसे मैं बोल दूँ कि मेरी नेटवर्थ इतनी है, मेरी नेटवर्थ इतनी है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया जाएगा कि भाई 1 करोड़ है। अब कितने साल मैंने कमाई, 1 में 2 में, लेकिन वो मैटर नहीं करता है कितनी आज, तो वो है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि जैसे मान लो कि नलका है, ये टंकी है, टंकी में पानी कितना आ रहा है, एक पॉइंट कितना, इसमें मैं बोल दूँ इस टंकी में 2 लीटर पानी आया है उतनी देर से, कितनी देर से, 5 मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन बोल दो इस पानी इस टंकी में, ये टंकी आधी भर गई है, आधी भर गई मतलब भर गई है। ठीक है, सिंपल। तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, नेटवर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं और आपको बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेफिसिट, घाटा मेरा हुआ, तो घाटे को फ्लो में रखेंगे कि स्टॉक में रखेंगे, कमेंट में आप बताएंगे मुझे। घाटे को, डेफिसिट को किस में रखेंगे, डेफिसिट को, और डेट को, डेट का मतलब उधारी एक तरह से, इसको किस में रखेंगे। तो डेफिसिट जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट में। घाटा कितने टाइम में तुमको वो घाटा हुआ, लेकिन आज मेरा कितने का, उस घाटे की वजह से कितना मैं आज डेट में हूँ, घाटे में हूँ, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट में जाएगा। इसी तरह इन्वेंट्री होती है। ठीक है, इन्वेंट्री में चेंज कितना हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री, वो फ्लो में होगा। ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री खुद, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट में होगा। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री होता है आप जिस भी चीज़ को बेच रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आप कितना पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, जैसे टी शर्ट बेच रहे हो आप, तो आपकी इन्वेंट्री में कितनी टी शर्ट पड़ी है, मतलब जितना आपके पास टी शर्ट पड़ी होंगी वो आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। 2 तरह का इन्वेंट्री होता है, एक हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन और डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, एक्यूमुलेशन और डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये एक चीज़ क्या होती है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है तो उसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे। अगर आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी तो उसको प्लान्ड एक्यूमुलेशन बोलेंगे। और अगर आप ने पहले से उस चीज़ की प्लानिंग नहीं कर रखी थी, लेकिन क्योंकि सेल ही नहीं हो रही है आपकी टी शर्ट की, बिक ही नहीं रही मार्केट में, तो आपकी वो इन्वेंट्री एक्यूमुलेट होती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी, क्योंकि आप सेल नहीं कर पा रहे हैं। और प्लान्ड डिक्यूमुलेशन का मतलब है आप
आपने पहले इन्वेंट्री खाली कर दी। और अनप्लान्ड का मतलब है कि आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भयंकर आपकी टी शर्ट की सेल होगी, तो इसलिए वो खाली हो गई। ठीक, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और के बारे में पढ़ लेते हैं और ये आपका फिर लेक्चर ख़त्म। ठीक है, चलो। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, जैसे कि सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था, सिडबी कब स्टैब्लिश हुआ था, नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था। आरआरबी तो मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, तो सेबी की अगर बात करें तो कब स्टैब्लिश हुआ था ये सेबी। सेबी स्टैब्लिश हुआ था 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। देन एक्ट आया था, सेबी एक्ट, तो उस एक्ट के थ्रू 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। एक्ट आया था, एक्ट आने का मतलब है स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। इससे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। इसके चेयरमैन बताएंगे जल्दी से, सेबी के चेयरमैन कौन है। और सिडबी की अगर बात करेंगे तो ये 1988 और 1992 के बीच में जो 1990 था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है ये भी ज़रा कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, और चेयरमैन भी लिखते जाइए। चलो मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ। जैसे कि इसके एमडी हैं भी मनोज मित्तल साहब हैं। ठीक है, इसकी कौन है, माधवीपुरी बुच, जिन पे अभी वो आपने देखा होगा, माधवीपुरी बुच, जिन पे अभी वो कौन है, वो जो अपनी रिपोर्ट निकालता है, फिर मैं देखो भूल गया, जो पहले अडानी पे रिपोर्ट निकाला था, तो अभी सेबी पे उन्होंने वो लगाए हैं। ठीक है, वो भी अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, मार्केट को वो करवाने के लिए। सैटरडे के दिन बोले थे कि सेबी ऐसा ऐसा है, तो सबको लगा कि सेबी क्या करता है, ये सब स्टॉक जो आपका शेयर्स मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब देखता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग। ठीक है, तो अपने फ़ायदे के लिए रिपोर्ट कुछ ऐसे ही निकाले, लेकिन लोग समझ गए कि भैया हिंडन विंडन ये सब अपना उल्लू सीधा करने आते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि सैटरडे को शाम को हम ये कर देंगे और मंडे को एकदम खड़ाक से क्रैश हो के मार्केट गिरेगा, प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, 1990 में सिडबी इस्टेब्लिश होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कहाँ पे, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसका सिडबी का लखनऊ में हेडक्वार्टर है। और अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी का तो मैंने बता ही दिया कौन है। ठीक, नाबार्ड की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश होता है। 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश होता है। और इसकी बात करें, इसके कौन है, वो क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन शाहजी केवी हैं। ठीक है, क्लियर है। तो 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। 1981 में एक्ट आया था। ठीक है, एक्ट कब आया था, 1981 में आया था। ये जो है नाबार्ड, ये सुपरवाइज करता है आरआरबीज़ को, सुपरवाइजेस आरआरबीज़, रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करता है। आरआरबी के बारे में ध्यान इस चीज़ का रखना है, एक चीज़ का, कि आरआरबी में क्या होता है, आरआरबी में शेयर होल्डिंग कितनी किसकी होती है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग ध्यान रखना, इसमें ऐसे काम करती है, आपकी 50% होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है सर, इसमें नहीं करवाया है, क्या नहीं करवाया है, इंस्टीट्यूशंस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में ही आपसे पूछता है। ठीक है, वही मैंने लिखवा दिए, बाकी तो लिखवाने को मैं और कितना भी लिखवा दूँ, और बाकी जो एक लोग अभी लिख रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, बेसल वेसल, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक मैंने ये बता दिया है कि आपके कब किस मतलब आपके किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे सेटअप हुए थे। और आरआरबीज़ पहले कौन था, प्रथम ग्रामीण बैंक आपका था, जो कि सेटअप हुआ था 1974 में। और वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आपका मुरादाबाद यूपी में। ठीक है, तो आरआरबीज़ में अगर बात करें तो 50% तो जैसे मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, सेंटर का होगा, बाकी स्टेट का होगा और बाकी स्पॉन्सर बैंक का होगा। कितना, 35% यहाँ तो स्पॉन्सर बैंक ले जाएगी और 15% ले जाएगी यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट। ठीक है, 35% ले जाएगी स्पॉन्सर और 15% ले जाएगा स्टेट का गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको 17 SDGs याद करने हैं
और ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करने हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ज़्यादा लोड मत देना इसको लेके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अगर शायद पूछ ले तो फ्यूज़ ज्यूज़, ठीक है, फ्यूज़ ज्यूज़ ऐसे कर याद कर लो, ठीक है, फ्यूज़ ज्यूज़ ज्यूज़, ठीक है, ज्यूज़ एस दवाई, ठीक है, एस दवाई, पी से पॉवर्टी, एच से हंगर, एच से हेल्थ, ई से एजुकेशन, जी से जेंडर इक्वलिटी, डब्ल्यू एस से वाटर सैनिटेशन, ए सी ई से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ए सी ई, दवाई से डी डब्ल्यू आई से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और दवाई द वा और आई इंडस्ट्री इनोवेशन, ठीक है। दवाई खाकर रिस्क को कम करते हैं, आर आई से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, एस सी से सस्टेनेबल सिटीज़ को कम करते हैं और कम करके रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 2 कपूर 2 लहसुन, ठीक है, 2 कपूर 2 लहसुन लेके शांति की बात करते हैं और सबके बीच में पार्टिसिपेशन करवाते हैं। कपूर सी से कंजम्पशन, 1 सी से क्लाइमेट एक्शन, 1 एल से लाइफ बिलो वाटर और 1 एल से लाइफ ऑन लैंड और पीस और पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, ठीक है। लेक्चर होता है ख़त्म। फाइनली आरबीआई के बारे में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे वाइट काम करेगा। हाँ, आरबीआई के बारे में बता देता हूँ, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश की जो सेंट्रल बैंक है, ये आपका हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। जो हिल्टन यंग कमीशन है ये 1926 में बना था, 1926। तो उसकी रिकमेंडेशन पे ये सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले वो थे, अरे वही चेयरमैन और गवर्नर, ठीक है। और पहले इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन, तो ये थे CD देशमुख, ठीक है, CD देशमुख थे। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में नेशनलाइज हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, गवर्नमेंट के अंडर में आया था ये। और आरबीआई जो एक्ट है 1949 का, उसी के थ्रू ही यही पावर देता है आरबीआई को कि ये बैंकों को रेगुलेट कर सकता है। एक चीज़ को ध्यान रखना, जो नॉन प्रॉफिट एनबी जो हमारे एमएफआई होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जितने भी एमएफआई हों चाहे एनबीएफसी एमएफआई हों, सबको आरबीआई ही रेगुलेट करता है। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट वाले हैं, अगर इस तरह से स्पेसिफिकली पूछेगा तो आंसर होगा, लेकिन वैसे तो आरबीआई ही उनका रेगुलेशन करता है, चाहे एमएफआई हो चाहे एनबीएफसी एमएफआई हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ठीक है, ख़त्म हो गया लेक्चर। अब किसी को डाउट वगैरह तो पूछ लो। कितना टाइम लगा, 3.5 घंटे में लगा। पिछला वाला जो हुआ था ना, मेंस के टाइम पे लिए थे, वो 4 घंटे का था, ये सिर्फ 3.5 घंटे में हो गया कि नहीं। सर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी क्या होती है? गिल्ट एज्ड जो गवर्नमेंट जो इशू करती हैं, गवर्नमेंट या ब्लू चिप कंपनीज, तो वो उनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। वो काफ़ी हाई ग्रेड, गिल्ट एज्ड का मतलब ये होता है कि उसमें रिस्क जो एसोसिएटेड होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, क्लियर है। हाई ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं वो, उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ख़त्म होता है लेक्चर हमारा। WPI CPI पढ़ा दीजिए, हो चुका है भाई। WPI CPI बीच में जाकर देखो, होल सेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होल सेल के साइड से अगर हम इन्फ्लेशन को चेक करते हैं तो WPI बेस ईयर 2011-12 ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को कैलकुलेट करती है। CPI जब हम कंज्यूमर किस रेट पे खरीद रहे हैं उससे चेक करते हैं, ठीक है। और उसको NSO है, दैट इज मॉस्पी कैलकुलेट करता है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, है ना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर्स का जो पार्ट 1 का है वो भी नोट्स मिल जाएंगे आपको। एंड थैंक यू, हम लोग 500K यानी 5 लाख सब्सक्राइबर्स वहाँ पे अचीव कर लिए हैं, ठीक है। MFI को फंड कौन करता है? फंड तो देखो, फंड तो कुछ डोनेशन मिल जाती हैं, ग्रांट्स वगैरह, और कुछ डिपॉजिट से भी होता है। जैसे डिपॉजिट्स हम बैंक में करते हैं, वैसे उनको डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता था आपसे पढ़ के, अब वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, क्या बात है।
बिल्कुल, आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था, पहले कोलकाता में था, देन 1937 में मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया था। वेरी गुड। एमएफआई क्या होता है? मानसी शर्मा, क्या बात कही है, क्या बात कही है। एमएफआई क्या होता है? बहुत अच्छे। वो तो वही, वो पूरा रामायण ख़त्म हो गया और आप पूछ रहे हो कि सीता कौन थी। आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा इसका मतलब। सर ट्विन डेफिसिट क्या होता है? पनाडा हरीश। तो ट्विन डेफिसिट ये होता है कि जब फिस्कल डेफिसिट होता है प्लस कैड, करेंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट तो समझाया था, बजट वाला। करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखे थे, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में जब आपका इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो उसमें उस सिचुएशन में कैड होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर दोनों किसी कंट्री में हो तो उसको ट्विन डेफिसिट बोलते हैं, जो इंडिया में होता है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछ रहे थे किसके बारे में, सारफेसी के बारे में पूछ रहे थे ना, सारफेसी एक्ट। तो जगह है यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ थैंक यू लिखा है। सारफेसी में ध्यान रखना कि इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। तो सारफेसी एक्ट आया था 2002 में, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट, ये आया था 2002 में। बैंकों को ये छूट दी गई थी कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, हम ज़्यादा चू चपड़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला। मतलब बैंकों को पैसा निकालने के लिए एक तरह से ये एक्ट लाया गया था, सो दैट वो क्विकली रेजोल्यूशन कर सकें अपने एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब वो लोन जो बैंकों ने जिसको लोन दिया था वो चुका नहीं रहे हैं, लौटा नहीं रहे हैं, तो वो एनपीए हो जाते हैं फिर वो, तो उनको निकालने के लिए। ठीक है। इसी तरह हमारी बैड बैंक होती हैं। बैड बैंक वो बैंक होती हैं जो बनाई जाती हैं कि इन एनपीओ को निकालने के लिए। ठीक है। इनको निकालने के लिए, जैसे कि हमारी नेशनल नाम याद नहीं आ रहा उसका, रिकंस्ट्रक्शन ऐसे करके एक कंपनी बनी थी, तो वो बैड बैंक थी एनपीए निकालने के लिए। एनपीए निकालती हूँ, बैड का मतलब ख़राब नहीं है वैसे, वो अच्छी बैंक ही हैं। वो एनपीए निकालती हैं बैंकों का, कुछ पैसा अपने पास रखती हैं और बाकी का बैंकों को दे देती हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है। और क्या चीज़ है? हाँ, फेमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। ये 1973 में आया था, ध्यान रखना। ठीक है। 1973 में एक्ट आया था ये। इसको रिप्लेस किया था फेमा ने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने, जो सन 2000 में आया था। ठीक है। 2000 में आया था ये। ठीक है। तो ये फेमा ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है ये दो एक्ट। तो फेरा 1973, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 में। और क्या चीज़, एक चीज़ में और, हाँ, FRBM एक्ट आया था 2003 में, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में, कि भाई गवर्नमेंट को अपना घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितने से लिमिट करके रखना चाहिए। ठीक है। कितने से लिमिट करके रखना चाहिए, इसलिए FRBM एक्ट आया था। ठीक है। तो ये एक्ट कब आया था, क्या फुल फॉर्म है, यही पूछेगा आपसे। ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ कि किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। बैड बैंक मैंने बता दिया, फाइनेंशियल एसेट्स इस सारफेसी होता है आपका, जो 2002 में एक्ट आया था। आई थिंक अब कुछ बाकी नहीं है। और बेसल नॉर्म्स आपके बैंकिंग से एसोसिएटेड हैं। बेसल एक कन्वेंशन भी होता है जो एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रोकता है हजार्डस केमिकल्स का। लेकिन बेसल नॉर्म्स अगर पूछेगा, Tier 1 कैपिटल पूछ ले, Tier 1, Tier 2, Tier 3 कैपिटल पूछ ले किससे एसोसिएटेड है, तो ये बैंकिंग से एसोसिएटेड है, जो कि आपका आता है बेसल एक्चुअल में इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है बेसल, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे ये पूरा यहाँ पे नॉर्म्स आए थे कि किस तरह से बैंकों को अपना जो भी रिस्क वेटेड एसेट है, RWA है। रिस्क वेटेड एसेट का मतलब ये है कि रिस्क असाइन कर लेना, जो भी एसेट, जो भी लोन दे रहा है, जिसको दे रहा है, माल्या को दे रहा है कि टाटा को दे रहा है, अच्छे लोगों को दे रहा है कि बुरे लोगों को दे रहा है, तो उस हिसाब से उसका रिस्क एसोसिएट कर ले, वो होता है वो। ठीक है। चलो, थैंक यू सभी को। अब ये हिंदी में जो PDF बनाते हो तो प्लीज़ यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इस पर आप भेज दे देंगे। ठीक है। एक सेकंड रुको। मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए फालतू के मैसेज इसमें मत करना। 9235798357 इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने जो भी नोट्स हैं, खासकर इंग्लिश बना रहे तो इंग्लिश में, और हिंदी में तो हिंदी में प्लीज़ कर देंगे। ठीक है। हिंदी वालों को ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है।
थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल स्टैटिक जीके का वन शॉट लेक्चर।